Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari. In this lecture, we are going to discuss about the International Financial Management. इस चैप्टर का रिवीजन हम पूरा करेंगे. ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, क्वेश्चंस कम है, टॉपिक्स डिस्कस करने को भी काफ़ी कम है, पर जितने भी चीज़ें हैं सर हम वो क्वेश्चंस एक बार अगर कर लेंगे तो आपको इस चैप्टर में फुल ऑन कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि हर तरह की वैरायटी हमने इन क्वेश्चंस में कवर कर ली है. सबसे पहले देखते हैं सर कि कितने क्वेश्चंस है. इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का ये चैप्टर 12 नंबर का चैप्टर, 12 क्वेश्चंस उसके अंदर में है जो हमें करने हैं. ठीक है, इसके बाद आएगा बिजनेस वैल्यूएशन और मर्जर्स. आई होप आप उसके लिए भी रेडी रहेंगे. हाँ, ध्यान देना सर कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हमें करने हैं उनके टॉपिक्स देख लेते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे सर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका जीडीआर पे है. उसके बाद में सिचुएशंस देखेंगे कि फॉरेन कंपनी जब इंडिया में इन्वेस्ट करती है तब कैसे डील करेंगे. ठीक है, होम करेंसी फॉरेन करेंसी अप्रोच क्या होता है, ये एक नया कॉन्सेप्ट आएगा. देखो 3 जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, ये 4 इनफैक्ट. फॉरेन करेंसी अप्रोच, होम करेंसी फॉरेन करेंसी, फिर होम करेंसी और फिर फॉरेन करेंसी. तो अगले 4 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे हो गए. ठीक है सर. इसके बाद देखो, इंडियन कंपनी जब फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, इंडियन कंपनी फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग और इंडियन कंपनी जब फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करती है. तो ये सारी वेराइटीज़ हम देखेंगे. और याद होगा आपको कैपिटल बजटिंग में ये वाला टॉपिक हमारा एक छूट गया था लास्ट में. इट वॉज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल बजटिंग, बट वो हम बोल सकते हैं कि आईएफएम और कैपिटल बजटिंग का मिक्स है, इसलिए हमने यहाँ पे कवर करा. अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर, 1-2 टॉपिक को छोड़ के. ठीक है, मैक्सिमम जो ये पोर्शन है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो और कुछ नहीं, कैपिटल बजटिंग ही है. आप नोटिस करना आपको कितनी बार एनपीवी निकालने के लिए आ रहा है यहाँ पे, देख रहे हो. मैक्सिमम क्वेश्चंस आर ऑन नेट प्रेजेंट वैल्यू, और नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए आप अपने कैपिटल बजटिंग के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए. देखिए कि क्या होता है. हम सारे कैश फ्लोज लेते हैं, इनफ्लोज लेते हैं, आउटफ्लोज लेते हैं, और माइनस करने के बाद में जो नेट कैश फ्लोज आते हैं उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए. तब जाके हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है, और उस पर अगर प्रोजेक्ट हमें एनपीवी पॉजिटिव देता है तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम रिजेक्ट कर देते हैं. सो हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट अ मिक्स ऑफ 2 चैप्टर्स. फर्स्ट कैपिटल बजटिंग जो आपने देखा, और दूसरा फॉरेक्स. तो इसमें फॉरेन करेंसी से भी डील करेंगे, इसमें एनपीवी वाले फैक्टर्स जो कॉन्सेप्ट्स है कैपिटल बजटिंग के उसको भी इस्तेमाल करेंगे. सो उन 2 चैप्टर्स का आप नॉलेज लेके यहाँ पे आए हो, ये मैं अज्यूम करता हूँ. आगे बढ़ेंगे सर. सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो है एडीआर और जीडीआर क्या होता है. सो ये मैंने अपने रेगुलर बैच से उठा लिया सीधा कि ताकि फटाफट हमारा काम हो जाए. अब इंडियन कंपनी जब इंडिया में शेयर्स इशू करती है फंड्स रेज करने के लिए, तो वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करती है. वहाँ पे आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर जाते हैं, अपना पैसा देते हैं और इक्विटी शेयर्स ले लेते हैं. तो ऐसे में हम दोनों क्या कहलाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, राइट. हमें उस कंपनी की उतनी ओनरशिप मिल जाती है. बट जब भी किसी इंडियन कंपनी को, इंडियन हो या कोई भी कंपनी को, दूसरे देश से, ध्यान देना, दूसरे कंट्री से फंड्स रेज करना होता है, तब वो डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकता. इसीलिए एडीआर और जीडीआर नाम का कॉन्सेप्ट है, ये हम देखेंगे. अब इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ और ध्यान देना क्या होगा इस प्रोसेस में. अब इंडियन कंपनी है, इसे फंड्स रेज करने की ज़रूरत है. उसने क्या करे, इक्विटी शेयर्स अपने कंपनी के, ठीक है, कस्टडियन बैंक में अमेरिका में रखवा दिए. ठीक है, अमेरिका में मान लो एक बैंक है, कस्टडियन बैंक है, जहाँ पे आपने शेयर्स डिपॉजिट करा दिए, उतने शेयर्स जितने के फंड्स आपको चाहिए. अब कस्टडियन बैंक आपको उतने फंड्स दे देगा, पर देखो कस्टडियन बैंक करता क्या है और फंड्स लाता कहाँ से है हमें देने के लिए. आगे जब आपने इक्विटी शेयर्स कस्टडियन बैंक को दे दिए, कस्टडियन बैंक क्या करेगा, उसका कस्टडियन बैंक उन सारे इक्विटी शेयर्स को बंडल करेगा अलग अलग सर्टिफिकेट में. सो लेट्स से उसके आपने 100 शेयर दिए हैं और वो हर 5 शेयर का टोटल 20 सर्टिफिकेट बनाएगा. ठीक है, ये 20 जो सर्टिफिकेट बन रहे हैं इसे कहा जाएगा कि हर सर्टिफिकेट 5-5 शेयर का बंडल है.
ठीक है, कि हर सर्टिफिकेट के अंदर 5 शेयर की ओनरशिप है। अब कस्टडियन बैंक ने क्या करा सर, कस्टडियन बैंक ने इस तरह का सर्टिफिकेट बनाया, एक सर्टिफिकेट बनाया जिसके अंदर 5 इक्विटी शेयर्स हैं। तो सारे शेयर्स को डिवाइडेड बाय 5 करके इतने सर्टिफिकेट्स मार्केट में इशू कर दिए, अमेरिका में मार्केट में इशू कर दिए, और उस मार्केट से यूएस के इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर दिया अपने स्टॉक एक्सचेंज पे। सो यूएस के इन्वेस्टर्स ने देखा, पैसा डाला यहाँ पे, एक्सचेंज ने उनको क्या दिया, शेयर्स दिए क्या, नहीं सर, एक्सचेंज ने उनको सर्टिफिकेट दिया, ठीक है, एक रसीद दी कि ये आपका पैसा, और उस सर्टिफिकेट में इंडियन कंपनी के 5 इक्विटी शेयर्स इंक्लूडेड है। सो इस तरह से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से डायरेक्टली वो ओनर नहीं बनते, ये जो इन्वेस्टर्स है यूएस इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इस कंपनी के ओनर नहीं बनते, वो इस सर्टिफिकेट के ओनर बनते। और ये सर्टिफिकेट ये बोलता है कि भैया इन 5 इक्विटी शेयर्स पे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा इंडियन कंपनी का, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इन द सेंस कि अगर डिविडेंड आता है तो उस तरह से शेयर होगा, अगर आपका बोनस आता है तो उस तरह से शेयर होगा। अकॉर्डिंगली आप यूएस का जो बंदा होता है वो एक सर्टिफिकेट का ओनर होता है, वो अपना इक्विटी का ओनर नहीं होता। ये जो सर्टिफिकेट बनाया गया कस्टडियन बैंक द्वारा अमेरिका में और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन इन्वेस्टर्स तक बेचा गया, इसे कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, अमेरिकन वर्ड इसलिए क्योंकि ये सारा तामझाम जो हुआ अमेरिका में हुआ। इंडियन कंपनी ने जो पैसा रेज करा अमेरिका से रेज करा। सो अमेरिका में जो शेयर्स अपने डिपॉजिट करके एक रसीद के थ्रू, एक सर्टिफिकेट के थ्रू जो पैसा रेज किया गया, उसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट कह सकते हैं। और यही काम अगर इंडियन कंपनी दूसरे किसी कंट्री में करती है अमेरिका के अलावा, तो हम उसे बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ये एडीआर और जीडीआर एक तरह से फंड्स रेज करने का तरीका है सर। ऑब्वियसली आप ये सवाल करोगे कि सर ये डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स क्यों नहीं खरीदते कंपनी के, इससे भी तो पैसा आ जाएगा। देखो दोनों कंट्री अलग अलग है, कंपनी इंडिया में है, इन्वेस्टर्स यूएस में है, दोनों कंट्री के अपने लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्वेस्टमेंट के अलग अलग है। कोई कंट्री डायरेक्टली अलाउ नहीं करती कि आप फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर्स को ओनरशिप दो, तो तरीके बनाए गए, फिर ये एडीआर और जीडीआर आया पिक्चर में। तो आपको एक शॉर्ट में मैंने समझा दिया। अब सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं सर, एक आइडिया तो बैठ गया ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ में। स्काइलार्क, अरे कहाँ गया, ये ध्यान देंगे, साथ में पढ़ेंगे। स्काइलार्क सिस्टम्स लिमिटेड इज इंटरेस्टेड टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस इन यूएस। एक कंपनी है जो यूएस में ऑपरेट करना चाहती है, एक्सपेंशन, फॉर विच इट रिक्वायर्स फंड्स ऑफ $20 मिलियन, नेट ऑफ इशू एक्सपेंसेस एंड फ्लोटेशन कॉस्ट। ध्यान देना, मान लो एक्स अमाउंट की फंडिंग होती है, उसमें से इशू एक्सपेंसेस माइनस होंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगा, वो सब माइनस करने के बाद मेरे हाथ में $20 मिलियन आने चाहिए, ऐसा लिखा है। विच अमाउंट्स टू 3% ऑफ द इशू साइज। ये जो इशू एक्सपेंसेस और फ्लोटेशन कॉस्ट है ना, ये टोटल इशू साइज का 3% है, यानी कि अगर ये 100% है तो ये है 3%, देखना, और ये बचा 97%। अब आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि 100% की अमाउंट कैसे निकाले। 20 मिलियन को 97% से डिवाइड कर दो, सो आपका आंसर आएगा 20.6186। चलो आगे देखते हैं, और कुछ चेंजेस होंगे तो हम करेंगे इसमें। अभी तक की इन्फॉर्मेशन से तो मैंने इतना ही इंटरप्रेट करा, और यही इंटरप्रेट करने का तरीका होता है। टू फाइनेंस दिस प्रोजेक्ट इट प्रपोजेस टू इशू जीडीआर। अब ये जो पैसा उठा के लाना है अमेरिका से, ठीक है, इसके लिए उन्होंने जीडीआर इशू करने का प्रपोज करा, ठीक है। अच्छा, अमेरिका से जीडीआर, अमेरिका में जीडीआर इशू होगा ऐसा नहीं है। यहाँ अमेरिका में हमें एक्सपांशन करना है, उसके लिए अमेरिका में पैसे चाहिए। हो सकता है मैं किसी दूसरे देश में जीडीआर इशू कर रहा हूँ और वहाँ से फंडिंग रेस करके अमेरिका में ला रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका में अगर मैं रिसीट इशू करता तो वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट कहलाती।
तो GDR अगर इशू कर रहा हूँ तो देर इज सम अदर कंट्री, आगे शायद इंफॉर्मेशन दी होगी, देखते हैं। सो मैं क्या करूँगा, इंडियन कंपनी है, अमेरिका में एक्सपांशन करना है, वहाँ $20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है, तो किसी और देश में जाके GDR इशू करूँगा, वहाँ के कस्टडियन बैंक को मेरे शेयर्स दे दूंगा और वो कस्टडियन बैंक मार्केट में रसीद इशू करेगी जिसे हम GDR कहेंगे, ठीक है। फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इन प्राइसिंग द इशू। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ GDR। जब GDR इशू करा जा रहा है तब शेयर के, मेरे कंपनी के इक्विटी शेयर की प्राइस है 300 रुपये। 3 शेयर्स शॉल अंडरले ईच GDR। मैंने बोला था ना, जैसे अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा तो 5 शेयर का एक GDR बनाया था, यहाँ पे 3 शेयर का एक GDR बना रहे, एंड शैल बी प्राइस्ड एट 10% डिस्काउंट टू मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस 300 की है और अगर 10% डिस्काउंट दोगे तो 270 रुपये का एक शेयर बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 शेयर करोगे तो 810 रुपये का आपका एक GDR बनेगा। ये सिर्फ अभी रुपीज़ में, पर GDR आपका डॉलर में इशू होगा, ध्यान देना। आगे एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट इज 75 रुपीज़ पर डॉलर। अब देखो, आपको तो 810 रुपये में इशू करना है, 75 रुपीज़ पर डॉलर का एक्सचेंज रेट चल रहा है, तो आपका $10.8 का एक GDR बनता है अभी तक। आगे हम एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ दिया रहेगा तो। 20% डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड नेक्स्ट ईयर विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 15%, ठीक है। और फेस वैल्यू देखो यहाँ पे 20%। अब जब 20% लिख दिया तो हमें नहीं पता ये रेट है कि यील्ड है कि पे आउट रेशियो है, तो ऐसे टाइम पे हमें याद आना चाहिए कि हमने सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले चैप्टर में क्या देखा था। अगर ये रेट होता है सर तो हम इसे फेस वैल्यू पे लगाएंगे, यील्ड होता है तो हम इसे मार्केट प्राइस पे लगाएंगे, और पे आउट रेशियो होगा तो इसे हम EPS पे लगाएंगे, और जब कुछ भी नहीं दिया जाए तो हम इसे रेट मान के चलते हैं। सो अगर ये रेट है तो फेस वैल्यू पे लगेगा 20%, यानी कि हर शेयर पे 2 रुपये का डिविडेंड, मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 6 रुपये का डिविडेंड हर GDR में। और इसमें ग्रोथ रेट भी 15% दिए, हो सकता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए दियो, है ना, डिविडेंड वाले मॉडल से, गॉर्डन ग्रोथ वाला आपको याद होगा। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नंबर ऑफ GDRs टू बी इशूड एंड कॉस्ट ऑफ GDR टू Skylark System Limited. If the company is able to raise the funds in US at a rate of 4% per annum, ये सब ना करते हुए अगर लोन उठा लेता सीधा सीधा, and company is able to repay the loan along with interest from revenues generated from operation of US, what is your advice to the company? सिंपल सी बात है, ये GDR कहीं पे इशू कर रहे हो तो उसकी सबसे पहले कॉस्ट निकालो। उस कॉस्ट को आप 4% से कंपेयर करोगे, क्योंकि आपको जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है ना, वो है कि अमेरिका में लोन ले लो, उठा लो 4% का, और क्लियर लिखा है कि भैया आप इसको रीपे कर पाओगे इंटरेस्ट के साथ में, वहाँ के प्रॉफिट से ही, वहाँ के रेवेन्यू से आप इतना कमा लोगे कि आप उसको रीपे कर सकते हो। तो अब बताओ क्या करना चाहिए। तो ये वाले पार्ट पे तो हम बाद में आएंगे, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये फर्स्ट वाला पार्ट कि कितने GDRs हमें इशू करने की ज़रूरत है और उसकी कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। अब हमें कितना पैसा चाहिए सर, $20 मिलियन। पर $20 मिलियन तो हमें चाहिए ना इन्वेस्टमेंट के लिए। $20 मिलियन US में इन्वेस्ट करने के लिए आपको GDR तो $20.6186 मिलियन का इशू करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट और इशू एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है। आओ आया, इसको हमने 97% से डिस्काउंट डिवाइड करा, क्योंकि 3% तो कॉस्ट थी, तो ये हमने 3 डेसिमल में राउंड ऑफ करा तो 619 आ गया। ये देखो, अगर आप इसको 3 डेसिमल में यहाँ तक राउंड ऑफ करोगे तो वो 619 आ जाएगा। तो इतना फंड आपको एक्चुअली रेज करने की ज़रूरत है टोटल में, ठीक है। और अब बस इतना डिसाइड करना है, डिवाइडेड बाय हर एक GDR कितने डॉलर का आएगा, हर एक GDR कितने डॉलर का आप इशू करोगे। ये हम कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे थे कि देखो सर, 270 रुपये का एक शेयर, 300 में से 10% माइनस करा, एक GDR में 3 शेयर है तो टोटल एक GDR में 810 रुपये हो गए। एक्सचेंज रेट का प्राइस दिया हुआ है हमें, और हमारा एक GDR का कॉस्ट आता है $10.8। देखो, इशू प्राइस पर GDR 300 को 90% से डिस्काउंट मल्टीप्लाई करा तो 270 आया, मल्टीप्लाइड बाय 3 शेयर करे तो 810 रुपये आया। उस 810 को डॉलर में कन्वर्ट करा तो आपका आ गया $10.80 का एक GDR,
ठीक है। अब नंबर ऑफ GDR हमें निकल गए, क्या दिक्कत है बताओ, कोई डिफिकल्टी आई कि टोटल में 20.619 मिलियन मैं रेज करूंगा, उसमें से कुछ पैसा यानी कि 0.619 इशू एक्सपेंसेस फ्लोटेशन कॉस्ट में चले जाएंगे, बचे हुए $20 मिलियन मेरे पास बचे रहेंगे जो मैं यूएस में इन्वेस्ट कर सकता हूं मेरे कंपनी के एक्सपांशन के लिए। हर GDR जो मैंने इशू करा मार्केट में वो $10.80 का था। इससे हमें मिल गए कि टोटल कितने GDRs इशू करने चाहिए। कहानी खत्म। अब कॉस्ट उसने पूछा है, ध्यान देना सर, उसने पूछा है कॉस्ट ऑफ GDR कितनी पड़ रही है आपको। देखो आपको जब कॉस्ट निकालनी है स्काईलार्क को, वो तो इंडियन करेंसी में ही निकालोगे ना, अल्टीमेटली आपको कितना खर्चा पड़ा। सो 10.80 को आप कन्वर्ट करो इंडियन करेंसी में तो वो कितना आ रहा था, 270 रुपये आ रहा है। इसके बाद आप, ये हो गई मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस हो गई पर GDR। तो अगर पर GDR कॉस्ट निकालनी है तो आप इसको कंसिडर करोगे, ठीक है। पर अब ध्यान देना, हर GDR की जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो $10.8 पे आप इशू तो कर रहे हो, लेकिन इशू की कोई कॉस्ट भी है जो आपको पे करनी है, दैट इज़ 3%। तो 3% अगर आप इसमें से माइनस करो या 3% आप इसमें से माइनस करो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो आपको जितना भी पैसा रेस करोगे, ये तो पता है कि उसमें से इशू एक्सपेंसेस और वो फ्लोटेशन कॉस्ट आपके हाथ में नहीं आएगा, आपको तो टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो आपके हाथ में कितना आ रहा है, 10.8 माइनस 3% इंटू 75, 3% आप इसमें से माइनस कर दो या इसमें से माइनस कर दो। सो 10.476 या फिर 785.7, यानी एक्चुअल में जो पैसा आपको यूज़ करने मिल रहा है वो है 785.70। कॉस्ट तो पूरे 810 पे बियर करोगे, पर पैसा इस्तेमाल 785.70 ही है। तो 785.70 पे ही आपको अल्टीमेट कॉस्ट निकालनी है, यानी कि जो 6 रुपये का डिविडेंड आप दे रहे हो उसको डिवाइडेड बाय 810 नहीं करेंगे, क्योंकि 810 का पैसा हमें इस्तेमाल करने मिला ही नहीं। तो हमें जो मिला उतना ही हम यूज़ करते हैं। आपको अगर याद होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो इंटर में भी आपने देखा होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में, फाइनल में भी है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय, ध्यान देना, मार्केट प्राइस होती थी प्लस ग्रोथ, ये फॉर्मूला है। पर ये जो मार्केट प्राइस होती है ये नेट ऑफ इशू एक्सपेंसेस और फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। उसके पीछे का लॉजिक यही है कि डिनोमिनेटर में आप वो पैसा लेते हो जो आपको इस्तेमाल करने के लिए मिला। एक तरह से आप इंटरेस्ट कितना दे रहे हो और लोन कितना उठाया, तो लोन आपने मार्केट प्राइस जितना नहीं उठाया सर, उसमें से कुछ अमाउंट कट गया, तो नेट अमाउंट जो आपने उठाया दैट इज 785.70, ये रहा। सो आप सामने वालों को जो डिविडेंड दे रहे हो वो है सर 2 रुपये का हर शेयर पे, टोटल 6 रुपये का डिविडेंड हो गया। अब आपका सवाल आएगा कि इसमें 15% की ग्रोथ क्यों नहीं ऐड करी। सर क्लियरली यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेड टू बी पेड, यानी कि हम मान के चलते हैं ग्रोथ इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया कि 6 रुपये का डिविडेंड आप दे रहे हो, 785.70 ही पैसा आपको इस्तेमाल करने मिल रहा है और ग्रोथ रेट, तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो बढ़ रहा है, GDR जो बढ़ रहा है 15.76% पर एनम पड़ रहा है। अब आप बताओ, अगर आपको अमेरिका में 4% पे लोन लेने मिल रहा है तो वो कोई बुरा है? यहाँ तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आप बियर कर रहे हो। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन में यही लिखा है कि अगर ऐसा है तो इट शुड एक्सेप्ट द ऑफर 4% पे लोन लेने का, क्योंकि वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू GDR इशू करना आपको महंगा पड़ रहा है, लोन लेना सस्ता पड़ेगा। देखो कहीं से भी आए, हमें तो पैसों की ज़रूरत है, $20 मिलियन, GDR से आए या लोन लेके आए, लोन पे 4%, वहाँ पे वो आयो। सर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। USA बेस्ड कंपनी इज प्लानिंग टू सेट अप अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट इन इंडिया, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलप जो भी होगा एट द इंडियन यूनिट विल बी बॉट बैक बाय द US पेरेंट एट अ ट्रांसफर प्राइस ऑफ $10 मिलियन। अमेरिका की कंपनी इंडिया आएगी, इंडिया में एक अपना यूनिट, खुद का ही यूनिट तैयार करेगी, बनाएगी, और वो यूनिट का काम होगा एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना। और ये सॉफ्टवेयर किसके लिए डेवलप कर रहा है यूनिट? एक सब्सिडरी मान लो, एक सेपरेट कंपनी, हमारे ही पेरेंट कंपनी के लिए हम बना रहे। तो हम पूरे साल भर इंडिया में मेहनत करेंगे, IT इंजीनियर्स वगैरह सब लगा के एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे और वो हमारी ही पेरेंट कंपनी को हम बेच देंगे।
सो वो ट्रांसफ़र प्राइस जो है वो 10 मिलियंस की है। द यूनिट विल रिमेन इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया फॉर 1 ईयर। द सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू गेट डेवलप्ड विद इन दिस टाइम फ्रेम। 1 साल के लिए एक नई कंपनी बनाई है सिर्फ। अब ध्यान देना, द यूएस बेस्ड कंपनी विल बी सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 30%, withholding tax of 10% in India, and will not be eligible for the tax credit in US। अब आप बोलोगे कि सर ध्यान देना, इंडिया में उन पे 30% टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, विथहोल्डिंग टैक्स भी 10% का लगेगा, इन सब का कोई क्रेडिट आपको अमेरिका में नहीं मिलेगा। ठीक है। द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड विल बी सोल्ड इन द यूएस मार्केट फॉर 12 मिलियन डॉलर्स। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ये जो कंपनी इंडिया में आ रही है वो कंपनी 1 साल बाद कितने में सॉफ्टवेयर को खरीदेगी? 10 मिलियन डॉलर में सॉफ्टवेयर को खरीद कर 12 मिलियन डॉलर्स में बेचेगी, तो उसका तो क्लियर फ़ायदा है, ये तो समझ में आ गया। आगे अदर एस्टिमेट्स आर एज फॉलोज। अब इंडिया के एंगल से देखो, रेंट फॉर फुल्ली फर्निश्ड यूनिट विथ नेसेसरी हार्डवेयर इन इंडिया 15 लाख रुपए का वो सेटअप कॉस्ट लगेगा। एक कोई बिल्डिंग रेंट पे ली होगी, सारे कंप्यूटर लगाए होंगे, तो वो साल भर का कॉस्ट है 15 लाख। मैन पावर कॉस्ट 80 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल काम करेंगे 10 घंटे हर दिन, और हर घंटे का 400 रुपये है। सो ध्यान देना सर, 10 घंटे इंटू 400, ये एक जन का एक दिन का पेमेंट आ गया, इंटू 80, ये एक दिन का 80 लोगों का पेमेंट आ गया, इंटू 365, ये पूरे 365 दिन का पेमेंट आ गया। अब यहाँ पे क्लियरली और कुछ नहीं लिखा कि कितने दिन काम करा, क्योंकि 7 दिन काम करना तो इम्पॉसिबल है, सैटरडे संडे छुट्टी होनी चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा, हम पूरे 365 लेके चलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर कॉस्ट आपको दिए 12 लाख की। एडवाइस द यूएस कंपनी ऑन फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। रुपी पर डॉलर रेट 48 का दिया हुआ है, अज्यूम करो 365 डेज अ ईयर। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, क्यों, ये भी मैं बताता हूँ। क्योंकि एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि 10 मिलियन डॉलर में आप लेके जा रहे हो, 12 में बेच रहे हो, तो 2 मिलियन डॉलर का तो फ़ायदा हो ही रहा है, तो यू शुड गो विद द प्रोजेक्ट। बाकी और कैलकुलेशन क्यों करूं अगर मेरे को सिर्फ फाइनेंशियल वायबिलिटी ही बतानी है। पर अब डिटेल में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतने से पे तो मार्क्स मिलते नहीं है। 48 रुपीज़ पर डॉलर दिया हुआ है, स्टार्टिंग का भी एंड का भी आप वही मानोगे, क्योंकि एक ही एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। जनरली ऐसा होगा नहीं ना, स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट के टाइम का एक्सचेंज रेट अलग होगा, क्लोजिंग का एक्सचेंज रेट अलग होगा, पर नहीं दिया है तो आप वही लेके चलोगे। अब सबसे पहले सर ध्यान देना आप का जो रेवेन्यू, इंडियन यूनिट का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो कितना होगा ये हम निकालेंगे, क्योंकि फिर टैक्सेस लगने हैं। 10 मिलियन डॉलर में हमारा यूनिट इंडिया का यूएस वाली पेरेंट कंपनी को माल बेच देगा, सॉफ्टवेयर है ना, तो हमारा रेवेन्यू 10 मिलियन का हो गया। उसमें से सारे खर्चे माइनस कर लेते तो प्रॉफिट निकल के आएगा। फिर हम विथहोल्डिंग टैक्स लगाएंगे। सो 10 पे 6 ज़ीरो लगाओगे तो 10 मिलियन हो गया, इंटू 48 में कन्वर्ट करोगे तो ये हो गया सर आपका 3 2 5 4 7 48 करोड़ रुपीस। ठीक है। इसके बाद हमने ये तीनों कॉस्ट माइनस करी है, 400 रुपये एक जन का एक घंटे का, 400 इंटू 80 यानी कि 80 लोगों का एक घंटे का कॉस्ट, इंटू 10 करते ही 80 लोगों का पूरे दिन भर का कॉस्ट, इंटू 365 करते ही 80 लोगों का पूरे साल भर का कॉस्ट, तो ये आ गया। अब आपने इसमें से कॉस्ट माइनस कर दी, आ गया आपका प्रॉफिट। यहाँ से थोड़ा सा समझो कि क्या होता है। क्वेश्चन में दिया है 2 तरह के टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्स है 30%, विथहोल्डिंग टैक्स होता है 10%। विथहोल्डिंग टैक्स अपना टीडीएस की तरह काम करता है। ठीक है। अगर आप विथ टीडीएस काट लेते हो मान लो 10%, तो जो बैलेंस आपकी टैक्स की लाइबिलिटी आती है ना, जो भी टैक्स की लाइबिलिटी आती है उसमें वो टीडीएस का क्रेडिट मिलता है, यानी कि उतना पेमेंट आपको और नहीं करना। लेट से टोटल टैक्स की लाइबिलिटी आती है 30 रुपये की, और टीडीएस आपने अगर 10 रुपये काट लिया है तो आपको जो नेट पेमेंट करना पड़ता है वो 20 रुपये का ही करना पड़ता है। दैट इज़ हाउ थिंग्स आर डन। हमारा भी जब प्रोफेशनल रिसिप्ट होती है, हमारा 10% टीडीएस पहले कट जाता है जब पेमेंट होता है साल भर में। लास्ट में जाके जब कैलकुलेशन होता है, टैक्स की लाइबिलिटी निकल के आती है, उसमें सारा टीडीएस एडजस्ट होता है और बैलेंस ही पे करना पड़ता है 20 रुपये का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 3 तरह से इंस्टीट्यूट ने ऑल्टरनेटिव दिए हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे वो ऑल्टरनेटिव में दिखा देता हूँ। ये रहा। ठीक है। सो
ये अपना बनता है अर्निंग बिफोर टैक्स। अब अगर हमने पूरा टैक्स ले लिया 30% का यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बचा, अर्निंग आफ्टर टैक्स 25 करोड़ का। इसमें और कोई टीडीएस का एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 30% के अंदर ही 10% इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे और आपको वो टीडीएस 10% का लगाने की ज़रूरत नहीं, पहला पॉइंट है। उसके बाद आपके पास में ये पैसा बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आप होल्ड करो, मैं एक और ऑल्टरनेटिव आपको दिखाता हूँ। अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि अर्निंग बिफोर टैक्स है 36 करोड़ का, उस पे हमने 10% टीडीएस काटा जनरली जैसा होता है, तो बचा कितना, 32, 44, 50 का, ठीक है। ये बचा हुआ अमाउंट है। अब आपका 30% टैक्स 32, 44, 5, 36, 05, 00, 000 इंटू 30%। आपका जो टोटल टैक्स बन के आ रहा था वो था 10 करोड़ 81 लाख, सॉरी 36 करोड़ है ना, 3605 00 इंटू 30%, 10 करोड़ 81 लाख 50,000, ठीक है। ये बनता है 30% का। इसमें आप 10% ये वाला एडजस्ट कर दोगे, 3 करोड़ 60 लाख 50,000 का। बैलेंस जो बचेगा वो ही आप पेमेंट करोगे 7 करोड़ 21 लाख का, यानी कि ये 20% जो है, वही आपको यहाँ पे दिखाया कि 10% यहाँ पे, 20% यहाँ पे, ये दोनों सर इसी का ही है टोटल अमाउंट। तो आपको क्रेडिट मिल गया यहाँ पे, ख़त्म सर। तो आपका टोटल यहाँ पे कितना आया, 25 करोड़ 23 लाख। यहाँ कितना आया सर, 25 करोड़ 23 लाख 50,000। ये दोनों केस में सेम होता है, तो ये दोनों केस के हिसाब से हम जा सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और सॉल्व करता हूँ। 25 करोड़ 23 लाख 50,000 का आफ्टर टैक्स आया, जो कि वापस लेके जाएगा ये यूनिट। अब आपने ध्यान दोगे कि ये जो यूनिट है पूरा, वो है किसका, अमेरिका का ही है। अमेरिका ने ये यूनिट बंद कर दिया, तो ये इन पैसों का, प्रॉफिट का करोगे क्या, दिस विल बी रीपैट्रिएटेड बैक टू यूएस। सो दिस विल बी कॉल्ड एज रीपैट्रिएशन अमाउंट। ये अमेरिका वापस चले जाएगा, डॉलर में कन्वर्ट होके, जो रेट है 48 डॉलर में 5.25, हाँ 48 डॉलर का रेट हो गया। अब आप इसको कन्वर्ट करोगे डॉलर में, तो आपका इतना अमाउंट आता है जो आप वापस लेके जा रहे हो। सो ध्यान देना सर, आप इंडिया कितना लेके आए थे, 10 मिलियन लेके आए थे, सारे खर्चे माइनस करे, टैक्सेस माइनस करे, बचा 5.25 मिलियन, ये वापस लेके जा रहे हो। तो नेट कॉस्ट आपको कितनी पड़ी सर, इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की नेट कॉस्ट आपको पड़ी $4.743 मिलियन, जिसको आपने 12 मिलियन में अपने मार्केट में बेचा अमेरिका में, तो प्रॉफिट तो होना ही है, कहानी खत्म। तो वी शुड डेवलप द सॉफ्टवेयर, इट इज़ एडवाइज्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी। सिर्फ दोनों में ट्रीटमेंट देखो सर, यहाँ 10% का पहले टैक्स काटा, फिर जो प्रॉफिट बचा उसमें से बैलेंस टैक्स काटा। टाइमिंग सेम ही है ना, तो 10 और 20 अलग करने की बजाय यहाँ पे पूरा एक साथ 30 ले लो। टीडीएस जनरली कब काटा जाता है कि टाइमिंग अलग अलग होती है, आईटीआर भरने के टाइमिंग अलग है, यहाँ पे टीडीएस काटने की टाइमिंग साल भर चलते रहती है, तब टीडीएस होते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको आ गई। अब पहला वाला पार्ट देखो, पहले वाले पार्ट में क्या ट्रीटमेंट मिली है यहाँ पे कि टीडीएस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स 30% का तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बचेगा, अगर वो आप अमेरिका लेके जा रहे हो, तो उस पर भी 10% आपको टैक्स और देना पड़ेगा। देखना यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारा आया था सर 36 करोड़ 5 लाख रुपए का प्रॉफिट। इसके बाद इसमें से हमने टैक्स माइनस कर दिया 30%। ये टैक्स माइनस करा पूरा 10 करोड़ का, आया हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स 25 करोड़ का, उसमें से हमने टीडीएस भर दिया। अब देखो, इस 25 करोड़ पे 10% आप और टीडीएस लगा रहे हो, क्योंकि अब जो यूनिट का प्रॉफिट बचा है 25 करोड़ 23 लाख का, ये वापस जा रहा है अमेरिका, पर जाने के पहले इसमें से 10% कटेगा, तो जाएगा कितना, सिर्फ 22 करोड़ का। इसको 48 से डिवाइड करो तो इतने डॉलर वापस जा रहे हैं। $10 आप लेके आए थे, 4.7 वापस गए, तो कॉस्ट कितना लगा उस कंपनी के एंगल से, 5.268 का। इसमें से माइनस करोगे तो 5.3 आ रहा है ना वो, ऐसे। तो ये कॉस्ट लगा जिसको आपने 12 मिलियन में बेचा। इट इज स्टिल एडवाइजेबल टू टेक अप दिस प्रोजेक्ट इन इंडिया। चलो
आई होप आपको समझ में आया हो। देखो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इस एंगल से करो जहाँ पे टीडीएस को क्रेडिट मिलता है टोटल टैक्स में, दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो अब क्या होता है सर, देखो जब भी आप एनपीवी निकालते हो तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या होती है कैपिटल बजटिंग की, वो हम पहले देख लेते हैं। आप यहाँ पे ईयर लिखोगे, यहाँ कैश फ्लो लिखोगे, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लोगे एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, इसकी टोटल करोगे तो इसको एनपीवी बोलते हैं, जहाँ पे आउटफ्लो इनफ्लो इस पूरे टेबल में आ चुके हैं, तो ये आ गया एनपीवी। पर जब भी कभी आप दूसरे देश में जाके इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे इंडियन कंपनी फॉरेन जा रही है या फॉरेन कंपनी इंडिया आ रही है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में एक्सचेंज रेट का भी रोल प्ले होता है। ठीक है सर, अब लेट्स से कि ये फॉरेन करेंसी में डॉलर 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 डॉलर, तो अब आप इसको डिस्काउंटिंग कैसे करोगे? दो चीज़ें यहाँ पे प्ले करना है, रोल प्ले करना है हमें। वो ये है सर कि इंडियन अगर करेंसी है तो इंडियन करेंसी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग होता है। अगर हमने इंडिया से 100 करोड़ रुपए बोरो करे हैं तो वो कोई और रेट पे बोरो करा है, पर वही अगर डॉलर बोरो करते तो कोई और रेट पे बोरो करते, तो डिस्काउंटिंग का हमारा रेट बदल जाता है। और ये डिपेंड करता है करेंसी पे कि नेट में कौन से कैश फ्लोज हम यूज़ कर रहे हैं डिस्काउंटिंग करने के लिए। सो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया ये डॉलर के कैश फ्लोज। अब आप क्या कर सकते हो इस केस में, डॉलर के कैश फ्लोज को अपने अपने ईयर एंड का एक्सचेंज रेट लेके रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो। सो तब आपका टेबल कैसा बनेगा देखना, ये आ गया ईयर, ये आ गया कैश फ्लो इन डॉलर, लेट्स से फॉरेन करेंसी। आप उसको ईयर एंड एक्सचेंज रेट लो हर टाइमिंग का और आप उसको कन्वर्ट कर दो रुपीज़ में। 0 टाइम का है तो आज का स्पॉट रेट लगेगा, बाकी फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो है तो फर्स्ट ईयर के एंड का रेट। अब आगे कैश फ्लोज रुपीज़ में, अब डिस्काउंटिंग कर लो इंडियन डिस्काउंटिंग रेट पे। जो भी आपका रुपीज़ का डिस्काउंटिंग रेट होगा उसे वो हम बोलेंगे होम करेंसी डिस्काउंट रेट। और प्रेजेंट वैल्यू ले लो, यहाँ आ गई आपकी एनपीवी, कहानी ख़त्म। एनपीवी काय में आएगी सर? रुपीज़ में। अल्टीमेटली तो हमें रुपीज़ में ही पता करना है, आ गई रुपीज़ में। ठीक है, अब ये जो तरीका है इसे कहते हैं होम करेंसी अप्रोच। क्यों कहेंगे सर होम करेंसी अप्रोच? क्योंकि अल्टीमेटली डिस्काउंट करने के पहले हमने सारे कैश फ्लोज को होम करेंसी में कन्वर्ट कर दिया था। तो सर फॉरेन करेंसी अप्रोच क्या होता है? यहीं से देखो, ईयर, कैश फ्लोज इन डॉलर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट फॉरेन कंट्री का डिस्काउंट रेट। मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख देता हूँ, ये के का मतलब क्या है सर? होम कंट्री का डिस्काउंट रेट। और ये कोई रूल रटने वाला काम ही नहीं है, जो करेंसी है उसी कंट्री का डिस्काउंट रेट होना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू, अब देखो प्रेजेंट वैल्यू भी आपकी डॉलर में आएगी क्योंकि आप डॉलर के कैश फ्लोज को ही डिस्काउंट कर रहे हो। यहाँ आपकी एनपीवी आ जाएगी डॉलर में। फिर आप यहाँ पे स्पॉट रेट ले लेना। स्पॉट एक्सचेंज रेट क्यों सर? क्योंकि एनपीवी ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये आज की वैल्यू आज के ही रेट पे कन्वर्ट होगी। तो अब आ जाएगा एनपीवी रुपीज़ में। सो दोनों केस में हमने एनपीवी रुपीज़ में तो ला ली, बस तरीका डिस्काउंटिंग का अलग था। तो इसे हम कहेंगे फॉरेन करेंसी अप्रोच। तो कैसे याद रखोगे एग्जाम में? सर होम करेंसी अप्रोच यानी कि होम करेंसी को डिस्काउंट करना है, फॉरेन करेंसी अप्रोच यानी फॉरेन करेंसी को डिस्काउंट करना, कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये हर कंट्री के जो डिस्काउंट रेट होंगे ना वो अलग अलग रहेंगे सर। यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। जो आपने कैपिटल बजटिंग वाले रिवीजन वीडियो में देखा, आपने इसके पहले वाला जो चैप्टर था आई थिंक फॉरेक्स ही था, उसमें भी देखा। सो 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। याद है? ये वाली चीज़ का भी हम इस्तेमाल करेंगे आगे। ये वाला क्वेश्चन,
एक कंपनी है, इंडियन कंपनी, और वो देख रही है इन्वेस्ट करने का कहाँ पे सर? अमेरिका में। USD 1,65,00,000 इन लैटिन अमेरिका। द प्रोजेक्ट विल हैव अ लाइफ ऑफ 5 years. द करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट इज 72 rupees per dollar. ऑल इन्वेस्टमेंट एंड रेवेन्यूज विल अकर इन USD. द USD एंड INR के जो रिस्क फ्री रेट है 8%। मैं इसको USD का रेट फॉरेन कंट्री का रेट मानता हूँ, और ये इंडियन डोमेस्टिक रेट यानी RD, ठीक है, ये सही रहेगा। RFRD जो हम यूज़ करते थे इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी में, ठीक है। द फॉलोइंग कैश फ्लोज इज एक्सपेक्टेड, ये सारे कैश फ्लोज दिख रहे हैं आपको। अज्यूम करो कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द प्रोजेक्ट इज 14%। देखो इंडियन कंपनी है तो ये जो रेट रिक्वायर्ड है ये मैं बोल सकता हूँ होम कंट्री डिस्काउंट रेट है सर, यानी कि इंडिया का नॉमिनल रेट है आपका एक तरह से। इंडियन करेंसी पे आपको 14% चाहिए, डॉलर पे नहीं, तो आप इन डॉलर को 14% से डिस्काउंट नहीं कर सकते। करना क्या होगा? हमें फॉरेन कंट्री का रेट निकालना पड़ेगा, या फिर दो तरीके हैं, क्वेश्चन में आगे दिया है वो तो मैं बताऊंगा। या तो इन डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो, पर वो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर साल के एंड का, ध्यान देना, हर साल के एंड का एक्सचेंज रेट आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आप इस रेट को, होम कंट्री रेट को फॉरेन कंट्री रेट में कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हो। क्वेश्चन तो अब और स्पेसिफिक हो गया, वो बोलता कि फॉरेन करेंसी अप्रोच यूज़ करो। इसका मतलब आपको जो कैश फ्लोज डॉलर में दी है उसे ही डिस्काउंटिंग करनी है फॉरेन कंट्री के डिस्काउंट रेट पे। वो आपको नहीं पता। क्वेश्चन में 14% होम कंट्री का डिस्काउंट रेट हम मान के चल रहे हैं क्योंकि इंडियन कंपनी को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। अजम्पशंस आएंगे कुछ, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और ये होम कंट्री का डिस्काउंट रेट ले लिया मैंने 1.14, ठीक है। और रियल रेट यानी रिस्क फ्री रेट लेता हूँ मैं होम कंट्री का, वो है 12%। इससे मेरा रिस्क निकल जाएगा, रिस्क इंडेक्स। देखो इन्फ्लेशन रेट और रियल रेट अपना नॉमिनल और रियल के टाइम पे सही था, जहाँ पे इन्फ्लेशन लेते थे। हमने इस इक्वेशन को कैसे बदल दिया ये मैं आपको बताता हूँ, या फिर पूरा इक्वेशन में नया लिख लेता हूँ यहाँ पे। 1 प्लस नॉमिनल रेट यानी कि 1 प्लस रिस्की रेट बोल लो, ठीक है, एग्जाम में मत लिख देना। और 1 प्लस रिस्क फ्री रेट बोल लो इंटू 1 प्लस रिस्क इंडेक्स। इससे आपको एक आइडिया आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। सर ध्यान दो, ये रिस्क फ्री रेट है, और आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कंपनी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करती है तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं होता वो, उसमें उसका रिस्क इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो जो 14% कंपनी को चाहिए वो रिस्क फ्री रेट नहीं हो सकता सर, वो रिस्की रेट है, कंपनी का डिस्काउंट रेट है, ठीक है। तो हमने 1.14 वो ले लिया। इसका मतलब इस 14% के अंदर में रिस्क फ्री रेट और रिस्क का इंडेक्स इंक्लूडेड है। सो रिस्क फ्री रेट इंडिया का कितना, 12%, क्योंकि रिस्की रेट भी 14% जो आया वो इंडिया का है, तो इंडिया का रेट ले लिया। इससे हमें रिस्क इंडेक्स पता चल जाएगा कि क्या है, निकाल लो। सो वो आएगा 1.14 डिवाइडेड बाय 1.12 करोगे तो वो आता है 1.0179, ठीक है। ये आ गया आपका 1 प्लस रिस्क इंडेक्स। मैं फटाफट लिखता हूँ। अब आप अज्यूम करोगे, अब यहाँ पे अजम्पशन आएगा, आप अज्यूम करोगे सेम रिस्क इंडेक्स इन US एज वेल। अमेरिका में भी रिस्क इंडेक्स हमारा सेम रहेगा, ये हमें अज्यूम करना है। यानी कि इस रिस्क इंडेक्स को मैं अब अमेरिकन रिस्की रेट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। रिस्की रेट अमेरिका का जो रिस्क फ्री रेट है 8% है और रिस्क इंडेक्स है 1.0179। इससे आपका अमेरिकन डॉलर का रेट निकल के आएगा, नॉमिनल रेट। तो वो आ गया 1.09933, दैट इज 9.93% पर एनम, नहीं सॉरी। ये है आपका फॉरेन कंट्री का डिस्काउंट रेट।
तो होम कंट्री के रेट्स में से रिस्क इंडेक्स निकाल के हमने अज्यूम करा कि वो यूएस में भी लगेगा, उसको यूएस के रिस्क फ्री रेट के साथ मल्टीप्लाई करके वहाँ का नॉमिनल रेट हमने निकाल लिया, दैट इज़ 9.93%। अब बाकी तो बहुत आसान है, देखो ये करा 9.9% निकाले, 93 होता है एक्चुअली, पर इन्होंने 2-3 डेसिमल तक रखा है सिर्फ। सो 9.9% से सारे कैश फ्लोज, क्योंकि अब ये जो रेट है ये फॉरेन कंट्री डिस्काउंट रेट है, ये फॉरेन के कैश फ्लोज है, तो उसको डिस्काउंट कर लिया। ये फॉरेन करेंसी अप्रोच यही बोलता है कि भैया डॉलर को डायरेक्ट डिस्काउंट करो। हमने डॉलर को डिस्काउंट करा, वो आ गया 18.02 का कैश इनफ्लो, इन्वेस्टमेंट 16.50, 1 करोड़ 65 लाख डॉलर जो थे। तो एनपीवी हमारा आ गया, लेकिन ये है हमारा डॉलर में। अल्टीमेटली आप क्या करोगे, ये क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू में है तो स्पॉट रेट पे को मल्टीप्लाई कर दो। स्पॉट रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा 72, तो आपका आ गया रुपीज़ में एनपीवी पॉजिटिव। यहाँ तक भी पॉजिटिव आया तो यहाँ आगे पॉजिटिव आना ही है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन। 1.52 अमेरिका में हमने ये इन्वेस्टमेंट करा पूरा का पूरा, उसमें से हमारा जितना प्रॉफिट हुआ वो हमने सब माइनस कर दिया। हमारे पास में प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में प्रॉफिट वहाँ पे कितना बचा, 1.52 मिलियन, 1 करोड़ 52 लाख है, नहीं 1.52 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन दूसरा क्या बोलता, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इफ देयर इज अ विथ होल्डिंग टैक्स ऑफ 10% अप्लीकेबल ऑन द प्रोजेक्ट। अगर अमेरिका में जितना भी आपका प्रॉफिट बचा है वो इंडिया में लाना चाह रहे हो तो वहाँ पे उस पर पहले आपको टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स आपको भरना पड़ेगा 10% का, आपको विथ होल्डिंग टैक्स भरना पड़ेगा। ध्यान देना सर कितना टैक्स भर रहे हो नेट में, ठीक है। ये रहा। सो आपके जो नेट कैश फ्लोज हर साल के हैं वो है 18.02 मिलियन डॉलर्स प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में, क्योंकि हमारे को हर साल का एक्सचेंज रेट तो दिया हुआ नहीं है। तो आप अगर हर साल, लेट्स से एग्जांपल, हर साल अगर आप लेके आते हो ये फॉरेन के करेंसी के कैश फ्लोज इंडिया में, तो आपको 10% वहाँ पे टैक्स दे के आना पड़ेगा, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 18.02 मिलियन है। उसका 10% हम वहाँ विथ होल्डिंग टैक्स वहाँ पे भर देंगे, तो इंडिया कितना पैसा लेके आ पाएंगे, 16.218 मिलियन लेके आ पाएंगे। लेके कितना गए थे, 16.50, अल्टीमेटली हो गया नुकसान। वो 10% का जो टैक्स हमको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, उसकी वजह से हो गया हमको नुकसान, विथ होल्डिंग टैक्स। अब ये जो विथ होल्डिंग टैक्स है सर, ये प्रॉफिट पे नहीं लगा है। आप बोलोगे सर प्रॉफिट पे ही लगना चाहिए था, राइट। ये टैक्स उस नेचर का नहीं है जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। अब आप बोलोगे ये पता कैसे चलेगा, नेचुरली रिपैट्रिएशन पे 10% का आपका जो कैश फ्लो पे है वो टैक्स लगता है, जो आप पेमेंट करते हो। आप ये भी देखना कभी जब आप टीडीएस काटते हो तो पेमेंट की अमाउंट पे लगता है वो, कि पेमेंट की अमाउंट कितनी है, 10% है भैया, 10% काट के पेमेंट करो। ये वैसा वाला हो गया आपका यहाँ पे। सो इन दिस केस आपका एनपीवी निगेटिव आया, ये निगेटिव एनपीवी को कन्वर्ट करोगे तो रुपीज़ में भी निगेटिव आएगा, तो ये हो गया कहानी ख़त्म। सो इस केस में वो वायबल नहीं है। हालांकि इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हो कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ ये डिसीजन है, तो ये डिसीजन गलत है ऑब्वियसली, क्योंकि एक्चुअल में हमको कहीं नुकसान नहीं है अगर आप वैसा देखोगे तो। हाँ, अगर आपको हर साल के आप वो निकालने जाओगे, ये तो प्रॉफिट ही मान के चलूँगा मैं, प्रॉफिट ही होगा जो हम वापस लेके आ रहे हैं नेट में हर साल, ठीक है। अब इसमें क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है सर, डेप्रिशिएशन 16.50 का डेप्रिशिएशन का है क्या, उस पर टैक्स सेविंग है क्या। अब है नहीं है ये नहीं बोल सकते हम यहाँ पे, ठीक है। जो है सब है, उतना जितना दिया है उसके हिसाब से चलो तो ठीक है, कि भैया इतना पैसा वापस इंडिया लेके आ रहे थे, उस पर आपने 10% टैक्स वहाँ दिया, बाकी का बचा हुआ लेके आए, तो फिर देखा कि यार ये तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितना भी नहीं हो रहा है, तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ये आई निगेटिव, आपने प्रोजेक्ट को कर दिया कैंसिल। आगे देखो, अगेन अनदर क्वेश्चन विथ होम करेंसी एंड फॉरेन करेंसी अप्रोच, थोड़ा सा फटाफट लेंगे। देखो सर क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने में है, होम करेंसी और फॉरेन करेंसी अप्रोच, इन दो तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन कंपनी है जो कि श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, 25, ध्यान देना सर, 25 बिलियन लंकन रुपीज़, है ना, इतना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। एक्सचेंज रेट आजकल आपको दिया हुआ है INR पर लंकन रुपीज़ 0.37। अब इसको ISO के फॉर्म में पढ़ोगे तो वो गलत हो जाएगा। आप नोटिस करो कि क्या एक INR के लिए कम लंकन रुपीज़ लगेगा क्या, नहीं सर, क्योंकि इंडियन करेंसी स्ट्रॉन्गर है, लंकन करेंसी वीकर है। तो सिंपल सी बात है कि हर लंका की करेंसी के लिए, श्रीलंका की करेंसी के लिए, रुपी के लिए इंडिया का रुपी कम लगेगा, है ना। 1 रुपी इज़ नॉट इक्वल टू 1 लंकन रुपी। इंडिया की करेंसी स्ट्रांग है
तो 0.37 इंडियन रुपीज़ में ही पूरा 1 लंकन रुपी आ जाता है। ठीक है, रिस्क फ्री रेट इंडिया का दिया हुआ है 6%, श्रीलंका का दिया हुआ है 5%। उसके हिसाब से तो श्रीलंका की करेंसी और अप्रिशिएट करेगी सर। द प्रोजेक्ट विल जनरेट अ कैश फ्लो, ये सर मैंने अभी जो बोला वो क्या था, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के हिसाब से जिस कंट्री के इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, यानी कि श्रीलंका इस केस में, उस कंट्री यानी कि श्रीलंका की करेंसी यानी कि लंकन रुपीज अप्रिशिएट करेगी। ठीक है, द प्रोजेक्ट विल जनरेट अ कैश फ्लो ऑफ 5 बिलियन लंकन रुपीज इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल 5 बिलियन का कैश फ्लो होगा और वो हर साल बढ़ता जाएगा 1-1 बिलियन से। इट विल इंक्रीज बाय 1 बिलियन ईच ईयर अगले 4 सालों तक। तो 5, 6, 7, 8, 9 बिलियन लंकन रुपीस। प्रोजेक्ट विल बाइंड अप नहीं होना चाहिए, या आई थिंक वाइंड अप होना चाहिए, ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स विथ नो सैल्वेज वैल्यू। जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ऑन द प्रोजेक्ट इज 8%। ये सर हो गया आपका होम कंट्री का डिस्काउंट रेट। जब सिंपल भाषा में दिया होता है तो हमारी कंट्री कौन सी है पहले देख लो, वो हमारा रेट हो गया। हमारी कंट्री इंडिया की होम कंट्री है तो ये इंडिया का रेट हो गया 8%। अब आपको पता लगाना है कि क्या आप ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये हम पता लगाते हैं एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से, वो है सर NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये तो कैपिटल बजटिंग में देखा। अब वो निकालने के 2 तरीके दिए इन्होंने, होम करेंसी अप्रोच और फॉरेन करेंसी अप्रोच। फॉरेन करेंसी अप्रोच ये आपने सेकंड वाले क्वेश्चन में देखा था, एग्जैक्ट वैसे ही इस क्वेश्चन में भी सॉल्व करना है। पहले मैं बात करता हूँ होम करेंसी अप्रोच। क्या करोगे सर, आपको कैश फ्लोज दिए हैं लंकन रुपीज़ में, आपने कुछ नहीं करना, एक्सचेंज रेट निकालना है हर साल के एंड का। कैसे निकालोगे एक्सचेंज रेट, आपको तो सिर्फ स्पॉट रेट दिया हुआ है एक, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के हिसाब से। आज का स्पॉट रेट लेके 1 साल बाद का रेट निकालूंगा फॉरवर्ड, और उस 1 साल बाद के रेट को स्पॉट रेट मान के फिर 1 साल के बाद का रेट निकालूंगा, फिर उसको स्पॉट रेट मान के फिर 1 साल के बाद का रेट निकालूंगा। ऐसे मैं आगे के सारे रेट्स निकाल सकता हूँ एक्सचेंज के। ठीक है, इसके बाद कैश फ्लो वो आ जाएगी आपकी INR में। अब इसको डिस्काउंट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू 8% से, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 8%। इंडिया का रेट है, इंडियन करेंसी पे ही लग रहा है। ठीक है सर, गलत नहीं जा रहे हो। अब आपकी NPV आ जाएगी रुपीज़ में। कहानी ख़त्म। करें सॉल्व, आगे देखो। ये देखो इन्होंने यही करा है। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी बोलता है 1+ रेट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री डिवाइडेड बाय 1+ रेट ऑफ फॉरेन कंट्री इज इक्वल टू F/S। तो पहले साल का क्या हो जाएगा, 1.06 डिवाइडेड बाय 1.052 इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय 0.37। डायरेक्ट कोट है कि नहीं वो देख चेक कर लो पहले। ये फॉर्मूला डायरेक्ट कोट में लगता है, अगर कोटेशन आपको इनडायरेक्ट होता तो आप उसको इस तरीके से लिखते 1+ RF डिवाइडेड बाय RD इज इक्वल टू F/S। इधर वाली साइड रिवर्स करो या उधर वाली करो। ठीक है, ऐसे ही आपने निकाला। सो 0 पॉइंट का ये था रेट आपका, तो पहले साल का निकल गया 0.373। आप देख सकते हो रुपीज़ पर लंकन रुपीज़ जो 37 से 373 हुआ, यानी कि इंडिया की करेंसी डिप्रिशिएट हुई है और श्रीलंका की करेंसी अप्रिशिएट हो गई है। पहले सिर्फ 37 पैसे लगते थे 1 लंकन रुपी खरीदने में, अब 373 पैसा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है 1 लंकन रुपी खरीदने में, तो लंकन रुपी महंगा हो गया। अच्छा, फिर इसी को इस्तेमाल करोगे सर सेकंड ईयर का रेट निकालने के लिए, एक बार और इंटरेस्ट रेट ऐड करोगे तो ये आ गया। फिर उसी को इस्तेमाल करोगे अगले साल, ऐसे कर करके पूरे 5 साल का आपने एक्सचेंज रेट निकाल लिया। ये एंड ऑफ द ईयर का माना जाएगा एक्सचेंज रेट। बस करना क्या है, अब जो फॉर्मेट बताया था, आप कैश फ्लो ले लो लंकन रुपीज़ में, फिर हमने जो एक्सचेंज रेट निकाले वो ले लो। थोड़ा सा ध्यान देना सर, क्या है, ये है लंकन रुपीज़ में LKR में, और ये है INR में। दोनों अपोजिट करेंसी है, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको INR में कैश फ्लोज मिल गई, अब हमारी करेंसी में आ गई। इसी को बोलते हैं होम करेंसी अप्रोच। होम करेंसी को होम कंट्री डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट कर लो, आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ये रही कैश इनफ्लो। आउटफ्लो कितना था सर, 25 बिलियन लंकन रुपीज़ का 0 पॉइंट पे, तो 0 पॉइंट का स्पॉट रेट ये था, कन्वर्ट कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड नहीं करोगे, क्योंकि ये लंकन रुपीज़ में है और ये है सर आपका INR में, अपोजिट करेंसी मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आउटफ्लो, ऊपर का इनफ्लो आ गया NPV INR में। NPV पॉजिटिव है, गो विद दिस ऑप्शन। अब बात करता हूँ सर फॉरेन करेंसी अप्रोच की। अब फॉरेन करेंसी अप्रोच में हमें चाहिए फॉरेन कंट्री का डिस्काउंट रेट जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। हम जो सेकंड क्वेश्चन में मेथड यूज़ करी थी वही मेथड हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हमने लिया इंडिया का नॉमिनल रेट 8%,
इंडिया का रिस्क फ्री रेट 6%, उससे हमने रिस्क प्रीमियम निकाल लिया जो हमने लिखा था रिस्क इंडेक्स, है ना। अब ये जो रिस्क प्रीमियम निकला है यही हम अज्यूम करेंगे कि श्रीलंका में भी इतना ही रिस्क लेंगे या होगा, तो उतना ही रिस्क हमने श्रीलंका में लगाया, ये रहा, और श्रीलंका के रिस्क फ्री रेट के साथ लगाया 5.02%, तो हमको वहाँ का नॉमिनल रेट मिल गया। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है सर आपका, 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन का रेट, इसमें ही फॉर्मूलाज डाल के निकालो। अब क्या है, आपके पास 7% नॉमिनल रेट आ गया, आप फॉरेन करेंसी की कैश फ्लोज यानी कि लंकन रुपीज़ को फॉरेन कंट्री डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंट करो और आंसर निकाल लो। अच्छा, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्या करा, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, वैसे तो क्या गलत करा, ठीक है, मुझे लगा कुछ और होगा तो बताता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू आ गई आपकी सर, ये जो प्रेजेंट वैल्यू आई है दैट इज़ कैश इनफ्लो लंकन रुपीज़ में। आपने कैश आउटफ्लो भी जो था वो लंकन रुपीज़ में 25 बिलियन लगाए थे, है ना, तो ये आ गई एनपीवी पर, ये है लंकन रुपीज़ में, तो इसको कन्वर्ट कर लो सर, इतना आया लंकन रुपीज़ में एनपीवी स्पॉट रेट से। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू है ना, आज की वैल्यू है 3.1477, उसको स्पॉट रेट से कन्वर्ट करोगे तो आपको एनपीवी मिल जाएगा। है एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो सर, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये भी हो जाएगा सॉल्व। MNO लिमिटेड एक कंपनी है विच इज़ बेस्ड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्स वेरी हाई क्वालिटी मॉडर्न फर्नीचर and sells them to a small number of retail outlets in India and Nepal. Okay, it is facing tough competition. हम क्या मैन्युफैक्चर करते हैं सर, हम इंडिया बेस्ड कंपनी है और हम फर्नीचर बनाते हैं, और फर्नीचर बना के हम इंडिया में भी बेचते हैं उसको और हम नेपाल में भी बेचते हैं। अब हमारे को कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। Recent studies on marketability of product have clearly indicated that customers are now more interested in variety and choice rather than exclusivity and exceptional quality. ठीक है, अब cost of quality of wood increase होते जा रही है in India is very high, तो कंपनी ये देख रही है कि कहीं हम इंपोर्ट कर ले वुड को बल्क में नेपाल से ही, है ना, नेपाल के सप्लायर से ही वुड बल्क में इंपोर्ट करें, बनाए माल और इंडिया और नेपाल दोनों में बेचे। सो आप नोटिस कर रहे हो, इंडिया और नेपाल से रॉ मटेरियल खरीदते भी हैं, बनाते हैं फर्नीचर, और इंडिया और नेपाल में हम बेचते भी हैं। एस्टिमेट ऑफ नेट इंडियन रुपीज़ एंड नेपाली करेंसी कैश फ्लो इन नॉमिनल टर्म्स, ध्यान देना सर, इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है इसमें। फॉर दिस प्रपोजल इज शोन, आप देख सकते हो मिलियंस में आपको दिया हुआ है, नेपाली करेंसी है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम इंडियन करेंसी है। आपके अगले 6-5 सालों तक क्या क्या कैश फ्लोज होने वाले हैं वो दिख रहा है। अच्छा, अब इससे मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इंडिया ने इंडिया से वुड खरीदना बंद कर दिया है, अब वो पूरा वुड नेपाल से लेके आ रहे हैं, इसलिए सिर्फ आउटफ्लो जो है नेपाल में दिख रहा है, नेट कैश फ्लो स्टार्टिंग का। उसके बाद इनफ्लो इस 38 के इंपोर्ट से नेपाल में भी माल बेचा और इंडिया में भी माल बेचा। ठीक है, आगे आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, MNO लिमिटेड इवैल्यूएट करता है अपने सारे इन्वेस्टमेंट एक ही डिस्काउंट रेट पे जो कि है 11% पर एनम। क्या होगा सर वो, नॉर्मली ऐसे केस में वो होम कंट्री का डिस्काउंट रेट होता है, और अगर होम कंट्री डिस्काउंट रेट है तो सारे कैश फ्लोज को होम करेंसी में कन्वर्ट करना ज़रूरी हो जाता है। ऑल नेपाली कस्टमर्स आर इन्वॉइस्ड इन नेपाली करेंसीज, जितने भी नेपाल में माल बेच रहे हैं हम उन्हीं की करेंसी में बेच रहे हैं, पर नेपाली कैश फ्लोज आर कन्वर्टेड टू इंडियन रुपी एट द फॉरवर्ड रेट। जो परचेसिंग पावर पैरिटी थेरी आप यहाँ पे लगाओगे और उससे फॉरवर्ड रेट निकालोगे। पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी लगाई थी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट थे, यहाँ पे इन्फ्लेशन के रेट्स है तो परचेसिंग पावर पैरिटी थेरी लगाएंगे। इन्फ्लेशन के रेट नेपाल में है 11%, IF इंडिया में है ID डोमेस्टिक कंट्री 10% रिस्पेक्टिवली। करंट एक्सचेंज रेट भी आपको दिया हुआ है, 1 रुपी इज इक्वल टू नेपाली करेंसी 1.65। आप देख सकते हो ये वाला इनडायरेक्ट कोट है सर, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना। अगर इनडायरेक्ट कोट है तो आप फॉर्मूला में 1 + ID डिवाइडेड बाई 1 + IF इज इक्वल टू F/S ये करते थे डायरेक्ट कोट में, है ना। इनडायरेक्ट कोट में क्या करोगे, IF ऊपर ले लो, बस रिवर्स IF/ID। अगर कोट इनडायरेक्ट है तो
इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट है, ये चीज़ बहुत ध्यान देना सर, यहाँ पे गलती हो जाती है। फटाफट क्वेश्चन में टाइम, एग्जाम में टाइम कम रहता है तो तब हम ये गलती कर बैठते हैं, ध्यान दो। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ तो एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई, इसने जो सेकंड सेंटेंस बोला ना, उसने यही बोला कि सारी नेपाली करेंसी की कैश फ्लोज हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं फॉरवर्ड रेट निकाल के, यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया होम करेंसी अप्रोच यूज़ करो, क्योंकि होम करेंसी में भी यही करते हैं, तो वही करना है। क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में जो होम करेंसी अप्रोच यूज़ करा था, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी से आपने एक्सचेंज रेट निकाले थे, वैसे ही इन परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी से एक्सचेंज रेट निकाल लो, फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। ये देखो, नेपाल का रेट आपने ऊपर ले लिया IF, और इंडिया का इन्फ्लेशन नीचे ले लिया, बाकी सब वैसे ही। आप नोटिस करोगे धीरे धीरे रेट आपके, अब इनडायरेक्ट कोट है तो नेपाल जो है, नेपाल का इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा दिख रहा है आपको, नेपाल की करेंसी डिप्रीशिएट होनी चाहिए, इंडियन करेंसी अप्रीशिएट होनी चाहिए। देखो पहले 1 रुपया खरीदने को 1.66 कितना लग रहा था, 1.65 लग रहा था, अब 665 लग रहा है, फिर 680 लग रहा है, 695 लग, वो इंडियन रुपी महंगा होता जा रहा है, यानी कि इंडियन रुपी अप्रिशिएट हो रहा है, प्रीमियम पे है, और नेपाली करेंसी डिस्काउंट पे। ठीक है, आपके सारे रेट्स आ जाएंगे। करना क्या है फिर, आप क्या करोगे, ये जो भी कैश फ्लोज आपको दिख रहे हैं, इन सब को उन एक्सचेंज रेट से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो। फिर ये वाले इंडियन करेंसी में भी है, नेपाल वाले भी इंडियन करेंसी में आ गए, इंडिया वाले भी इंडियन करेंसी में है, तो टोटल कर लो, उनको टोटल करके फिर 11% पे डिस्काउंट कर लो, कुछ नहीं है आगे। और ये देखो, ये नेपाल की करेंसी के कैश फ्लोज हो गए, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। पर ध्यान देना सर, ये नेपाली करेंसी में है और ये भी नेपाली करेंसी, दोनों सेम करेंसी, डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका, मल्टीप्लाई मत कर देना। यहाँ पे डिवाइड करके आपने इंडियन करेंसी में निकाल लिया, इन्हीं को आपने ले लिया यहाँ पे, और ये इंडिया का सेल्स, ये है इंडिया का सेल्स, और ये है नेपाल का सेल्स दूसरे वाले कॉलम में इंडियन करेंसी में, दोनों को आपने टोटल कर लेना है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये टोटल कर लिया तो अब आ गया ये INR में होम करेंसी कैश फ्लो में, होम करेंसी, होम कंट्री का आप डिस्काउंट रेट लगा दो। क्या रेट है सर, 11% पे हम डिस्काउंट करते हैं, क्वेश्चन ने बहुत क्लियर बोला है 3 डेसिमल में ले लो। अगर क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट के रेट्स दिए रहे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने डेसिमल में लेना है, तो वो, नहीं तो 3 डेसिमल, ये रहा, आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, कहानी ख़त्म। प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आई है और वो रुपीज़ में आई है, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये जो पिछले 3 क्वेश्चन आपने देखे, उसमें आपने होम करेंसी, फॉरेन करेंसी, कैश फ्लोस, 4 क्वेश्चन इनफैक्ट, चारों के चारों आपने देख लिया। चलो सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, जनवरी 21 में 8 मार्क्स का पूछा गया था, MTP में भी आया था मार्च 23 में। सो ध्यान दो सर, द गुड पार्ट इज, इसमें कोई एक्सचेंज रेट का ज़्यादा रोल कॉल नहीं है, एक ही करेंसी में सारे के सारे कैलकुलेशन करने हैं, तो आपको जो फॉरेक्स वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का वो हट जाता है। जो करेंसी हमें डील करनी है इस क्वेश्चन में वो है डॉलर की, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ अ प्लांट विद एन एनुअल आउटपुट ऑफ 1 मिलियन यूनिट्स। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, कुछ हर साल 10 लाख यूनिट बनाएंगे और उसको मार्केट में बेचेंगे। एंटायर प्रोडक्शन विल बी एक्सपोर्टेड एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ $10 पर यूनिट। जितना भी माल हमारे प्लांट में बनेगा वो $10 में हर यूनिट हम दूसरे देश में बेच देंगे। एट द करंट रेट ऑफ एक्सचेंज डॉलर, कॉस्ट ऑफ लोकल प्रोडक्शन इक्वल्स टू $6 पर यूनिट। तो देख रहे हो, सेलिंग प्राइस है 10 की, वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी 6 की। ठीक है, डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन, ये है एक्सचेंज रेट जो डिक्लाइन होने वाला है। डॉलर की वैल्यू घटेगी यानी गिरेगी 10% से या 15% से। ठीक है, द चेंज इन लोकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द एक्सपेक्टेड करंट लेवल विल बी एज फॉलोज। सो अगर डॉलर की वैल्यू कुछ भी नहीं गिरती तो, अगर 10% से गिरती है तो, और 15% से गिरती है तो, ध्यान देना, तो क्या, तो सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी कितनी गिर जाएगी। सो अगर डॉलर कुछ भी नहीं बदलता तो कुछ भी लोकल प्रोडक्शन की कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगी, 6 की 6 ही रहेगी। $6 पर यूनिट है ना, तो वो उतनी ही रहेगी। यहाँ पे 5.70 हो जाएगा, ये 6 रहेगी, यहाँ पे 5.70 हो जाएगा, क्योंकि 0.30 USD पर यूनिट गिर जाएगी 10% से डॉलर गिरा तो। और यहाँ एडिशनल रिडक्शन होगा
0.15 का। सो 5.7 में से 0.15 निकाल दोगे तो 5.55 आ जाएगा। और उन तीनों की प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है, ये सिनेरियो 1, 2 और 3 बन गया आपके लिए, ठीक है। अब द प्लांट एट द करंट रेट ऑफ एक्सचेंज विल हैव अ डेप्रिशिएशन ऑफ 1 मिलियन USD। अज्यूम करो लोकल टैक्स रेट है 30%। ध्यान देना सर, डेप्रिशिएशन पे टैक्स का इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स अंडर ऑल द डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ एक्सचेंज रेट। इन्होंने एक्सचेंज रेट बदलेगा तो काफ़ी सारी चीज़ें बदलेगी ऐसा बोला ज़रूर है, पर एक्सचेंज रेट कितना है वो नहीं दिया, दूसरी करेंसी कौन सी है वो नहीं दिया। तो आपको करना और कुछ भी नहीं है सर, नॉर्मल सा कैलकुलेशन करो। 3 डिफरेंट सिनेरियोज है ये वाले, तीनों में 10-10 लाख यूनिट बेचोगे, तीनों में सेलिंग प्राइस आपकी $10 पर यूनिट की रहेगी, बस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी अलग रहेगी, है ना, 6, 5.7, 5.5, ठीक है सर। आपका बाद में फिक्स कॉस्ट माइनस होगा, डेप्रिशिएशन है $1 मिलियन का, आप फिर प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें से टैक्स निकालो, फिर डेप्रिशिएशन ऐड बैक करो तो आता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। उन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं पूछा, देखो नोटिस करना, 10 लाख यूनिट तीनों सिनेरियो में, सेलिंग प्राइस तीनों सिनेरियो में सेम है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आपकी बदली, कॉस्ट पर यूनिट जो है 6, 5.7 और 5.5, उसके हिसाब से प्रॉफिट निकाला, टोटल प्रॉफिट यानी कि नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें से डेप्रिशिएशन माइनस करके पीबीटी जो आया उसमें से टैक्स माइनस करके पीएटी निकाला और ऐड बैक कर दिया डेप्रिशिएशन, ताकि प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट कर सके है ना। ये रहा कैश एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। सेकंड क्वेश्चन आपका बोलता है कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालो। अच्छा, इसको एक्सपेक्टेड यहाँ मत बोलो, यहाँ बोल लो। सो वो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गई, ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ गई। कैसे सर? तीनों को अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हमने कैपिटल बजटिंग के पहले ही क्वेश्चन में देखा था, ठीक है, खत्म हो गई कहानी। अब आता है लास्ट वाला पार्ट, तीसरा, वायबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। क्या हमने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट है सर? क्योंकि हमें अभी तक तो सिर्फ इनफ्लो पता चला है, तीनों सिनेरियो में हर साल कितना इनफ्लो होगा। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट क्वेश्चन में नहीं दी है, जो आपको 3 दिया हुआ है, ये 3 साल नहीं है, 3 अलग अलग सिनेरियो है। लाइफ हम परपेचुअल मान के चलेंगे। आगे देखो क्या दिया है, वायबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अज्यूमिंग एन इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ USD 25 मिलियन। ये रहा, अरे उन्होंने बोला कि इन्वेस्टमेंट मान के चलो कितना, 25 मिलियन का है प्लांट पे और वर्किंग कैपिटल पे, ठीक है, विद अ रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ 11% ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ CFAT अराइव्ड अंडर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में जो आपने एक्सपेक्टेड CFAT निकाला उसके बेसिस पे जो ग्रो करेगी 3% पर एनम इन परपेचुटी। ये देखो, इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ स्पेसिफाई कर दी कि परपेचुटी आपको अब लेना है। तो ये आपको लग नहीं रहा कि ग्रोथ रेट अगर दी है, एक ही वैल्यू दी है, परपेचुटी भी दी है, तो आपका जो ये गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल था वैसा ही फॉर्मूला लगेगा। यस सर, यहाँ पे हम कैश फ्लोज को कंसिडर करेंगे। सो मार्केट वैल्यू जो पूरी कंपनी की निकालनी है, क्या निकालना है, वायबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकाल लो, दैट विल बी CFAT 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ, खत्म। यही तो फॉर्मूला हम डिविडेंड के केस में यूज़ करते थे, जब इक्विटी शेयर की प्राइस निकालनी थी, यहाँ पूरे प्रोजेक्ट की वैल्यू निकालनी है, और जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या कहेंगे, पहले तो ये समझो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज की, फ्यूचर में जितना भी हम इस प्रोजेक्ट से कमाने वाले हैं उसकी आज की वैल्यू कितनी। सो एक्सपेक्टेड जो कैश फ्लो आया था वो था 3226, वो हमने यहाँ लिया और उसमें ग्रोथ ऐड करी, ग्रोथ ऐड करके नीचे में कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ग्रोथ माइनस करा, आपका इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू इतना आ गया। अब आप सोचो, यही आपने यहाँ लिया, इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू इतना, आउटफ्लो आज इतना, दोनों आज का ही है, तो माइनस कर लिया, ये NPV आ गया हमारा, और NPV पॉजिटिव आ रहा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे। अब आपका एक डाउट यहाँ पे हो सकता है कि सर अगर ये कैश फ्लो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है तो हम इसे CFAT 0 क्यों मान रहे हैं, CFAT 1 क्यों नहीं मान रहे? सर ध्यान दो, वो एक्सपेक्टेड जो ऊपर लिखा है ना, वो ये नहीं बता रहा कि ये अगले साल का कैश फ्लो है,
वो एक्सपेक्टेड आया है प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने की वजह से। जब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हम एक्सपेक्टेड ही उसको बोलते हैं, है ना। वो एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो हम यूज़ करते थे कि डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू पे एट 3 रुपीज़, तो उसमें हम D1 कंसिडर करते थे, ये वो वाला एक्सपेक्टेड नहीं है यहाँ पे। चलो सर ठीक है आगे आप क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, द मैनेजमेंट ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू पे। ये मैं डिस्कस करूंगा कि क्या होता है। सेम तरीके से एनपीवी निकाली जाती है इसमें भी, जैसे हम अभी तक निकालते आ रहे थे, सिर्फ आखिरी में एक एडजस्टमेंट करते हैं, इसलिए उसको एडजस्टेड एनपीवी बोलते हैं। तो अब वो एडजस्टमेंट क्या है सर? 2 ऑप्शन है सर। जैसे सेम तरीके से सबसे पहले हम बेस केस एनपीवी निकालेंगे। तो अब ये बेस केस एनपीवी निकाली जाती है ये अज्यूम करके कि जितना भी पैसा किसी प्रोजेक्ट में लग रहा है वो हम अपनी जेब से खुद डाल रहे हैं, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर ही पैसा डाल रहे हैं। तो उससे एक एनपीवी आ जाती है, लेट से पॉजिटिव आती है एनपीवी 20 करोड़ की, तो हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं, सब कुछ सेम रखते हैं और ये सोचते हैं कि अगर यही पैसा हम मार्केट से उधार लेते, यानी कि डेट से लेते, इक्विटी से ना लेते हुए, हमने खुद का ना लगाता हुआ अगर मार्केट से लगाते तो क्या होता? क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है ना एक तरह से। तो हम अगर मार्केट से लेते लोन तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता, वो एक आउटफ्लो। ठीक है, ध्यान देना सर क्या एडजस्टमेंट्स होगी। लोन लोगे तो 0 पॉइंट पे पैसा आएगा और हर साल आप या तो ईएमआई भरोगे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, या तो सिर्फ इंटरेस्ट देते जाओगे और आखिरी में आप पूरा प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर दोगे। सो 0 पॉइंट पे लोन आया 100 करोड़ का और इंटरेस्ट गया पूरे 5 साल 7 साल जितना भी होगा पीरियड, और आखिरी में प्रिंसिपल वापस हो गया। ये हो गया सिंपल तरीका। या फिर ईएमआई के रूप में लेते हो तो लोन आया, स्टार्टिंग में तो इनफ्लो दिखाया, फिर पूरे 10 साल में आपका प्रिंसिपल भी जा रहा है और इंटरेस्ट भी जा रहा है, और इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग भी होती है दोनों केस में, तो वो टैक्स सेविंग भी ले लो और आखिरी में तो रीपेमेंट आएगा नहीं क्योंकि ईएमआई था। सो जो भी कैश फ्लोज डेट के अंदर हो रही है उस सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और फिर आप पता लगाओ कि अगर हम डेट की फाइनेंसिंग को कंसिडर करते हैं तो भी क्या प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल आता है। यानी कि अगर मैं खुद का पैसा ना लगाते हुए मार्केट से लोन लेके ये प्रोजेक्ट करना चाहूँ तो भी क्या मुझे ये फायदेमंद है। वो एनपीवी जो हो गई उसे कहते हैं एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो वो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। सो एक मैनेजमेंट है मल्टीनेशनल कंपनी टीएल लिमिटेड। अब वो कंस्ट्रक्शन करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सो एक प्रपोजल आया था जो नेपाल में हमें टोल रोड बनाना था, नेपाल में रास्ता बनाना है, ठीक है, एंड दैट इज अंडर कंसिडरेशन। अब देखो उसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग रहा है वो है $250 लाख का, नेपाल में है पर डॉलर में इन्वेस्टमेंट है। जो उस प्रोजेक्ट की लाइफ होगी, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट, प्रोजेक्ट की नहीं सॉरी, जो आप इक्विपमेंट इस्तेमाल करने वाले हो रास्ता बनाने के लिए, वो 10 साल की उसकी लाइफ है। डेप्रीशिएशन उस पर हम चार्ज करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से। सो 10 साल में आप हर साल कितना चार्ज करोगे? 25 लाख USD। दिख रहा है? 250 का परचेस करोगे डिवाइडेड बाय 10, अगर सैल्वेज वैल्यू 0 है तो 25 लाख का आप डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे। हालांकि डेप्रीशिएशन हमारे कोई काम का नहीं, उस पर टैक्स सेविंग हमारे काम की है ना। डेप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश आइटम। इबिट्टा टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द टोल रोड, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रीशिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। जो रास्ता बनाने के बाद वहाँ पे टोल टैक्स कलेक्ट करा जाएगा वो है 33 लाख पर एनम का 20 सालों के लिए। तो ये आपकी इनफ्लो हो गई, कैश इनफ्लो, पर इस पे जाने वाला टैक्स आपका आउटफ्लो हो गया। तो अभी तक कौन कौन सी कैश फ्लो है सर? 0 पॉइंट पे 250 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर हम पूरा अपने जेब से देते हैं तो, उसके बाद आपका इबिट्टा आता है, 33 लाख का इनफ्लो आएगा, उस पे टैक्स का आउटफ्लो आएगा 20 सालों तक, उसके बाद आएगा डेप्रीशिएशन पे टैक्स सेविंग का इनफ्लो 10 सालों तक, है ना, सिर्फ टैक्स सेविंग उस पे। आगे टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट। अब आगे देखना डेट कैसे इंट्रोड्यूस होता है इस पूरे क्वेश्चन में।
टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट नेपाल की गवर्नमेंट ने ऑफर करा है कि 15 साल के लिए हम ही खुद आपको लोन दे देते हैं 150 लाख का, ठीक है, पर वो 15 साल के लिए रहेगा एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट हर साल दिया जाएगा और लोन का जो प्रिंसिपल है वो 15 साल के एंड में एक साथ दिया जाएगा। तो ईएमआई बेसिस पे नहीं है, यहाँ सिर्फ आउटफ्लो इंटरेस्ट का है और पूरा 150 लाख का जो रीपेमेंट है वो 15 साल बाद होगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर ऑल इक्विटी फाइनेंसिंग, अंडरलाइन दिस। अगर हम पूरा का पूरा पैसा इक्विटी से लाते हैं, ये नेपाल गवर्नमेंट का ऑफर नहीं लेते, तो 12% का हमें रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। अ पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 5.6%, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। सिंपल है सर, ध्यान देना। अगर इक्विटी के कैश फ्लो है तो इक्विटी के रेट यानी केई से डिस्काउंटिंग होती है, डेट के कैश फ्लो है नॉर्मली तो हम केडी से डिस्काउंटिंग कर सकते हैं। टैक्स का रेट 30% है। कैश फ्लोज जो है सारे यूएसडी में है, इन्फ्लेशन वगैरह होगा तो इग्नोर कर दो। आपको एडवाइस करना है मैनेजमेंट को वायबिलिटी ऑफ द प्रपोजल यूजिंग एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ठीक है। एनपीवी देखो, आपका जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स है 12% से 10 साल का दिया हुआ है, 12% से मेजर डिस्काउंटिंग करोगे पहले तो 10 साल का दिया हुआ है। 10 साल के लिए क्या काम है सर, डेप्रिशिएशन पे टैक्स सेविंग, ठीक है। 20 साल के लिए क्या है, आप देखो टोल टैक्स कलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे ये एन्युटी फैक्टर काम आएगा क्योंकि हर साल सेम है। एन्युटी है वो, हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा था एन्युटी क्या होता है। अगर एक ही कैश फ्लो दो या उससे ज़्यादा साल के लिए रिपीट होती है तो उसे एन्युटी कहा जा सकता है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो टोल टैक्स का कलेक्शन इससे प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, इस पर टैक्स का पेमेंट भी इसी से निकालोगे। 15% से 8% से 15 साल का फैक्टर, ये तो आप लोन के केस में यूज़ करोगे और ये सीधा 15वें साल का है। चलो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, बेस केस एनपीवी निकालेंगे। बेस एनपीवी बोलेंगे जहाँ पे हम पूरा पैसा इक्विटी से फाइनेंस किया ये मानेंगे। तो डेट वाला नेपाल का ऑफर भूल जाओ फिलहाल के लिए। तो क्या क्या कैश फ्लो है, स्टार्टिंग में 250 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करा, ये आ गया है ना। 0 पॉइंट पे करा तो 1 फैक्टर है या आउटफ्लो। उसके बाद 2 चीज़ें, टोल टैक्स का कलेक्शन और उसका टैक्स का पेमेंट, ये रहा इबिट्टा और टैक्स, है ना। 1 से 20 साल के लिए 33 और उस पर टैक्स ले लिया आपने, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, दोनों का एन्युटी फैक्टर सेम। इसके बाद डेप्रीशिएशन तो काम का नहीं है आपका क्योंकि ये कैश फ्लो है, नहीं है 10 साल का, पर उस पर होने वाली टैक्स की सेविंग आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। 10 साल के लिए 7.5 लाख यूएसडी हर साल आपको फ़ायदा होगा। तो 5.650 जो क्वेश्चन में 10 साल का एन्युटी फैक्टर दिया, ले लिया हमने, एनपीवी निकाल ली, वो आ रही है नेगेटिव। प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये हो गई सर आपकी बेस केस एनपीवी, जहाँ पे हमने अज्यूम करा कि सारा का सारा पैसा हम इक्विटी से फाइनेंसिंग करके लेके आए, तो फिर प्रोजेक्ट का क्या होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पे। अब एडजस्टेड एनपीवी का मतलब समझो सर। एडजस्टेड एनपीवी में हम क्या करते हैं, एडजस्टेड एनपीवी का पहले तो मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। ये हो गया एडजस्टेड एनपीवी इज इक्वल टू जो भी आपने बेस केस एनपीवी निकाली है, यानी कि ऑल इक्विटी फाइनेंस अज्यूम करके। अब आपको ये बताना है कि अगर आप डेट लेके आते हो इक्विटी के बजाय, कुछ भी पूरा या थोड़ा बहुत भी डेट से पैसा उठाते हो, तो उस चीज़ का हमारे प्रोजेक्ट पे क्या वैल्यू एडिशन होता है, एडिशन या डिलीशन। यानी कि अगर आपकी सेविंग्स हो रही है तो ऐड कर दो एनपीवी में, अगर आपका कॉस्ट लग रहा है तो माइनस कर दो। सो अगर आप डेट लेके आते हो तो उसका मेजर जो बेनिफिट होता है वो है सर टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। ये है फायदा जो डेट लेके आने की वजह से होता है। अब आप बोलोगे सर सिर्फ टैक्स सेविंग क्यों, इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे, लोन जो आया अभी और 15 साल बाद गया उसको क्यों नहीं ले रहे। सिंपल है, हमें ये नहीं दिखाना कि लोन का कैश इनफ्लो का क्या फ़ायदा और कैश इनफ्लो आउटफ्लो का क्या फ़ायदा नुकसान हो रहा है, वो तो लोन की वजह से हो रहा है। उसमें प्रोजेक्ट का कोई लेन देन नहीं है। प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट है हमारा, उस पर वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है, उसमें क्या चेंजेस आएंगे, तो उसकी कैश फ्लो में एक टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट आएगा। सर इंटरेस्ट भी तो कैश आउटफ्लो हो जाएगा, पर वो तो लोन की अमाउंट से ही फंड हो गया सर,
अब आप देखना, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो हम एक एग्जाम यहाँ जो इंस्टीट्यूट ने लिया है वो देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ने 2 तरीके से आंसर दिए हैं इसके। एक तो जो मैं बोल रहा हूँ, पर ये उन्होंने बाद में करा, ठीक है। मैं पहले क्या करा ये बताता हूँ। सो इंस्टीट्यूट ने लिया कि पूरा डेट अगर हम फाइनेंस करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है। इन्होंने लिया कि देखो, लोन लिया 150 लाख का स्टार्टिंग में, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू उन्होंने निकाली है अपना प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट से, ठीक है। कैसे निकाला सर 8%? बहुत सिंपल, 5.6% अगर पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है तो उसको 70% से डिवाइड कर दिया, 30% माइनस होने के बाद था ना, तो वो आंसर आया 8%, और 8% से आपके फैक्टर्स दिए हुए क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ ले लिया आपने। इसके बाद आप लोन पे हर साल इंटरेस्ट दोगे 15 साल तक। कितना सर? 150 पे आप 6% का इंटरेस्ट दोगे तो 9 लाख आएगा, और उस पर टैक्स की सेविंग आएगी 30%, 9 लाख पे तो 2.70। तो ये आप 15 साल तक दोगे, 15 साल का एन्युटी फैक्टर लिया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, और 15 साल बाद आप रीपे कर दोगे तो उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। वो आता है सर अब टोटल पॉजिटिव। इंस्टीट्यूट ने क्या करा, पूरे कैश फ्लोज लोन के अंदर जो होने वाले हैं सब इंक्लूड कर लिए, और वो 48 एडजस्ट कर दिया कि हमारा पॉजिटिव आ रहा है, और ये निगेटिव एनपीवी था, तो निगेटिव बेस एनपीवी में पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है फाइनेंसिंग का, तो नेट एनपीवी जो एडजस्टेड आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। सो वी शुड गो विद द लोन वाला ऑप्शन से अगर हम जाते हैं तो प्रोजेक्ट में हमें फायदा होता है। तो एडवाइस क्या गया, सिंस एपीवी इज पॉजिटिव वी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। ऑल्टरनेटिवली इंस्टीट्यूट ने क्या करा, ध्यान देना, जो मोस्टली यूज किया जाता है वो है सर, एडजस्टेड एनपीवी इज द बेस एनपीवी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट। सिर्फ टैक्स की सेविंग यानी कि इतना पार्ट लिया, बाकी कैश फ्लोज को कंसिडर नहीं करे, तो हमने वो ऐड करा। 35 लाख के निगेटिव एनपीवी में सिर्फ उतना टैक्स सेविंग ऐड करते हो तो ये आता है 11.982, स्टिल नेगेटिव, एंड यू विल स्टिल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, ओके। आपको ये तो डिफरेंस समझ में आ गया कि यहाँ चारों कैश फ्लोज ली लोन की, यहाँ पे सिर्फ एक ली इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग, नॉट इवन इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग। अब आप बोलोगे सर कि हमें क्या करना है, एग्जाम में देखो मोस्टली ये करके आना चाहिए, आप कहीं और पे भी देखोगे तो आपको यही मिलेगा। अब उसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ से हट के आपको पहले तो लॉजिक समझाता हूँ क्या होता है। कि लेट्स से कि ये 150 लाख का लोन हमने सिर्फ 1 साल के लिए लिया, मैं कैलकुलेशन वैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, थोड़े से रेट जो है कॉस्ट ऑफ डेट वो आपको अलग दे दिया इस क्वेश्चन में, इसलिए आपको उन फिगर्स के साथ में समझाना डिफिकल्ट हो जाएगा। पर नॉर्मली क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा, 150 लाख का आपने लोन लिया, पहले साल आप इंटरेस्ट पे करोगे 9 लाख का, उस पर 6% के रेट से, ठीक है। आपका तो इंटरेस्ट का टैक्स का जो रेट हो गया वो हो गया 6%, ठीक है। उस पर 30% के टैक्स की सेविंग होगी तो 2.70 इनफ्लो, और ये आउटफ्लो हो गया, ठीक है। जब हमारा कॉस्ट ऑफ डेट निकलता है ना सर, वो और कुछ नहीं, इंटरेस्ट का ही रेट रहता है। इस क्वेश्चन में अलग था इसलिए अलग अलग कैश फ्लो दिखेंगे, पर अगर हम 6% को ही कॉस्ट ऑफ डेट ले तो क्या कैश फ्लोज आते हैं नेट में देखना। हमने 6% से ही इंटरेस्ट निकाला और 6% से ही डिस्काउंट करेंगे तो फिगर कितनी आती है आपकी, ये रही। सो 6% से आप निकालोगे, पहले ये तो 0 पॉइंट का था, पहला साल तो मैंने तीनों में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रख दिया 6% से, और मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, वो देखो आ रही है 2.55। अब अगर आप नेट में देखोगे तो एक्चुअली ये 2.55 और कुछ नहीं, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट है सर, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट है, सिर्फ इतना फायदा हमको होता है। बाकी ये नेट ऑफ हो जाते हैं उसी रेट से आप आगे बढ़ा रहे हो कैश फ्लो को, उसी रेट से पीछे खींच रहे हो, ये मतलब होता है। तो अल्टीमेटली वो 0 ही हो गया, जो फर्क पड़ा वो सिर्फ टैक्स सेविंग का पड़ा, इतना ही डिफरेंस है यहाँ के 6% में और यहाँ के 6% में, वो है 30% का टैक्स। उतना ही फायदा होता है, इसलिए उतना ही लेना चाहिए टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। तो हम जो यहाँ पे सिर्फ टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट दिखाते हैं, उस चीज़ में टैक्स सेविंग बोलो टैक्स शील्ड बोलो, ये चीज़ डीम्ड होती है कि भैया जो रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वही रेट से तो बाकी कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है, लोन को, इंटरेस्ट को और रीपेमेंट को। तो फिर वो लेके क्या मतलब है, पहली बात, ठीक है। यहाँ पे तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि अल्टीमेट कैश फ्लो तो वही आना है। सो इसीलिए क्वेश्चन ने लिया 23.109 सेकंड वाले केस में, ठीक है। दूसरा, हमें
प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है कि नहीं वो निकालना है। ये नहीं कि भैया प्रोजेक्ट की वजह से लोन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो लोन से हमें हमारी कंपनी को फ़ायदा हो जाएगा। आप एक्चुअल में अगर यहाँ देखोगे तो इस ट्रीटमेंट में आपको प्रोजेक्ट से नहीं लोन से फ़ायदा हो रहा है। बिना प्रोजेक्ट करे भी अगर आपको लोन मिल जाता और आप वो चुका देते तो भी आपकी एनपीवी 48.828 लाख आ रही है। सो नेपाल गवर्नमेंट के पास जाओ, बोलो कि हमें सिर्फ 15 साल के लिए लोन दे दो, हम रोड वोड नहीं बना रहे, आपको लोन का रीपेमेंट करते रहेंगे, आपको इंटरेस्ट आता रहेगा, 15 साल बाद लोन रीपे कर देंगे, स्टिल हमारी एनपीवी पॉजिटिव है ऐसे केस में। सो ये जो एनपीवी आ रही है आपकी पॉजिटिव, ये प्रोजेक्ट की वजह से नहीं आ रही सर, ये आ रही है पूरी की पूरी लोन की कैश फ्लोज की वजह से। आप बोलोगे सर यहाँ पे फिर कैसा? यहाँ पे क्या हो रहा है कि भैया आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो लोन जो मिल रहा है उस पे आपका इस ऑपरेशंस में, इन ऑपरेशंस में टैक्स का फ़ायदा हो रहा है इंटरेस्ट के पेमेंट की वजह से। तो उतना पैसा आपका इस ऑपरेशन से बच जा रहा है। दैट इज़ व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग हियर। सो क्या करना एग्जाम में? सिर्फ इतना पार्ट करना अगर आता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो सर, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 क्वेश्चन जो है ये बड़े क्वेश्चन है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और सच में अगर आपके पास में टाइम होगा तो ही आप इन क्वेश्चंस को करो। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप बाकी के चैप्टर्स निपटा लो, बाकी के सब्जेक्ट्स निपटा लो, कहीं आपको टाइम निकल के आता है तो यहाँ से जाके आप आगे क्वेश्चंस को करो। अदरवाइज़ आप लास्ट रखो इस चीज़ को, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये एक तो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, मार्क्स तो ज़्यादा रहेंगे इसमें, लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ऑल्दो मार्क्स है इस पर आपकी गलती होने के चांसेस रहेंगे। दिस इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ डीमोटिवेटिंग, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट है तो हमें ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। सो फर्स्ट कंप्लीट द एंटायर एएफएम, और फिर एएफएम के लिए थोड़ा बहुत भी टाइम बचता है आपके पास 1 घंटा या 2 घंटा, तो आप ये बाकी के क्वेश्चन ज़रूर करना। अदरवाइज फोकस ऑन द अदर थिंग्स एज वेल। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मेरे पास में भी काफ़ी टाइम कम है, काफ़ी एक्चुअली डिले भी हो चुका है अपलोडिंग में, और रेगुलर बैच है, देर आर अदर थिंग्स एज वेल। सो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए मैं अपना फास्ट ट्रैक क्लास का वीडियो यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। डिटेल्ड है क्वेश्चन में समझाने में कहीं पे भी कमी नहीं रहेगी। 8 और 9 10th में वापस आऊँगा, और फिर 11th और 12th में मैं फास्ट ट्रैक क्लास का वो लेक्चर अपलोड करूँगा। सो अगले 5 में से 4 क्वेश्चन जो है वो डिटेल्ड में रहेंगे दूसरी क्लास से, और 10th वाले में मैं वापस आऊँगा। बाय बाय। Question number 13 is going to be an interesting one. Have a look. Opus Technologies, छोड़ देना, पुराना क्वेश्चन हो गया ना, वहीं छोड़ देना। जो चीज़ें सीखने लायक है बस वो सीख के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप अब खुद भी सॉल्व करने बैठोगे ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एंड बाकी सिलेबस और बाकी सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इतना टाइम आपके पास में नहीं रहेगा कि आप इस चैप्टर को और अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको एक एक करके सॉल्व करो। बाकी मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि खुद करके देखो, खुद करके देखो, खुद करके देखो, पर ये वाले ऐसे क्वेश्चन है अगर आपके पास में टाइम कम है तो डोंट वेस्ट इट। ओके। ओपस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक इंडियन आईटी कंपनी है, वो प्लान कर रही है कि वो इन्वेस्टमेंट करेगी चाइना में, ठीक है, विच इज़ होली ओन सब्सिडरी इन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इन चाइना। ये देखो, विद अ शेल्फ लाइफ ऑफ 2 ईयर, खाली 2 साल के लिए चाइना में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए एक सब्सिडरी हम डालेंगे। इन्फ्लेशन जो चाइना में है वो है 8% का, 8%। सो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम मार्क कर लेंगे। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। फॉर द प्रोजेक्ट एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइनीज युआन 30 lakhs। 30 lakhs का चाइनीज युआन लगेगा लैंड खरीदने के लिए पहले तो वहाँ पे, ठीक है। और ध्यान देना, लैंड तो डेप्रिशिएट होती नहीं है, पर ये लैंड को बेच दिया जाएगा 2 साल बाद में 35 lakhs में। अब आप देख रहे हो 30 लाख की खरीदी 35 लाख में बेच दी, तो आप अगर नोटिस करोगे तो 35 लाख में बेचा, 30 में खरीदा, 5 लाख का क्या कहते हैं इसको, कैपिटल गेन। इस 5 लाख के कैपिटल गेन पे आप टैक्स भरोगे, वो टैक्स आएगा कुछ 25% दिया ना क्वेश्चन में, ये देखो 25%, तो वो टैक्स आएगा 1.25 का, ठीक है। तो अब आप बताओ आपके पास कितने बचेंगे। आपका इनफ्लो जो 2 साल के बाद होगा वो कितना होगा, 33.75। ये मत बोलना कि 5 लाख में से 1.25 माइनस करना है, 5 लाख तो सिर्फ गेन है। उस दिन जो पैसा मिलेगा एक्चुअल में आपके हाथ में 35 आएगा, उसमें
टैक्स सिर्फ इतना ही देना पड़ेगा, 5 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा, पूरे 35 पे थोड़ी दोगे, 35 पे थोड़ी दोगे, आप सिर्फ 5 लाख पे 1.25 लाख का टैक्स भरोगे, तो टैक्स का आउटफ्लो ये दिखेगा। सो इन सारी फिगर्स में अगर मैं सिर्फ आपसे पूछूं कि कैश फ्लो वाले आइटम कौन से, तो एक ये है जो पैसा आया, और एक ये है जो पैसा गया, और एक ये है जो नेट में बच रहा है, 35 माइनस 1.25। तो ये हो गई सर लैंड की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रोजेक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स एन ऑफिस कॉम्प्लेक्स, तो अब हम उस लैंड पे ऑफिस भी बनाएंगे जिसकी कीमत होगी कुछ 15 लैक्स, पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। अब आप ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स इज एक्सपेक्टेड टू फेच 5 लाख एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, मैंने एक लाइन छोड़ दी। द कॉम्प्लेक्स विल बी डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 2 years टू अ जीरो सैल्वेज वैल्यू। सो स्ट्रेट लाइन मेथड में जीरो सैल्वेज वैल्यू है, यानी कि 15 लैक्स डिवाइडेड बाई 2 कर दो, आपका डेप्रिशिएशन आ जाएगा 7,50,000 का। यानी 2 साल के एंड में अगर आप देखोगे तो WDV उस ऑफिस कॉम्प्लेक्स की जीरो होगी, और उस कॉम्प्लेक्स को आप 2 साल बाद 5 लाख चाइनीज युआन में बेच दोगे। अब इसका कैलकुलेशन देखो क्या होता है। आप उसको बेचोगे 5 लाख में जिसकी वैल्यू है जीरो, क्योंकि 7.5 करके डेप्रीशिएशन चार्ज कर चुके हो आप एक्सपेंस में, तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन हुआ, उसमें से 1.25 आपने फिर से, क्योंकि यहाँ पे भी 5 लाख ही हुआ था ना, तो यहाँ पे भी 5 लाख है, आपने पूरा टैक्स भरा और आपके हाथ में बचे कितने 3.75 लैक्स। तो कैश फ्लो है 3.75 लैक्स का। ये मैं जो कैश फ्लो बता रहा हूँ ये इनफ्लो है 2 साल बाद, और ये भी इनफ्लो है 2 साल बाद। ये लैंड का है, ये कॉम्प्लेक्स का है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो पैसा लगने वाला है 30 लैक्स और 15 लैक्स का, स्टार्टिंग में कितना आउटफ्लो जा रहा है, 45 लैक्स का जा रहा है। ये नोटिस करा आपने? अगर आप ये 2 साल का टाइमलाइन बनाओ तो स्टार्टिंग में 45 लैक्स का जा रहा है लैंड और कॉम्प्लेक्स में। ये सारा जो पैसा लगेगा ये कहाँ से उठाएंगे सर हम, 45 लैक्स चाइनीज युआन। GDR, दिस कंपनी इज प्लानिंग टू रेज द रिक्वायर्ड फंड्स थ्रू GDR इशू इन मॉरिशस। ध्यान देना, आप इंडिया में हो, इंडिया से, इंडियन IT कंपनी बोला ना, और आप चाइना में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, लेकिन पैसा उठा रहे हो मॉरिशस से, ठीक है। तो अब चाइना का जो रेट रहेगा ना, वो डिस्काउंटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे सर, क्योंकि पैसा जहां से लेके आया हो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी डिस्काउंट रेट बनेगी। तो अब इस डिटेल के थ्रू हम निकालेंगे कि डिस्काउंटिंग का फैक्टर क्या होगा। ध्यान देना, इतनी डिटेल है आपकी डिस्काउंटिंग के लिए, डिस्काउंटिंग रेट निकालने के लिए। इतनी डिटेल थी आपकी सिर्फ क्या कहते हैं, लैंड एंड ऑफिस के बारे में, यानी कि फिक्स्ड असेट्स जो थे उनकी डिटेल थी ये, या इन्वेस्टमेंट बोल लो, तो ये फिक्स्ड असेट्स के बारे में थी। अब देखना, GDR के थ्रू हम इशू करेंगे, इट विल हैव अ 5 कॉमन इक्विटी शेयर्स। सो हर GDR में 5 शेयर होंगे, हर शेयर की कीमत होगी 200 रुपये पर शेयर, यानी कि एक GDR की कीमत 1000 हो गई। आगे देखना, और फेस वैल्यू 10 रुपये। कंपनी हैज़ करंटली पेड का मतलब क्या होता है, D0 पे कर चुकी है 25% डिविडेंड, और वो 25% क्या है, रेट है, यील्ड है, या पे आउट रेशो है। जब कुछ भी नहीं दिया होता तो हम उसको रेट मान के चलते हैं जो लगता है फेस वैल्यू पे। तो अब थोड़ा ध्यान देना कि 25% ऑन 10 रुपीज़ विल बी 2.5 रुपीज़ पर शेयर, और हर GDR में 5 शेयर इंक्लूडेड है, ठीक है सर, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% पर एनम। द टोटल इशू कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 1% ऑफ द इशू साइज। तो ये इशू कॉस्ट भी हम माइनस करेंगे। अब आप बताओ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालोगे। यहाँ पे कहीं जगह होती तो बढ़िया होता, ये देखो। अच्छा खैर यहाँ पे निकाला हुआ है, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। आपका जो नॉर्मल फार्मूला है मार्केट प्राइस का, इसको आप लोगे नेट प्रोसीड्स, ठीक है। वो क्या है, D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। इसी चीज़ को आप अगर घुमाओगे फिराओगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी नहीं, आप उसको ये लिखो कॉस्ट ऑफ GDR। सो कॉस्ट ऑफ GDR विल बी इक्वल टू, जो डिविडेंड है उसमें ग्रोथ ऐड करो डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स ले लो, क्योंकि नेट प्रोसीड्स विल बी मार्केट प्राइस माइनस इशू कॉस्ट जो 1% की लगने वाली है, और उसमें डिविडेंड ऐड ग्रोथ ऐड कर दो, ख़त्म। सो एक शेयर पे निकालो, या आप बोलो, अच्छा सही बात है ना,
आप GDR पे निकालोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक शेयर पे भी निकालोगे तो भी सेम कॉस्ट ही आएगी। तो डिविडेंड है 2.5 का, जिसकी ग्रोथ है सर 10% की। और नेट प्रोसीड्स कितना है? नेट प्रोसीड्स आपको मिलेंगे, देखना 200 रुपये की तो सर मार्केट प्राइस है, लेकिन आप उसमें से 1% का इशू कॉस्ट दे दोगे तो नेट में आएगी ये 198, और ग्रोथ रेट है 10% की। ये देखो 2.5 रुपीज़ में आपने 10% ऐड किया तो अगले साल का डिविडेंड आ गया 198। कैसे आया? 200 में से 1% का इशू कॉस्ट माइनस करके, और ये 10%। तो ये जो पार्ट होता है ना इतना, इसको आप डिविडेंड यील्ड कहते हैं, और इसको बोलते हैं आप कैपिटल एप्रिसिएशन। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकली 11.39%, जो कि बन जाएगा आपका डिस्काउंट रेट। अच्छा, अब आ रहे हैं ऑपरेशंस के बारे में। एनुअल सेल्स जो होंगे वो 10,000 यूनिट होगा, ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमारी 500 पर यूनिट दी हुई है, ठीक है। द प्राइस ऑफ यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू राइज एट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आप देख रहे हो, अब ये इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होगी। 500 तो है, लेकिन इन्फ्लेशन चाइना में कितना 8% का है, तो 500 पे 8% यानी कि वो हो जाएगी पहले साल में 540, और उस 540 पे भी 8% लगाओगे तो वो हो जाएगी सर 583.20। ये इस तरह से कैलकुलेट होगी सेलिंग प्राइस, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी वो 40% सेल्स का रहेगा, क्योंकि सेल्स में अब आपने इन्फ्लेशन तो ऐड कर ही दिया है, तो वेरिएबल कॉस्ट जब 40% डायरेक्ट सेल्स पे निकालोगे तो उसमें भी इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। करंट फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो है 22 लाख पर ईयर, जो कि खुद इन्फ्लेशन से क्या कहते हैं बढ़ेगी। सो 22 में भी 8% ऐड करोगे तो पहले साल आएगा 23.76, और फिर 8% ऐड करोगे तो वो आएगा 25.66, ठीक है, क्योंकि 2 ही साल का प्रोजेक्ट है। टैक्स रेट चाइना में 25% का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी फर्दर टैक्स पे करने के लिए नहीं बोलती है यहाँ पे। और स्पॉट रेट आपको 9.5 रुपीज़ पर चाइनीज़ युआन दिया हुआ है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अंडरलाइन करो, देखो वैसे कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि कहीं पे भी कैश फ्लोज रियल है ये तो लिखा नहीं है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इन इंडिया एंड चाइना इज़ 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, एंड द इंटरनेशनल पैरिटी कंडीशंस होल्ड। इंटरनेशनल पैरिटी कंडीशंस होल्ड करती है, इसका मतलब आप IRPT लगा सकते हो। जो IRPT से थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट आएगा उसको एक्चुअल फॉरवर्ड रेट मान सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोलता है कि IRPT की कंडीशंस होल्ड करती है, ठीक है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज इन चाइना एंड डिटरमाइन NPV इन चाइनीज युआन। ये जो अप्रोच है पता है कौन सी अप्रोच है? फॉरेन करेंसी अप्रोच है, क्योंकि वो NPV चाइनीज युआन में ही निकालने बोल रहा है। तो आखिरी तक आपको डिस्काउंट जो करने हैं कैश फ्लोज वो चाइनीज युआन है। फॉरेन करेंसी को डिस्काउंट करोगे तो आपकी वो फॉरेन करेंसी अप्रोच हो गई। अब देखो बहुत सारे कैलकुलेशंस तो हमने कर लिए, लेकिन आपको 2-3 चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि स्टार्टिंग में आउटफ्लो 45 का है, ठीक है, और आखिरी में जो इनफ्लो होगा आखिरी में वो 33.75 इसको बेचने के बाद और 3.75 इसको बेचने के बाद, और बीच में जो 2 साल है उसमें आपको इन्फ्लेटेड प्राइस लेनी है। 10,000 यूनिट्स को आप सेलिंग प्राइस जो इन्फ्लेटेड है उससे माइनस करो, मल्टीप्लाई करोगे, तो एक ये पार्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट होगा आपका फिक्स कॉस्ट जो 22 लाख है। तो देखो मैं आपको 4 पार्ट है सिर्फ इसमें जो आपको ऑपरेशंस में कवर करना है। एक तो हो गई सेलिंग प्राइस, दूसरी हो गई वेरिएबल कॉस्ट, तीसरी हो गई फिक्स कॉस्ट, और चौथी है सिर्फ डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को मत भूलो। ये 4 चीज़ें ही तो है ऑपरेशंस में, और फिर हम डिस्काउंटिंग करेंगे 11.39 से। अब देखो फाइनल आंसर। सबसे पहले हमने IRPT लगाया, मैंने बोला आपको IRPT का इस्तेमाल करो, नॉर्मल तरीका है। ये इंडिया का रेट है, ये चाइना का रेट है 9.50, डायरेक्ट रेट है इनडायरेक्ट है एक बार देखने दो। डायरेक्ट कोट है, कोई दिक्कत नहीं फॉर्मूला में। तो आपके 3 रेट निकल जाएंगे, स्पॉट रेट, फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का। हालांकि फॉरेन करेंसी अप्रोच में ये काम नहीं आता, होम करेंसी अप्रोच में आता है, ठीक है। अब देखो ये है लैंड पे नेट ऑफ टैक्स 33,75,000, ऑफिस कॉम्प्लेक्स पे 3,75,000 जो हमने वर्किंग करी थी। इसके बाद साल भर का कैश फ्लो देखो, 500 रुपये की सर सेलिंग प्राइस थी, उस पर 1.08 लगाया तो 540 आया, और फिर वापस 1.08 लगाया तो 583 आया। 2 साल का इन्फ्लेशन, एक साल करके ऐसे एनुअल रेवेन्यू आ गया, उसमें से 40% वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगी। तो ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट है डेप्रीशिएशन।
डेप्रिशिएशन इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो डेप्रिशिएशन पे पड़ता नहीं है, तो 7,50,000 हो गया। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला था कि फुल्ली डेप्रिशिएट करेंगे 15 लाख की जो बिल्डिंग बनाएंगे उसको, तो 2 साल में 7.5 लाख का डेप्रिशिएशन हमने चार्ज कर लिया। अब आप फिक्स कॉस्ट पे आ जाओगे चौथे वाला, तो ये भी देखो 23.76 और 25.66 है, मतलब 22 लाख को आपने इन्फ्लेशन से इंक्रीज करा है। तो ये जो 500 दिया था ये जीरो टाइम पे दिया था, 22 लाख जो दिया था ये जीरो टाइम पे दिया था, तो हमने 8% उसमें 8% इन्फ्लेशन बढ़ाया। तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगले पेज पे क्या होगा, इस पे लगेगा टैक्स, टैक्स के बाद आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उसमें डेप्रीशिएशन ऐड बैक करेंगे, तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये देखो, ये टैक्स, उसमें डेप्रीशिएशन ऐड बैक किया तो कैश फ्लो आ गया, कहानी खत्म। अब यही कैश फ्लो को अब आगे ले लो, 45 लाख स्टार्टिंग में गए, अब हम एनपीवी निकाल रहे हैं, ठीक है, चाइनीज़ वन में, तो 012 पहला तो ये हो गया पार्ट, फिर दूसरा पार्ट हो गया एनुअल कैश फ्लो का, और तीसरा पार्ट हो गया आपका लैंड का, और ये भी तीसरा पार्ट ही ऑफिस कॉम्प्लेक्स का। ये जो 2 पार्ट हम निकाल चुके हैं, बस स्टार्टिंग का आउटफ्लो, आखिरी में बेचा वो पैसा, और बीच में जो 2 बार आया वो पैसा 2 साल का 835 887 टोटल आ गया यहाँ पे। और अब आप डिस्काउंटिंग करोगे उसको 11.39% से, देख रहे हो 11.39% जो हमने कॉस्ट ऑफ जीडीआर निकाली थी। हम क्यों चाइनीज़ रेट से डिस्काउंट नहीं कर रहे उसको, क्योंकि कैश फ्लो तो चाइनीज़ है, तो क्यों नहीं कर रहे सर, क्योंकि हमने चाइना से पैसा उठाया ही नहीं, हमने जो पैसा उठाया था वो उठाया था मॉरिशस से, और उसकी कॉस्ट 11.39% पड़ रही है। यानी जिस पैसे से यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस हर 100 चाइनीज़ युआन पे 11.39 चाइनीज़ युआन हमको इंटरेस्ट लग रहा है। तो क्या हम उतनी मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी इस प्रोजेक्ट से, उतने से ही डिस्काउंटिंग करेंगे और पता लगाएंगे कि प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आई, प्रोजेक्ट को कर दिया रिजेक्ट। ठीक है सर, ये हो गया पहला पार्ट। अब आगे देखो, डिटरमाइन वेदर ओपस टेक्नोलॉजी शुड गो फॉर द प्रोजेक्ट और नॉट, अज्यूमिंग दैट there is any restriction nor any charges or taxes payable on the transfer of funds from India to China to India। अगर चाइना से हम हर साल पैसा लेके आ जाए इंडिया में और इंडिया में कन्वर्ट करे, यानी कि वो बोलता है कि अब होम करेंसी अप्रोच में कैलकुलेट करके बताओ एनपीवी कितनी है, सिंपल तरीका है। ये था फॉरेन करेंसी अप्रोच, फॉरेन करेंसी अप्रोच में तो आ गया निगेटिव, होम करेंसी अप्रोच में क्या होएगा, 0th टाइम का, फर्स्ट का और सेकंड ईयर का हमको लगेगा फॉरवर्ड रेट, जिसके लिए हमने वर्किंग करी थी, ये देखो करी थी, ये फर्स्ट और सेकंड का। तो आप हर साल की कैश फ्लो को कन्वर्ट कर लोगे इन फॉरवर्ड रेट्स पे, और ध्यान देना इंडिया का रेट है 12%, क्योंकि आप इंडियन करेंसी में अब आप लेके आ रहे हो उसको, तो इंडिया का रेट लग जाएगा। ये तो सिर्फ आप चाइनीज़ युआन डायरेक्ट उठा रहे थे, तो ये चाइनीज़ युआन का ही रेट था 11.39%। ठीक है, अब देखो कितना आसान है, यही वो 2 कैश फ्लोज है, 835 और 4637। 4637 कहाँ से आया सर, ये जो दूसरे साल की ऑपरेशनल कैश फ्लो में लैंड और ऑफिस का टोटल ऐड करा था, तो यही कैश फ्लोज को आप यहाँ लेके आ जाओ और फॉरवर्ड और स्पॉट रेट से कन्वर्ट कर लो इंडियन रुपीज़ में। ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गए तो अब रूपी वाले रेट से डिस्काउंटिंग करो। दिस इज़ नथिंग बट होम करेंसी अप्रोच। ये ऑलरेडी आप देख चुके हो, एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, उस हिसाब से तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि चाइनीज़ युआन में एनपीवी निगेटिव आ रही है, रुपीज़ में कन्वर्ट करने के बाद अगर वो पॉजिटिव आ रही है, तो मेजर रीज़न क्या होगा सर? बहुत सिंपल है, मेजर रीज़न है रूपी का डेप्रीशिएट होना। रूपी अगर आप देख रहे हो तो पहले 9.50 पर चाइनीज़ युआन था, फिर 9.67 और 9.85 हुआ। रूपी डेप्रीशिएट होने की वजह से जब आप चाइनीज़ युआन बेचने के लिए लेके आए इंडिया में, तब तक रेट बढ़ चुके थे और आपको ज़्यादा रुपए मिले। आप एक्सपोर्टर का रोल प्ले कर रहे हो यहाँ पे, इसलिए आपकी एनपीवी ज़्यादा आई। जब आपने इन्वेस्टमेंट करा तो 9.50 ही था, पर जब वापस लेके आए, जैसे 46 लाख आखिरी में लेके आ रहे हो, तब 9.85 है। तो डिफरेंस देखो ना, 9.50 में खरीदा, 9.85 में बेचा, फ़ायदा तो है यहाँ पे, वही फ़ायदा आपको यहाँ इसमें नज़र आएगा। ग्रेट सर, क्वेश्चन नंबर 14 विल बी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इन्होंने एक और चीज़ करी है अजम्पशन लेके, जो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। सेकंड वाले के 2 आंसर दिए कि हर साल लेके आ जाए हम पैसा इंडिया में, या फिर सिर्फ दूसरे साल लेके आए, यानी कि जो पहले साल की कैश फ्लो है उसको वहीं पे होल्ड करके रखो और इसमें ऐड कर लो 46 में, तो देखो वो 54 हो गई। 46 में 8 लाख अराउंड आपने ऐड करा तो 54 हो गई। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। अगर वैसा है तो फिर वही 2 रेट है, एक्सचेंज रेट सिर्फ 0th टाइम का और 2 साल के बाद का कैश फ्लो, और वो तो और कम आ रही है,
क्यों कम आ रही है? क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट आपने खो दिया ना। जो फर्स्ट ईयर की कैश फ्लो थी उसको बस 0 इंटरेस्ट पे चाइनीज युआन में वहीं रहने दिया पड़े। दूसरे साल आप लेके आए प्रोजेक्ट बंद करने के बाद, गलत है। आपको हर साल लेके आना चाहिए, क्योंकि वहां तो इंटरेस्ट मिल नहीं रहा उस पर 1 साल में। तो 8 लाख का सीधा एनपीवी आ गया 2 लाख, गलत है ना, 6 लाख का नुकसान है। आ जाओ सर, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कुछ नया नहीं होगा सीखने लायक, तो हम ये छोड़ देंगे सर। होम करेंसी अप्रोच, ये पूरा क्वेश्चन है होम करेंसी अप्रोच पे, ठीक है। बस इसमें फ़र्क क्या है कि इंडियन कंपनी नहीं है, कंपनी अमेरिका की है जो इंडिया आके इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो सारी कैश फ्लोज रुपीज़ में दी है, जो उस कंपनी के लिए फॉरेन करेंसी में है। तो रुपीज़ वाली कैश फ्लोज को आपको कन्वर्ट करना है होम करेंसी यानी कि डॉलर में, और फिर एनपीवी निकालनी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो ये मैं क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ। देखो, होम करेंसी अप्रोच है, इसीलिए उन्होंने हर साल के रेट भी निकाले हैं यहाँ पे, हर साल के रेट भी निकाले हैं, फॉरवर्ड रेट, सेल्स निकाल लिया, और ये हर साल का सेल्स है रुपीज़ में। तो इन्होंने हर साल ले लिया, 1 2 3 4 5 साल सेम सारे कैश फ्लो ले लिए, 37,74,000, और हर साल का 37,74,000 वो यूएस लेके गए, और हर टाइम का रेट अलग था, तो डॉलर में वैल्यूज़ अलग आ गई। अब इन डॉलर्स को मैं डिस्काउंटिंग करूँगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा है नहीं दिक्कत। देखो, डॉलर के टर्म्स में निकाला तो इनिशियल आउटफ्लो इतना आया, और वो 5 कैश फ्लोज ये रही जो अभी अभी हमने निकाली, और उसके बाद आपने वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट किया था तो वो रिलीज़ हुआ, और यहाँ पे प्रोजेक्ट को बेच दिया, प्रोजेक्ट को बेचा तो पैसा वापस मिला, ये रहा। हाँ, एक कैलकुलेशन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वर्किंग कैपिटल वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखा है बाय मिस्टेक, तो आप थोड़ा सा इसको ठीक कर लो। 13,262.60 यहाँ होना चाहिए, 0.681 से वो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आ जाएगा 9031.83। बाकी आंसर ये सही है, टोटल सही था, बस वहाँ पे टेबल में टाइप करना छूट गया था। तो एक ये पार्ट आप ठीक कर लोगे, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। 15, 16, 15, 16, 15 है, 16 है हमारे पास, 17 और 18, चारों क्वेश्चन को हमको देखना है। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 15 पे डिस्कशन करते हैं। एक यूएस बेस्ड कंपनी है, अभी मैं आपको इसका जिस्ट बता देता हूँ। अभी जो कंपनी है ना, वो ऑलरेडी इंडिया में इंडिया में सेल कर रही है। अमेरिका की कंपनी इंडिया में एक्सपोर्ट कर रही है, तो सारा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है सर? अमेरिका में हो रहा है, और वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया में। पर कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, और अमेरिका में उस कंपनी के जो कंपिटिटर्स है वो इंडिया आके सब्सिडरी बना रहे हैं, यहाँ प्लांट डाल रहे हैं, यहाँ सेटअप कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट सबको बुला रही है। तो ये वाली कंपनी भी सोच रही है कि हमें सब्सिडरी डाल देनी चाहिए, ठीक है। अब सब्सिडरी डालने के कुछ कैश फ्लोज है, वो ध्यान में रखते हुए, और पहले जो एक्सपोर्ट के थ्रू हम कमा रहे थे वो ध्यान में रखते हुए, आपको ये डिसाइड करना है कि क्या सब्सिडरी डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए। तो हम इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करेंगे कि जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा था तो कितना कमा रहा था, और जब मैं सब्सिडी डाल रहा हूं तो कितना कमा रहा हूं, और नेट में ज़्यादा कितना कमा रहा हूं। अगर सच में कुछ ज़्यादा कमा रहा हूं तो सब्सिडी डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, और एक एक करके चीज़ें लिखते जाएंगे, कहानी आसान बन जाएगी। ये वाली फाइल इतनी वो हो गई है ना, तकरीबन 290 पेजेस का हो गया ये क्लास नोट्स, पता है, और इस वजह से अब ये देती है, इसे बेचारे को लोड होने में बहुत टाइम लगता है। अब मैं सोचूं आखिरी के 2 चैप्टर के लिए क्या नई फाइल बनाना, पर अब लग रहा है कि एक सपोर्ट करेगी नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर 15। अगर हमने सब्सिडरी डाली तो, और हमने एक्सपोर्ट जारी रखा तो, और ये आ गया इंक्रीमेंटल, मतलब दोनों का डिफरेंस, सब्सिडरी डालने की वजह से एक्स्ट्रा कैश फ्लोज कितनी हो रही है वो। देखो,
A US based company is planning to set up a subsidiary company in India जहां पे वो अभी एक्सपोर्ट कर रही है in view of the growing demand for its product and competition from other US based companies. आप अगर उस US बेस्ड कंपनी के एंगल से देखोगे तो अगर इंडिया में उसको आना है तो सबसे पहले वो एक्सपोर्ट करके देखेगी कि क्या डिमांड है इंडिया में, लोग खरीद रहे हैं हमारा प्रोडक्ट, और अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आप तब जाके सब्सिडरी ओपन करोगे इंडिया में. द इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट consisting of plant and machinery including installation is estimated to be $490 million. So आपको इंस्टॉलेशन जो प्लांट एंड मशीनरी लग रही है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, दैट्स $490 million. ठीक है, ओके. द नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आर एस्टिमेटेड एट $60 million. जो वर्किंग कैपिटल लगना है वो है सर $60 million. अब थोड़ा ध्यान देना, वर्किंग कैपिटल कोई खर्चा नहीं है, पहली बात तो ये एक्सपेंस में नहीं जाएगा, ना ही इस पे डेप्रीशिएशन वगैरह आप चार्ज करते हो जैसे प्लांट एंड मशीनरी पे करोगे. वर्किंग कैपिटल कभी भी कैसा होता है कि बिजनेस चलाने के लिए डाला जाता है, बिजनेस खत्म होने के बाद वापस ले लिया जाता है. तो जब भी वर्किंग कैपिटल की बात आती है तो एक चीज ध्यान रखना, स्टार्टिंग में उसको दिखाओ आउटफ्लो और एंड में उसको दिखाओ इनफ्लो, कि भैया प्रोजेक्ट बंद हो गया तो हमने वर्किंग कैपिटल वापस निकाल लिया. एक तरह से बैंक में आप कैश फ्लो होने के लिए पैसा डाल रहे हो, मशीन चलाने के लिए. मशीन का काम खत्म हो गया तो वापस वो पैसा निकाल लो. इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट, नेट वर्किंग कैपिटल, प्रोजेक्ट कॉस्ट प्लांट एंड मशीनरी के लिए 490, वर्किंग कैपिटल के लिए 60. कंपनी फॉलो करती है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन. करंटली कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही है वो है 2 million यूनिट्स एवरी ईयर एट अ यूनिट प्राइस ऑफ $90. जो सेलिंग प्राइस है वो है $90 और वेरिएबल कॉस्ट अभी जो आ रही है वो है $50. ये एक्सपोर्ट की डिटेल है, यानी कि अगर मैं सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट लूँ तो 90 और 50 आ रही है, तो इससे कंट्रीब्यूशन कितना आया सर हमारा? 40 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है एग्जिस्टिंग में, और हम क्वांटिटी कितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं? 2 million क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में. अभी का सिचुएशन ऐसा है. आगे अब जो कंपनी का CFO है उसने कुछ नीचे दिए गए डिटेल्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में और बाकी डेटा के बारे में बताया. वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी $30 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. ये है सब्सिडरी के बारे में जानकारी कि अगर हमने इंडिया में सब्सिडरी डाली तो अब हमारी कॉस्ट सिर्फ $30 आएगी. आप कंपेयर करके देखो, एक्सपोर्ट करने में प्रोडक्शन हो रहा है US में, उसकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है $50, और इंडिया में ही अगर प्रोडक्शन करोगे तो $30 ही वेरिएबल कॉस्ट आएगी. ठीक है. एडिशनल कैश फिक्स कॉस्ट विल बी $30 million पर एनम एंड द 30, पहले मैं ये ले लेता हूँ, फिक्स कॉस्ट $30 million. अभी क्वेश्चन में ना उन्होंने ऐसा दिया नहीं है कि अभी कितना लग रहा है, उन्होंने बोल दिया एडिशनल फिक्स कॉस्ट. तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट यानी आप ऐसा मान के चल सकते हो कि अगर ये पहले 100 लग रहा था तो अब ये 130 लग रहा है, तो एडिशनल कितना हो गया? 30 बस. तो फिर भी हम जो दिया है वही लेंगे, हमने यहाँ 30 लिख लिया. ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन सब्सिडरी की हो गई. यहाँ पे देखो कुछ डिटेल दी है. इस प्रोजेक्ट का जो शेयर है ऑफ अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट विल बी $3 million पर एनम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू शेयर. मतलब अमेरिका में जो भी इनका बिजनेस चल रहा होगा वहाँ पे ऑलरेडी ये $3 million का खर्चा हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे आपने सब्सिडी डाल दी तो उतना खर्चा आप इधर शिफ्ट कर दे रहे हो एज एन एक्सपेंस, जबकि यहाँ का खर्चा है नहीं और वो कैश एक्सपेंस नहीं है. ये जो $3 million है ये तो खर्चा अमेरिका में अपने दूसरे कामों के लिए हो ही रहा है, सब्सिडी डालो या मत डालो, ये सिर्फ अलोकेटेड एक्सपेंस है, अलॉट किया हुआ एक्सपेंस है. दिस इज कॉल्ड एज इररिलेवेंट एक्सपेंस, दिस इज नॉट अ कैश एक्सपेंस. तो इस चीज को टोटली इग्नोर किया जाता है. आपने इंटरमीडिएट पे कॉस्टिंग में ये चीज पढ़ी होगी, अलोकेटेड एक्सपेंसेस को डिसीजन लेने के लिए कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आप सब्सिडी नहीं भी डालोगे तो भी ये 3 million की फिक्स कॉस्ट बियर तो की जाएगी और वो दूसरे प्रोजेक्ट में कहीं और खर्चे में डालेंगे, तो लगना तो है ही खर्चा. तो डिसीजन लेने के लिए मेरे लिए ये काम नहीं आ रहा. जैसे अगर मैं सब्सिडी नहीं डालूं तो ये $30 का खर्चा थोड़ी होएगा, एडिशनल फिक्स कॉस्ट 30 million की थोड़ी होएगी, तो ये ज़रूरी है.
अच्छा, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रपोज्ड प्लांट इज 5 years विथ नो सैल्वेज वैल्यू, कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है, तो आपका डेप्रीशिएशन क्या आएगा पता है, 490 डिवाइडेड बाय 5, तो डेप्रीशिएशन आएगा 98 का। ठीक है, आगे देखो, ये भी सब्सिडरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इन इंडिया, जो सब्सिडरी हम डालने वाले हैं उसकी कैपेसिटी है 5 मिलियन की क्वांटिटी। देखो हमारी 5 मिलियन की $5 मिलियन की क्वांटिटी की कैपेसिटी है, और एक्सपोर्ट हम कितना कर रहे हैं, 2 मिलियन। अगर हम सब्सिडी डालते हैं तो 5 मिलियन प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं, और उसकी प्राइस कितनी है, प्राइस सबकी सेम है दोनों की 90-90। ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 60 आ गया। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ मेरा कंट्रीब्यूशन 300 है और यहाँ मेरा कंट्रीब्यूशन 80 ही था एक्सपोर्ट में। अच्छा, और अभी फ़र्क पड़ेगा इसमें, आगे देखना। ये भी हो गई सब्सिडरी की इन्फॉर्मेशन। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में से कौन सी सब्सिडरी की और कौन सी एक्सपोर्ट की है ये मुझे पता चलना ज़रूरी है। एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ 2 मिलियन यूनिट्स थ्रू एक्सपोर्ट इज़ $25 मिलियन। अब आप देखो, अभी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और अभी आपको $25 मिलियन की वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी लग रही है, यानी अगर आप सब्सिडरी डालने का प्लान करते हो तो आपको पूरा 60 मिलियन और देने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट बंद करोगे, सब्सिडरी डालोगे तो वो 25 लाख का इधर इस्तेमाल करा जा सकता है। 25 मिलियन है, हाँ, वो $25 मिलियन का इस्तेमाल इधर किया जा सकता है। यानी कि सब्सिडरी डालने का डिसाइड करते हो तो सिर्फ 35 मिलियन एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल लग रहा है आपका। जितना लग रहा है उतना ही रिलीज करोगे। ठीक है, अब देखना, तो ये तो 0, ये एक्सपोर्ट में क्या प्लांट एंड मशीनरी, तो ये पूरा 490 जा रहा है। इंक्रीमेंटल अप्रोच से देखो, ठीक है, और आगे लेते हैं, पहले तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द कमिंग ईयर, आने वाले सालों में एक्सपोर्ट जो 2 मिलियन क्वांटिटी का हम कर रहे थे अभी तक, वो 1.5 तक आ जाएगा। क्यों पता है, क्योंकि बाकी कंपनी सब्सिडी डाल रही है यहाँ पे और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हमारा सेल जो हम जिस तरीके से चला रहे हैं एक्सपोर्ट के थ्रू, अगर वैसा ही चलाते रहे तो 2 मिलियन यूनिट अगले साल बेचना मुश्किल है, तो 1.5 मिलियन यूनिट ही रहेगा। इसका मतलब हमारा ये डिसाइड करना कि यहाँ पे 2 मिलियन यूनिट है वो गलत हो जाएगा। तो इस 2 को आप रिप्लेस करके अब कर दो 1.5, तो ये हो गया 60। यानी अगर अगले साल आप एक्सपोर्ट करते हो तो सिर्फ 60 मिलियन का कंट्रीब्यूशन है, बट अगर सब्सिडी डालते हो तो 300 मिलियन का कंट्रीब्यूशन है। एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कितना है सर, 240 का, जो कि एक अच्छी बात है। एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मतलब एक्सपोर्ट से ज़्यादा सब्सिडरी में कितना आ रहा है, सब्सिडरी में एक्सपोर्ट से ज़्यादा कितना आ रहा है, 240 आ रहा है। टोटल तो 300, बट एक्सपोर्ट से 240 ज़्यादा। ठीक है, इंक्रीमेंटल का मतलब वही हुआ। तो ये ऐसा हो गया। अप्लीकेबल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट 35% है, इस टैक्स सेविंग के लिए काम आएगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस प्रोजेक्ट इज 12% है। ठीक है, अज्यूमिंग दैट देयर विल बी नो वेरिएशन इन द एक्सचेंज रेट, 2 currencies and all profit will be repatriated as there will be no withholding tax। एस्टिमेट करो NPV और बताओ। NPV 12% और ये रेट लेने, 4 डेसिमल है सर, याद रखना। ठीक है, कहानी ख़त्म। अब आपको इनके बेसिस पे डिसाइड करना है। मैं बताता हूँ, 0 पॉइंट पे कौन सी कैश फ्लोज हो रही है, 0 0। ठीक है, और फिर इतनी कैश फ्लोज जो है आपकी पूरी 1 से लेके 5 साल तक होगी। ठीक है, फिक्स कॉस्ट भी आएगा ना इसमें, तो 1 सेकेंड, ये पूरी। अच्छा, इसके अलावा डेप्रीशिएशन भी आएगा। डेप्रीशिएशन अगर आप देखोगे तो वो 98 का आएगा, लेकिन एक्सपोर्ट के केस में कुछ भी नहीं था, फिक्स कॉस्ट यहाँ कुछ भी नहीं थी। ठीक है, तो मैं अगर ऑपरेशन वाला पार्ट लेना चाहूँ तो ऑपरेशन वाला पार्ट आएगा इतना, 1 से लेके 5 साल तक। और उसके बाद 5वें साल में और क्या होने वाला है देखो, 5वें साल में ये प्लांट एंड मशीनरी बेच दोगे, नो सैल्वेज वैल्यू, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, बट वर्किंग कैपिटल तो वापस आएगा। वर्किंग कैपिटल तो वापस आएगा, इसमें भी 60 का वापस आता है, इसमें भी 25 का वापस आता है, यानी कि नेट में कितना बाकी आएगा, सिर्फ 35 का बाकी आएगा। 35 इंक्रीमेंटल लगाया तो 35 ही वापस आएगा। बस इतना सा तो है कंसिडर करना। और ये ले लो 30 का, ये ले लो 98 का, कहानी खत्म। जो इंक्रीमेंटल वाली साइड में दिख रहा है ना आपको,
उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अच्छा, ये जो 240 दिख रहा है आपको, 35% टैक्स रेट है, 35% टैक्स रेट है, तो 0 टाइम पे तो आप दिखा दोगे मेरा इतना गया, 525 आता है वो, 0 टाइम पे 525 गया। और 1 से लेके 5 साल तक देखना क्या होता है आपका 240, आप 240 का कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन, तो 240 माइनस 30 माइनस 98 वो आता है 112, उसमें से 35% टैक्स रेट माइनस कर दो तो वो आता है 72.8, इसमें डेप्रीशिएशन 98 का वापस ऐड कर दो तो ये आता है 170.8। 170.8 का आपका हर साल का इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है, दोनों का एडजस्ट करके इंक्रीमेंटल। तो 170.8 यहाँ लोगे और एन्युटी फैक्टर लोगे और प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, और 5वें साल में 35 का इनफ्लो दिखाओगे वर्किंग कैपिटल का, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लोगे, प्रेजेंट वैल्यू ले लो, ये आ गई एनपीवी। आओ देखो आंसर अब क्या आता है। सबसे पहले तो ये 525 समझ में आया कि 490 की कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वर्किंग कैपिटल जो नया लगने वाला है और पुराना रिलीज होने वाला है, ये एक्सपोर्ट वाला, ठीक है। अब इन्होंने जो इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो ऑपरेशंस में लिया है वो देखो, इन्होंने पहले कंसिडर किया कि पूरा हम सब्सिडरी से लेते हैं तो कितना, सब्सिडरी अगर डालते हैं तो 209.8 का कैश फ्लो आफ्टर टैक्स होगा, टैक्स वैक्स सब कंसिडर करके। और अगर एक्सपोर्ट को कंटिन्यू रखते हैं, एक्सपोर्ट को कंटिन्यू रखते हैं तो 1.5 मिलियन ही यूनिट बेच पाएंगे 90 के रेट से, वेरिएबल कॉस्ट की 1.5 मिलियन पे, उस पे कंट्रीब्यूशन और कोई टैक्स है नहीं, डेप्रीशिएशन और कोई खर्चा नहीं है, डेप्रीशिएशन नहीं है, तो सीधा टैक्स लगाया 39 आया। आप देख लो 209.80 में से 39 माइनस करोगे तो वो भी आएगी 170.80। अब मैं तो बोलता हूँ इंक्रीमेंटल लो सीधा सीधा, ये रहा 170.80। कैसा आया 170.80 इंक्रीमेंटल लेके, कि ऑपरेशंस में सब्सिडरी में कितना लग रहा है, एक्सपोर्ट में कितना लग रहा है, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया तो वो हो गया इंक्रीमेंटल। ये होगा हर साल, ये देखो 1 से 5 साल तक हर साल 170.80 आपको आएगा, ये इंक्रीमेंटल एनपीवी है सर। मतलब एक्सपोर्ट वाला रेवेन्यू माइनस करने के बाद सब्सिडरी में कितना एक्स्ट्रा आएगा, तो एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया इतना आ गया, 5वें साल में 35 मिलियन वापस आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया इतना आ गया, ये टोटल इतना है, आज का आउटफ्लो इतना है, टोटल एनपीवी आ रही है 110। मतलब एक्सपोर्ट का रेवेन्यू माइनस करने के बाद में भी सब्सिडरी में हम 110.5588 इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी विल गो विद द सब्सिडरी। एक्सपोर्ट का माइनस करने के बाद आप एक चीज़ का ध्यान देना, ये एक्सपोर्ट का रेवेन्यू या एनपीवी है क्या, नहीं, ये सब्सिडरी का एनपीवी है क्या, नहीं, ये है सर सब्सिडरी माइनस एक्सपोर्ट दोनों को करने के बाद का एनपीवी। इंक्रीमेंटल अप्रोच इसी को बोलते हैं। जब भी कभी दो डिसीजन में डिसाइड करना होता है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो सिंगल दोनों का एनपीवी निकाल के आखिरी में दोनों के एनपीवी को माइनस कर दो, या तो स्टार्टिंग से ही दोनों के डिफरेंस पे काम करो, तो जो एनपीवी आएगा वो भी डिफरेंस वाला ही आएगा ऑटोमेटिकली, और वो पॉजिटिव आया तो गो विद दैट ऑप्शन, अदरवाइज डोंट गो विद दैट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 की हुई समाप्ति। इसमें हमने सीखा इंक्रीमेंटल अप्रोच कैसे यूज़ करते हैं, बाकी तो कहानी काफ़ी कुछ सेम थी। सो वेलकम बैक आफ्टर दीज 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने में है। क्वेश्चन बड़ा दिखेगा पर है छोटा, और धीरे धीरे आप समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आसान है। पढ़ते हैं सर, इस क्वेश्चन को डिटेल में लेंगे। मिस्टर विश्वास दोस्त किसका है, ध्यान देना, प्रमोद का है। और प्रमोद कौन है, आशीर्वाद लिमिटेड नाम से जो कंपनी इंडिया में है उसका डायरेक्टर है प्रमोद। प्रमोद का दोस्त है विश्वास। अब विश्वास जो है ये सिटीज़न है मॉरिशस का। सो मॉरिशस में कौन है, विश्वास। इंडिया में कौन है, प्रमोद। प्रमोद डायरेक्टर है आशीर्वाद लिमिटेड का। अब ये जो विश्वास है उसका दोस्त है ये प्रमोद, ठीक है। अब विश्वास के जो फैमिली मेम्बर्स है, जो मॉरिशस में बंदा बैठा है, उसके पेरेंट्स भी इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में ही रहते हैं, और उसके दोस्त भी इंडिया के अलग अलग जगह में रहते हैं। ये सारा यहाँ पे दिया है। अलॉन्ग विथ मिस्टर प्रमोद, अब वो प्रमोद के साथ में इंडिया में बिजनेस सेटअप करना चाह रहा है। इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप अ बिजनेस इन इंडिया एंड हैज फॉर्मरली इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी कॉल्ड एरियस प्राइवेट लिमिटेड इन मुंबई। तो ये हो गई पीछे की कहानी, इससे आज अभी तक कोई लेन देन नहीं है ज़्यादा। आगे, टू स्टार्ट विथ ही रिसीव्ड बिजनेस प्रपोजल फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड्स निमिश। निमिश एक कंसल्टेंट है
और वो उसने बिजनेस प्रपोजल दिया है अपने बंदे को, प्रमोद और इन्होंने मिलके जो कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है, क्या नाम है उसका, विश्वास, ठीक है। अब इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द बिजनेस शैल रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ मॉरिशस डॉलर आपका MUR 100 million एंड देयर आफ्टर MUR 2 million ईच ईयर विल बी नीडेड एज। मॉरिशस डॉलर क्यों लिखा है इन्होंने, पता नहीं, मॉरिशियन डॉलर नहीं होता, वो मॉरिशियस रूपी होता है, MUR का मतलब। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग का 100 million मॉरिशस रुपीस का होगा एंड देयर आफ्टर मॉरिशस रुपी 2 million ईच ईयर विल बी नीडेड एज अ वर्किंग कैपिटल फंड। जब भी कभी ऐसा होना तो आप ना एक टाइमलाइन निकाल के चलो, कहीं पे भी जगह होगी तो ये, जैसे मैं इधर ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये टाइमलाइन हो गई, 1 2 3 4। स्टार्टिंग में 100 million मॉरिशस रुपीस का इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, वर्किंग कैपिटल भी लगने वाला है। अब एक चीज़ ध्यान दो, जो वर्किंग कैपिटल होता है वो आपका एक्सपेंस नहीं है, इनकम नहीं है, वो एक तरह का सिर्फ इन्वेस्टमेंट है जो आखिरी में वापस रिकवर हो जाता है। एक तरह से धंधा चलाने के लिए आपने पेटी कैश दिया, आप वो कैश रोल ओवर होते रहता है और धंधा खत्म होते ही वापस वो कैश ले लेते हो, ठीक है। सो वैसे ही वर्किंग कैपिटल है आपका 2 million ईच ईयर विल बी नीडेड। सो हर साल, उसके बाद उन्होंने बोला तो हर साल 2 million का वर्किंग कैपिटल लगेगा, ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट करा। अब आगे, thereafter Mauritius rupee 2 million each year will be needed as a working capital fund. Mr. Vishwas wishes to evaluate whether the business proposal is viable or not. ठीक है, सही बात है, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बिजनेस में NPV पॉजिटिव आएगी तभी करेंगे। अब आगे की इंफॉर्मेशन देखो, आज का एक मॉरिशियस रुपी इज इक्वल टू 1.88 इंडियन रुपी, ठीक है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं उसको कि 1.88 क्या है सर, इंडियन रुपी है पर मॉरिशियस रुपी, ठीक है। आगे, इन्फ्लेशन इंडिया में 6% का चल रहा है, मॉरिशियस में 5% का चल रहा है। इन्फ्लेशन जो अगले 4 सालों तक एक्सपेक्टेड है वो है 0, मतलब चेंजेस, कि यही 6% और 5% चलता रहेगा तो आपकी कहानी थोड़ी आसान हो गई, ठीक है। एडिशनली 8 करोड़ आउट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट शॉल बी रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप द प्लांट। अब देखो कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, 100 million का इन्वेस्टमेंट था मॉरिशियस रुपीस का, पर अब वो बोल रहे हैं कि उसी में से 8 करोड़ रुपए का तो हम प्लांट सेटअप करेंगे। तो यहाँ आपको पहले तो मॉरिशियस रुपी को इंडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो गया 100 million 000 उसको 1.88 से कन्वर्ट करोगे तो वो आता है 188 million इंडियन रुपीस। अब उसको करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 18.8 करोड़, ठीक है। तो 18.8 करोड़ इंडियन रुपीस में से कितना बोल रहा है, 8 करोड़ रुपीस आउट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, 8 करोड़ का जो है वो तो प्लांट सेटअप करने में लगेगा, दिस इज कैपेक्स। ये कोई एडिशनल नहीं है सर, उसी 18.8 में इंक्लूडेड है। उस प्लांट की लाइफ 4 साल रहेगी और 4 साल के बाद उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू रहेगी 80 lakhs, मिलियन, करोड़, लैक्स। गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे, सो ध्यान देना सर। मैं इसको लिख देता हूँ 0.8 करोड़। दो चीज़ है, मैं मॉरिशियस रुपी को मिलियंस में लेता जाऊँगा, करोड़्स को इंडियन रुपी को करोड़्स में लेता जाऊँगा। एक ही तरीका यूज़ करो, या तो सबको लैक्स में या तो सबको करोड़्स में। क्वेश्चन में ज़रूर पढ़ना कि दिया है कि कुछ। डेप्रीशिएशन जो आपको चार्ज करना है वो है सर स्ट्रेट लाइन मेथड पे। अब ध्यान दो, आपके प्लांट की कॉस्ट, ये जो डेप्रीशिएशन है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपके प्लांट की कॉस्ट है 8 करोड़ रुपीस, ठीक है। उसमें से 0.8 तो सैल्वेज वैल्यू है और जो बचा उसको स्ट्रेट लाइन मेथड में 4 साल के लिए डेप्रीशिएट करना है। तो 8 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि हर साल का डेप्रीशिएशन हो गया 1.8 करोड़ रुपीस का। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। मोस्टली लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 18.8 करोड़ पे डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, ये समझ के कि सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नहीं, इन्होंने क्लियर लिखा कैपेक्स कितना है। आगे, अब 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट शॉल बी थ्रू डेट फंड्स एंड फ्रॉम मॉरिशस।
जितना भी हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, जैसे 188 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, 188 मिलियन या फिर 18.8 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसमें से 40% तो मॉरिशस से आएगा, ठीक है, एट अ पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ 10% लोन के थ्रू डेट। और बचा हुआ जो पैसा है यानी कि 60% ये आएगा मिस्टर विश्वास के द्वारा और उसके दोस्तों द्वारा, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12% का रिटर्न। अब इस डेटा से हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाएगा डिस्काउंटिंग करने के लिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ इक्विटी का पैसा नहीं है कि केई पे डिस्काउंट करो, सिर्फ डेट का पैसा नहीं है कि आप पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट पे डिस्काउंट करो, आपका दोनों का पैसा है। और आपने ये इंटरमीडिएट पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ा है कि WACC निकाली जा सकती है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसे निकालोगे सर? बहुत सिंपल, 40% पैसा आ रहा है 10% के डेट पे, कॉस्ट ऑफ डेट, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, प्लस 60% आ रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे, जो कि 12% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 12 है तो 12 कर देता हूँ, पॉइंट नहीं, सो ये 12, ये आ गया आपका WACC। आगे 4 बार 72 12 और 4 प्लस 7.2 11.2% आपका डिस्काउंट रेट बन जाएगा, और कुछ नहीं दिया रहा तो। अब रेवेन्यूज और कॉस्ट का जो आपको डिटेल दिया हुआ है इन रियल टर्म्स, अंडरलाइन करो, यानी कि इसके अंदर इन्फ्लेशन नहीं है। तो हम कौन सा इन्फ्लेशन ऐड करेंगे? फिलहाल के लिए जो ऊपर दिया है 6 और 5% का, पर आगे और डेटा है। ईयर 1 2 3 4 रेवेन्यू और कॉस्ट आपको दे दिया। अज्यूम दैट द अप्लीकेबल टैक्स रेट इन इंडिया इज 30%, और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होने की वजह से इंडिया में टैक्स भर दिया तो मॉरिशस में कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अप्लीकेबल इन्फ्लेशन रेट इन रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर एज फॉलोज। अब आप देखो, ऊपर आपको इन्फ्लेशन दिया था, नीचे लिखा भी था कि चेंज नहीं होगा, पर अलग से इंफॉर्मेशन है कि जो यहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट दी है उनमें आपको ये इन्फ्लेशन का रेट लगाना है, और ये रियल टर्म्स में है, यानी कि दोनों के दोनों जीरो टाइम पे है। अब आप कैसे लगाओगे, थोड़ा ध्यान दो। एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग का यहाँ पे इंक्लूजन होता है, हमने उसमें पढ़ा था कैपिटल बजटिंग विथ इन्फ्लेशन, और अगर आपको याद होगा तो ये सारे जो रेट्स है इन्फ्लेशन के, ये इंडेक्स फॉर्म में लगते जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, पहले तो रियल टर्म्स में रेवेन्यू लेता हूँ, ठीक है। रेवेन्यू देखो क्या दिया हुआ है, 6 7 8 8, ठीक है, 6 7 8 8। अब ये सारी की सारी कैश फ्लोज जो है ना, एक तरह से यहाँ पे है सर, 0 पॉइंट पे, या फिर समझाने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है, 6 7 8 8, ठीक है। अब इनको अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट करना है, तो 6 को तो एक ही साल से आगे बढ़ाना है। क्या है इन्फ्लेशन का रेट रेवेन्यू का? 10%। आप क्या करोगे सर? इंटू 1.1, ये आ गया 6.6। पर 7 जो है उसको दूसरे साल तक लेके जाना है, तो पहले साल का इन्फ्लेशन 10% से गुजरना पड़ेगा, दूसरे साल 9% से गुजरना पड़ेगा। सो पहले साल ये 10% से गुजरेगा तो आ जाएगा फर्स्ट ईयर के एंड में, फिर 9% से गुजरेगा तो आ जाएगा सेकेंड ईयर के एंड में। इस तरीके से सारे करने हैं, यानी कि हर रेवेन्यू के कैश फ्लो को पहले साल से तो गुजरना ही पड़ेगा, फिर आगे कितना पहुंचाना है, 9 8 7, तो ये हो गया 1.1 इंटू 1.09 इंटू 1.08, तो ये तीसरे साल में आ जाएगा 1.09 1.08 इंटू 1.07, तो ये चौथे साल में आ जाएगा। देख रहे हो, यहाँ से आप खींचते लेके जा रहे हो और वहाँ पे छोड़ रहे हो जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, तो हर साल के इन्फ्लेशन से गुजरना पड़ेगा सर उनको, ठीक है। ऐसे ही कॉस्ट में निकाल लोगे, ठीक है। आगे देखो, मिस्टर विश्वास सीक्स एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन वेदर द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज वायबल ऑप्शन और नॉट। आपको ध्यान देना है कि आप कहीं पे भी 4 डेसिमल के ऊपर में कैलकुलेशंस ना लो, ऊपर से इन INR के कैलकुलेशन करोड़ में होने चाहिए, मॉरिशस रुपीज़ के मिलियन में होने चाहिए। सो धीरे धीरे देखो, हमने प्रोजेक्ट को NPV निकालना है, और NPV में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और कुछ नहीं। अगर आप टाइमलाइन देखोगे तो ये रहा, आप ऐसी टाइमलाइन में स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करोगे मॉरिशस रुपीज़ का,
ठीक है, और उसके बाद हर साल वर्किंग कैपिटल आपका इन्वेस्ट करोगे। पर ये मॉरिशस रुपीज़ में है तो आपको हर साल के एंड के एक्सचेंज रेट लगेंगे इनको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। एक्सचेंज रेट जो है आपका सिर्फ आज का स्पॉट रेट दिया हुआ है, पर आप परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी के मदद से, क्योंकि आपको क्वेश्चन में इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है, आप हर साल के एंड के एक्सचेंज रेट निकाल के ये जो मॉरिशस रुपी का इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल, इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लोगे। उसके बाद रेवेन्यूज़ का इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टमेंट, कॉस्ट का इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टमेंट, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस करो तो इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा, टैक्स हटाओगे अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा, डेप्रीशिएशन ऐड बैक कर लो। ये सारे ऑपरेशंस के पार्ट है। 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो सर सारे ऑपरेशंस को, यहाँ यहाँ और बीच का। तो स्टार्टिंग में तो 100 का हो गया, फिर ये 2 मिलियन का हो गया, और ये सारा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करोगे तो PBDT आएगा, डेप्रीशिएशन माइनस करोगे तो PBT आएगा, फिर टैक्स माइनस करोगे तो PAT आएगा, फिर डेप्रीशिएशन ऐड बैक करोगे तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आएगा। तो ये तो ऑपरेशंस का पार्ट हो गया चारों साल का। इसको भी डिस्काउंटिंग कर लेंगे 11.20% से। अब टर्मिनल वैल्यू पे जाते हैं। आखिरी में आपको ध्यान देना 0.8 करोड़ की सैल्वेज वैल्यू मिल रही है, प्लस जो आपका वर्किंग कैपिटल 4 साल का जमा हुआ है ना, वो भी आपको मिलेगा वापस, क्योंकि ये कोई खर्चा नहीं था आपका, इसका इंडियन करेंसी का फॉर्म, कोई खर्चा तो था नहीं, तो ये वापस रिलीज हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल। कहानी खत्म। अब देखो, सबसे पहले मैंने परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी का इस्तेमाल करा और मैंने निकाल लिए चारों साल के एक्सचेंज रेट। स्पॉट तो है ही मेरे पास में, ठीक है। क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? आपको डायरेक्ट कोट दिया हुआ INR पर मॉरिशस रुपी, तो डायरेक्ट कोट में 1 + ID डिवाइडेड बाई 1 + IF इज इक्वल टू F/S। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। ये देखो ID यानी कि 6% का इन्फ्लेशन, 5% का इन्फ्लेशन, IF हो गया, और आप स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करते चले गए, तो ये आ गया आपका एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब आप ध्यान दो, एक्सचेंज रेट अगर आपका आ गया है तो अब आपको उसी रेट की मदद से इंडियन करेंसी में आप निकाल लोगे कि इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है। एक तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 पॉइंट का और चारों साल के वर्किंग कैपिटल आपके आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो आ गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल रुपीज़ के फॉर्म में आ गए इंडियन। चलो ठीक है। इसके बाद तीसरी वर्किंग इन्होंने की, वर्किंग कैपिटल WACC निकाल लिया। आपकी नोट्स, वर्किंग नोट्स ऊपर नीचे हो जाए बिल्कुल चलता, कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेट याद रखो क्या होगा सर, अल्टीमेट जब NPV निकालोगे तो आपको ये सब लेना ही है, ये सब भी लेना ही है। तो आप इसकी एक एक करके वर्किंग नोट अपने मन से जो जो निकल रहा है निकालते जाओ, जो सीक्वेंस में निकालना है निकालो। डेप्रीशिएशन की भी वर्किंग नोट डाल दो, WACC की डाल दी, एक्सचेंज रेट की डाल दी, रेवेन्यूज़ की इन्फ्लेटेड वाली ये वर्किंग नोट डाल दो, कॉस्ट की भी इन्फ्लेटेड वाली ये वाली वर्किंग नोट डाल दो। सारी वर्किंग नोट ले ली, आखिरी में NPV का स्टेटमेंट बनाओ, या आप स्टार्टिंग में NPV का स्टेटमेंट बनाओ और वहाँ करते करते समझ में आ जाएगा कि क्या क्या वर्किंग नोट्स की ज़रूरत है, ठीक है। WACC ये लो, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेवेन्यू, इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट। इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है पर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दिस इज़ 1.1, दिस इज़ 1.1 इंटू 1.09, दिस इज़ 1.1 इंटू 1.09 इंटू 1.08, ऐसे करके निकला हुआ है। और कॉस्ट का भी आप अपने ही बुक में लिख लेना, यहाँ पे कभी रिवाइज करो तो याद आएगा। एनुअल कैश फ्लोज, अब देखो इन्फ्लेटेड रेवेन्यू लिया, कॉस्ट लिया, डेप्रीशिएशन माइनस करा तो PBT आया, टैक्स माइनस करा तो PAT आया, सब कुछ रुपीज़ में, और PAT में डेप्रीशिएशन ऐड बैक करा तो एनुअल कैश फ्लोज आ गए। अब आप NPV का स्टेटमेंट बनाओ। 0 पॉइंट पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 में क्या हो रहा है और चौथे में क्या वापस आ रहा है आपके पास। यहाँ लास्ट में सैल्वेज वैल्यू और वर्किंग कैपिटल वापस आएगा। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो हम ठीक करेंगे अब, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में अब मैंने देखो टेबल फॉर्मेट बना लिया, ईयर 0 1 2 3 4, ठीक है। अब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लो, स्टार्टिंग में 18.8 करोड़, सब कुछ रुपीज़ में, अभी 18.8 करोड़ लिया। उसके बाद आपका वर्किंग कैपिटल ले लो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल में। उसके बाद आपकी स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल कब वापस आएगा सर, चौथे साल के एंड में। बाय मिस्टेक मेरे स्टाफ से ये प्रिंट हो गया पहले ही साल में। 0.8 और 1.5401 यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपका इसकी वजह से काफ़ी टाइम गया होगा। आई रियली अंडरस्टैंड कि
गलतियाँ भले ही इतनी छोटी सी होगी, लेकिन इस चीज़ में आपका दिमाग चल गया कि 5-10 मिनट तक ये यहाँ क्यों लिया हुआ है, क्या लॉजिक हो सकता है कि सही है। जनरली ये कब आता है पता है हमारे माइंड में, जब हमको डर लगता है कि सर की बुक है ये, तो सर गलत कैसे हो सकता है हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो प्लीज़ बी अश्योर्ड, कोई भी किताब जब आप पढ़ते हो, अगर आपको कोई लॉजिक पता है तो आप उसके हिसाब से जाओ। जब आपको लगा कि यार यहाँ पे ये क्यों आया, क्वेश्चन आया ना दिमाग में, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, उठा के कॉपी पेस्ट कर दो और बोल दो सर बताओ ये यहाँ क्यों लिया। ठीक है, गलती है तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट करी सर, आपका डाउट आता तो भी मैं एक्सेप्ट करता और मैं बोलता। जनरली देखो मेरा काम पढ़ाने का होता है, बुक्स का ये जो टाइपिंग वाइपिंग का काम होता है ये स्टाफ करता है। अब स्टाफ उतना क्वालिफाइड नहीं होता, उनकी सैलरी भी थोड़ी कम होती है, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है। इस वाले लेक्चर में हो गई, इसके बाद जो भी किताब प्रिंट होगी सर उसमें नहीं होगी। ठीक है, एनुअल कैश फ्लोज अब आपने ले लिए पिछले वाले स्टेटमेंट से। सो यहाँ पे आपने निकाल लिया नेट कैश फ्लो। देखो अलग अलग टाइम पे आपने कैश फ्लो लिख लिया इसके पहले तक, और अब आपने सारी कैश फ्लोज को यहाँ पे क्लब कर दिया, उसको एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करा, तो आपका आ गया मॉरिशस रुपीज़ में, ये आपका आ गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 11.20 का। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब ध्यान दो सर, आपने रुपीज़ पे 11.20% नहीं लगाया, इंडियन रुपीज़ पे आपने मॉरिशस रुपीज़ पे लगाया, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये मेरा फॉरेन कंट्री का डिस्काउंट रेट है? मानते हो बात को? क्योंकि ध्यान देना, क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में क्लियरली बोला था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 मिलियन मॉरिशस रुपीज़ का लगेगा, और उसी 100 मिलियन का 40% जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 40 मिलियन मॉरिशस रुपीज़ वो मॉरिशस से आने वाला था, उस पे 10% चाहिए था। तो ये जो 10% चाहिए था कौन सी करेंसी पे चाहिए था सर? मॉरिशस वाली करेंसी पे। तो ये तो फॉरेन कंट्री का रेट हो गया 10% जो रिटर्न चाहिए। उसके बाद मिस्टर विश्वास और उसका जो फ्रेंड्स है वो बचा हुआ पैसा यानी कि 60 मिलियन मॉरिशस रुपीज़ लगा रहे थे। ऐसा नहीं कि मॉरिशस रुपी बाहर से आ रहा था और इंडियन रुपी इंडिया से आ रहा था। हम अब एक ही मान के चलेंगे, या तो इंडियन करेंसी या तो मॉरिशस करेंसी। मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे वही लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो दूसरी कंट्री से हो रहा है, दूसरी करेंसी में हो रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, तो हमने डाल दिया, तो वो हो गया फॉरेन कंट्री का रेट। सो 11.20 जो आपका यहाँ पे निकल के आया, उसके अंदर जो ये 12% और 10% का एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड रिटर्न था वो मॉरिशस करेंसी पे था, इसलिए फाइनल भी मॉरिशस करेंसी पे आया, यानी कि रुपीज़ MUR। तो हमने जो डिस्काउंटिंग करी वो मॉरिशस रुपीज़ की डिस्काउंटिंग करी, प्रेजेंट वैल्यू निकाला और NPV हमारी आ गई। अब NPV यहाँ पे देखो टोटल करोगे तो निगेटिव आती है। निगेटिव आने के लिए प्रोजेक्ट वायबल नहीं है। अब इतनी सारी मेहनत करने के बाद में आप बोलते हो कि प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, मत करो सर। ठीक है, फिर भी पैसा लगाने के बाद इतने सालों बाद नुकसान झेलने से तो अच्छा है ना ये वाली मेहनत। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हुआ। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं था, सिर्फ वर्किंग थी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 इसके बीच में 11 भी मैं आपको फास्टर क्लास का लगाऊंगा, जैसे अभी हमने 8 और 9 देखा था, और 11th के बाद हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे गेयर्ड अनगियर्ड बीटा का डिटेल्ड में, वो भी मैं लगाऊं। और उसके बाद 12th वाला क्वेश्चन है जिस पे गेयर्ड अनगियर्ड बीटा यूज़ किया हुआ है, वो गेयर्ड और अनगियर्ड बीटा का जो कॉन्सेप्ट है अगले चैप्टर बिजनेस वैल्यूएशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है सर, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं क्योंकि 12th क्वेश्चन के बाद आई मे नॉट बी देयर, फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, सी यू, बाय बाय। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए तो थोड़ा कैसा मज़ा भी आता है और चैलेंजिंग भी लगता है। जहाँ पे हम हेल्पलेस हो जाते हैं वहाँ पे तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, के लिमिटेड करंटली ऑपरेट करता है फ्रॉम 4 डिफरेंट बिल्डिंग। मतलब एक कंपनी जो 4 अलग अलग बिल्डिंग में काम कर रही है, अब वो सोचिए कि एक ही बिल्डिंग में आके काम करते हैं ना, बट इस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको 90 करोड़ रुपए की ज़रूरत है सर। तो पैसा उठाना पड़ेगा मार्केट से, और आप इंडिया से नहीं उठा रहे हो ये पैसा, आप किसी बाहर देश में किसी व्यक्ति, किसी बैंक से, ठीक है, कोऑर्डिनेट करके वहां से पैसा उठा रहे हो। इसको कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग। कमर्शियल पर्पस के लिए जो आप लोन ले रहे हो वो इंडिया के बाहर से, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन सर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग का, जो मई 2019 में न्यू सिलेबस में पूछा गया, हार्डली 3-4 साल पहले। ठीक है सर, अब ध्यान देना,
कितना, जीबीपी 10 मिलियन फ्रॉम जी बैंक लिमिटेड। अब बाहर से लेके आ रहे हो पैसा तो वो लोग तो रुपीस नहीं देंगे ना आपको, वो तो देंगे आपको फॉरेन करेंसी में। तो 10 मिलियन पाउंड, 10 मिलियन का मतलब होता है सर 1 करोड़ जीबीपी। उसको 90 के रेट से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 90 करोड़ रुपीस। ठीक है। ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, कंडीशन रखी है बैंक ने, फ्री में तो देगी नहीं, कि लोन जो अवेल किया जा रहा है उसमें हाफ ईयरली इंटरेस्ट देना है। ठीक है। एवरेज लोन मेच्योरिटी लाइफ इज 3.4 ईयर्स विद एन ओवरऑल टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। इस क्वेश्चन में क्या अलग है मैं आपको बताता हूँ, चीज़ें सिंपल करी गई है। हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकालोगे और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो वो डिस्काउंटिंग फिस्काउंटिंग सब करनी पड़ेगी। क्वेश्चन ने बोल दिया कि जो भी आप वो करने वाले हो हाफ ईयर का और डिस्काउंटिंग, उन सब का हम एक और ऑल्टरनेटिव निकालते हैं कि इंटरेस्ट को 3.4 से मल्टीप्लाई कर दो। उस चीज़ की एवरेज लाइफ है 3.4, यानी कि 1 साल के इंटरेस्ट को 3.4 से मल्टीप्लाई करना क्या, या फिर हाफ ईयर के इंटरेस्ट निकाल के डिस्काउंटिंग करना क्या, सेम है। तो उन्होंने हमको ऑल्टरनेटिव दिया, वो रास्ता बंद कर दिया। ठीक है। तो एवरेज लोन मेच्योरिटी लाइफ इज 3.4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आएगा आपको, 5 साल के एंड में लोन रीपे करेंगे तभी आएगा। अपफ्रंट फी जो हमको पे करनी है वो है 1.20%, ये हमारा खर्चा है, कॉस्ट। ठीक है। तो पहली कॉस्ट हमारी आई है 10 मिलियन पे, ध्यान देना हर मिलियन में 6 जीरो होते हैं। इस पे 1.20 अगर आप पे करोगे तो ये आएगी 1,20,000 पाउंड की कॉस्ट। ठीक है। इंटरेस्ट कॉस्ट इज जीबीपी 6 मंथ्स लाइबॉर प्लस मार्जिन ऑफ 2.50% और लाइबॉर आपको दिया है 1.05%। सो 1.05 अगर इस पे लगाओगे तो ये होता है 3.55% का इंटरेस्ट। 3.55% का अगर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, इस पे ध्यान देना, अगर 3.55% का करोगे और पूरे 3.4 ईयर्स तक लगाओगे तो मैं पूरे 3.4 ईयर्स का आपको बता देता हूं कि इंटरेस्ट कितना आएगा। 12,07,000 पाउंड, 12,07,000 पाउंड, ये पूरे 3.5 ईयर की कॉस्ट है सर। सो पहला खर्चा आपका कौन सा था, अपफ्रंट फी का था। ठीक है। दूसरा खर्चा कौन सा था, इंटरेस्ट का था। अच्छा, अब क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना। आज आप लोन लेके आए हो, 5 साल तक चलाओगे, 5वें साल के एंड में वापस तो पे करना पड़ेगा ना। तो जब आप बैंक को वापस देने जाओगे तो तब आपको 10 मिलियन पाउंड इंडिया से पहले खरीदने पड़ेंगे, फिर तो आप रीपेमेंट करोगे। और जब आप खरीदोगे तो उस दिन के स्पॉट रेट पे खरीदोगे, जो कि ज़्यादा हो सकता है आपके फेवर में शायद ना जाए। इसलिए, और ये तो आपको आज पता है, इसलिए आपने क्या किया, आपने आज ही डिसाइड कर लिया कि 5 साल बाद क्या रेट पे आप 10 मिलियन पाउंड खरीदोगे। इसको बोलते हैं हेजिंग। K Limited also entered into GBP INR hedge at the rate of 1 GBP is equal to 90 INR. To cover the exposure on account of above ECB, external commercial borrowing loan, and the cost of the hedge is coming to 4% per annum. अब hedging की कुछ खर्चा भी लग रहा है यहाँ पे, फ्री में नहीं मिल रहा आपको पैसा। ये जो hedging है ये फ्री में नहीं मिल रहा, तो आपको hedging की कॉस्ट चुकानी पड़ रही है। ठीक है, 4%। तो ध्यान देना, कितनी कॉस्ट आएगी, मैं पाउंड में निकाल रहा हूँ, इंटू 4% इंटू 3.4, क्योंकि वो पर एनम है। 4 लाख इंटू 3.4, 4 लाख इंटू 3.4, 13,60,000 पाउंड। तो ये आपकी एक और कॉस्ट हो गई, हेजिंग कॉस्ट। 3 तरह की कॉस्ट समझ आई क्या आपको? एक तो आपको लोन लेने पे फीस चुकानी पड़ेगी, फिर इंटरेस्ट भी आपका खर्चा है, और फिर हेज किया तो हेजिंग कॉस्ट भी आपका खर्चा है। हेज तो तभी किया ना जब लोन लिया, लोन लेते नहीं तो हेज करते नहीं। ठीक है सर। अब आप देखो, एज अ फाइनेंस मैनेजर और टेकिंग द लोन, ये आपका स्पॉट रेट है जो कि खुद भी 90 है, फॉरवर्ड भी 90, ये भी 90। कैलकुलेट द ओवरऑल कॉस्ट बोथ इन परसेंटेज एंड रूपी टर्म्स ऑन एन एनुअल बेसिस। ये जो मैंने यहाँ निकाला ये पूरे 3.4 ईयर्स का था।
ठीक है, पहली बात तो अगर आप टोटल करोगे तो 13,60,000 12,07,000 प्लस 1,20,000 तो वो कुछ आता है 26,87,000, ठीक है। और इसको अगर आप 3.4 से डिवाइड करोगे तो पर एनम आपकी कॉस्ट निकल आएगी, लेकिन वो भी आएगी आपकी पाउंड में ही, 790,294। क्वेश्चन तो बोल रहा है ना कि रुपी में निकालो, रुपी में, तो रुपी में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दो और देखो रुपी में पर एनम कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी, 7,11,26,471। रुपी में निकालोगे तो एनुअल कॉस्ट आपकी आ रही है 7,11,26,471। देखा आपने कॉस्टिंग कैसे निकाली। तीनों कॉस्ट एक जगह पे ले लो और तीनों कॉस्ट 3.4 ईयर्स के लिए अगर है तो आपका आ गया ये। अच्छा, ऑल्टरनेटिव तरीके भी है, ऐसा नहीं है। अब आपने यहाँ पे 2 बार 3.4 से मल्टीप्लाई किया, वो नहीं करते। मैं एक काम करता हूँ, इसको भी यहाँ ले लेता हूँ ना। अब ये 3.4 से इसको दोनों को मल्टीप्लाई ना करते हुए एक साल का निकाल लेते और 1.20 को ही 3.4 से डिवाइड कर देते। तो देखो मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको, सिर्फ ये लेना पड़ेगा। ये लग तो सारा का सारा 1 मिलियन पे रहा है, तो अगर ये ले लिया जैसे एग्जांपल के तौर पे 1.20 डिवाइडेड बाय 3.4, ये तो अपफ्रंट फी पूरे 3.5 ईयर के लिए, 3.4 ईयर्स के लिए, तो 1.4 3.4 तो ये आ गई कुछ 0.3529, ठीक है। 3.4 ही लिखा ना कि 5 लिखा है, हाँ ठीक है। ये तो अपफ्रंट फी हो गई। इसमें आप ऐड कर दो इंटरेस्ट जो कि आ गया 3.55 और इसमें ऐड कर दो हेजिंग कॉस्ट, तो टोटल आ गई आपकी 7.9029, ठीक है। आ गई, ये हो गई परसेंटेज में 7.9029, ये परसेंटेज में। क्वेश्चन तो बोल रहा था परसेंटेज में निकालो, कहाँ गया, इन परसेंटेज 7.9029। अब आपने क्या करना है, सिर्फ इसको लगा दो, या तो डायरेक्ट 90 करोड़ पे निकाल लो। 90 करोड़ तो चाहिए था, 90 का ही रेट चल रहा है, 90 करोड़ पे निकालो तो आपका आंसर आएगा 90 इंटू 7.9029%, तो वो आता है 7.11261 करोड़। ये 11261 है, ये रहा वो भी 1126 ही तो है। तो किसी भी एंगल से निकाल सकते हो, देयर आर मल्टीपल वेज टू कैलकुलेट द आंसर। देखो ये जो आंसर है, अच्छा ये क्या ना इंस्टीट्यूट लेटेस्ट एग्जाम में पूछा था तो मैंने ये क्वेश्चन को इंक्लूड कराया। स्टाफ ने थोड़ी सी गलती कर दी इसमें, और वो मैं आपको करेक्शन करवा देता हूँ कंपाइलर में, तो प्लीज़ नोट, ये पहली बात तो रुपीज़ नहीं है, ये सारे के सारे पाउंड है, ठीक है। इसको ठीक कर लो, ये भी आपका पाउंड है, तो ये आपने ठीक करना है। मैं करेक्शन 2-3 जगह पे करवा दूंगा। इसके बाद ये आ गया 26, ये पूरे 3.4 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब ये देखो 90 करोड़ पे 1 साल की कॉस्ट लगाओगे, ये 100 हटा देना, ये 100 भी नहीं होना, क्योंकि जब आप रुपीज़ में निकाल रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, परसेंटेज में निकालते समय 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो 100 यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको लेना 71.12647 मिलियंस, तो ये 7,112 नहीं है सर, इसको काट दो, वो दिख रहा है आपको 7,112 मिलियन, ऐसा नहीं है, वो 71.12647 मिलियन आ रहा है, ठीक है। देखो इसके कई सारे और दिए हुए हैं, ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, आप बाकी देख सकते हो। ये अभी अभी जो हमने लिया याद है, 3.55 4% और 0.35 करोगे तो 7.9% आता है। इसी 7.9% को अगर 1 मिलियन पाउंड 10 मिलियन पाउंड इंटू 90 करोगे तो इतनी वैल्यू आती है। तो ये तो तरीका मेरे को बहुत सही लगा, इससे परसेंटेज भी बहुत इजीली निकलता है, डायरेक्टली रुपीज़ भी निकल जाता है, और ये बाकी के तरीके। चलो सर, तो 2 चीज़ आपको निकालनी थी, वो थी सर ये 2 कि परसेंटेज में हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है और रुपये में कितनी लग रही है। इसमें 3 चीज़ें हैं, भूलना मत। एक है सर आपकी अपफ्रंट फी, एक है इंटरेस्ट और एक है आपका हेजिंग कॉस्ट, ठीक है ना। चलो अब दूसरा पार्ट देखो इस क्वेश्चन का, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हेजिंग इन टर्म्स ऑफ रुपी। रुपीज में कितना लगा,
क्या बात कर रहे हो सर, ये देखो हेजिंग कॉस्ट जीबीपी 10 मिलियन पे 4% का 3.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13,60,000 आता है, ठीक है। इसको अगर आप 90 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा कुछ 12 करोड़ 24 लाख, 12 करोड़ 24 लैक्स। पर ये पूरे 3.4 ईयर्स के लिए, इसको 3.4 से डिवाइड करो तो आता है कुछ 3 करोड़ 6 लैक्स। मैं और एक तरीका बताता हूं आपको, ये सब छोड़ दो, आप सिंपल सी बात बताओ, हेजिंग कॉस्ट कितनी 4% है ना, 10 मिलियन तो जीबीपी है, 10 मिलियन को 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 करोड़ आ गया। 90 करोड़ पे 4% निकाल लो ना, 90 करोड़ पे 4% इज 3.6 करोड़ आ गया। मिलियंस में लेना है तो 36 मिलियंस, तो ये आ गई कॉस्ट। कितना डिफिकल्ट है ये निकालना, ये यहाँ लिख देता हूँ, 90 इंटू 4%, दैट्स 3.6 करोड़ इन टर्म्स ऑफ रुपीस। हाँ अब देखना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो आप देखो, लेकिन आप एक चीज़ बताओ, आपको डर था कि जब आप 5 साल बाद रीपे करने जाओगे तो शायद रेट उस दिन बढ़ चुके होंगे। अगर रेट बढ़ जाएंगे, ध्यान देना मेरी बात पे, तो अननेसेसरी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा उतने ही 10 मिलियन पाउंड खरीदने के लिए। तो मुझे एक चीज़ बताओ, मान लो कि अगर आपने हेजिंग नहीं करी होती, ध्यान देना यहाँ पे बता रहा हूँ बहुत सिंपल सी भाषा में, आपने आज तो 10 मिलियन पाउंड ले लिए, लेकिन यहाँ पे आपको 10 मिलियन पाउंड खरीदना पड़ेगा, ताकि 10 मिलियन पाउंड खरीदना पड़ेगा ताकि आप रीपे कर पाओ। अब ये खरीदने के लिए उस दिन का स्पॉट रेट काम आएगा। और आपने अगर हेजिंग नहीं करी, हेजिंग करी तो ये फॉरवर्ड रेट जो 90 का था उस पे कन्वर्ट हो जाता। अगर हेजिंग करी होती तो 900 मिलियन ही तो पे करना पड़ता, 10 मिलियन पाउंड्स के लिए 900 मिलियन रुपीस, ठीक है, हम मिलियंस में बात कर रहे हैं। सो हेजिंग करी होती तो 10 इंटू 90 होता, लेकिन अगर आपने नहीं करी और उस दिन का स्पॉट रेट बिगड़ गया तो उस दिन के रेट पे आपको 10 मिलियन पाउंड खरीदने पड़ेंगे। मैं कुछ इस तरह से लेता हूँ, लेट्स से उस दिन का रेट 90 होता तो 10 मिलियन पाउंड खरीदने के लिए आपको 900 मिलियन रुपीस देने पड़ते, लेकिन अगर रुपी डेप्रीशिएट होकर 99 तक चला जाता तो उतने ही 10 मिलियन पाउंड खरीदने के लिए आपको 990 मिलियन रुपीस देने पड़ते। मान रहे हो बात को, ठीक है, ये सारे स्पॉट रेट्स है सर उस दिन के, ठीक है। तो आपका लॉस हो जाता यहाँ पे 90 मिलियन का। कैसे लॉस हो जाता सर, क्योंकि फॉरवर्ड रेट तो 90 था, 90 की जगह अब 99 पे करना पड़ रहा है। अगर आपने फॉरवर्ड लिया होता तो अब आप इस रेट पे नहीं खरीदते, 90 पे ही खरीदते, भले ही मार्केट में ये रेट चलता। तो आपको सिर्फ 900 मिलियन रुपीस देने पड़ते 10 मिलियन पाउंड खरीदने के लिए, पर अब आपको 990 मिलियन देना पड़ रहा है। तो 90 करोड़ रुपए का, 90 मिलियन रुपीस का नुकसान हुआ। लेकिन अगर वही रेट 81 चला जाता तो वही 10 मिलियन खरीदने के लिए स्पॉट मार्केट में आपको सिर्फ 810 यानी 810 मिलियन रुपीस चुकाने पड़ते। यहाँ आपको गेन हो जाता 90 मिलियन का। तो यहाँ तो आप खुशी मनाते कि अच्छा हो गया मैंने फॉरवर्ड नहीं लिया। अगर फॉरवर्ड लेते तो 900 देना पड़ता और अब सिर्फ 810 देना पड़ रहा है, तो 90 का फ़ायदा हो गया। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फॉरवर्ड ले रहे हो तो ये, और नहीं ले रहे हो तो उस दिन का स्पॉट। अब स्पॉट 81 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम अग्रेसिव अप्रोच यूज़ करें और हेजिंग ना करें तो दो चीज़ होगी। उस दिन अगर रेट 99 चला गया तो हमें 90 का लॉस होगा, और 81 चला गया तो 90 का प्रॉफिट होगा। लेकिन इसके साथ एक प्रॉफिट और होगा जब आप हेजिंग नहीं करोगे। अगर आप यहाँ पे हेजिंग नहीं करोगे तो आपके 36 मिलियन जो आपने हेजिंग की कॉस्ट के पे किए यहाँ पे, वो सारे बच जाएंगे। यू विल सेव अपॉन दैट। आई बात समझ में? आपका पूरा 36 मिलियन जो है यू विल सेव अपॉन द हेजिंग कॉस्ट, ठीक है। तो अगर आपका 36 बचता है तो ध्यान देना 36 तो पूरा गेन ही है ना सर, दोनों केस में हेजिंग नहीं करा तो यहाँ पे 36 का गेन, तो टोटल लॉस आपका गिर के 54 पे आ जाएगा, और इस केस में टोटल गेन बढ़ के 126 तक चला जाएगा। बस यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला कि अगर हम यहाँ पे हेजिंग नहीं करते हैं,
अगर हम यहाँ पे हेजिंग नहीं करते हैं और हम उस दिन के स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करते हैं और स्पॉट रेट मान लो 10% से डेप्रिशिएट हो गया तो वो 99 हो जाएगा, 90 प्लस 10%, और 10% से अप्रिशिएट हो गया रुपी तो वो 81 बन जाएगा। और ऐसे टाइम पे आपको बताना है कि क्या फ़ायदा नुकसान हुआ, ध्यान देना। If K Limited wants to pursue an aggressive approach, what would be the net gain or loss for K Limited if INR depreciates or appreciates against GBP by 10% at the end of the 5 years, assuming that the loan is repaid in GBP at the end of 5 years? ठीक है, ध्यान देना। मैं आपको बाद में एक और चीज़ बताऊंगा इसमें, जो मुझे थोड़ा सा लगता है कि वैसा होना चाहिए था। अगर INR डेप्रिशिएट होता है 10% से तो वो उस दिन हो जाएगा 99 का। आई बात समझ में? सो 990 का आपको पे करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 900 जो फॉरवर्ड पे आप पे करते। स्पॉट में आपको 990 देने पड़ेंगे, फॉरवर्ड में आप 900 देते तो आपका लॉस हो गया सर 90 का। 90 यानी 90 पे 10%, 9 रुपये पर GBP का लॉस हुआ है आपको, दैट इज़ 90 मिलियन का नुकसान। बट इस नुकसान के चलते आपने एक कॉस्ट बचा ली जो थी आपकी हेजिंग कॉस्ट, तो आपके लॉस में ये गेन एडजस्ट हो गया इसलिए लेस कर दिया, टोटल लॉस सिर्फ 54 मिलियन का हुआ। लेकिन वही INR अगर अप्रिशिएट हो जाता तो अब हमें सिर्फ 810 पे करने पड़ते ना कि 900, तो हमारा 90 का गेन होता। तो हेजिंग नहीं करने से 90 का गेन तो हुआ ही, पर हमारी हेजिंग कॉस्ट तो बची गई क्योंकि हेजिंग करा ही नहीं, तो ये भी गेन ऐड कर दो तो 126 मिलियन का गेन आ रहा है। कहानी खत्म, कहानी खत्म। आया क्या समझ में आपको? बस अब मुझे जो लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो 90 मिलियन का जो आपको फ़ायदा हुआ ना, ये 5 साल का है। 5 साल पहले लोन लिया, 5 साल बाद चुकाया, 5 साल पहले लोन लिया, 5 साल बाद चुकाया। तो हेजिंग कॉस्ट भी जो आपको यहाँ पे एडजस्ट करनी चाहिए वो पर एनम नहीं करनी चाहिए। टोटल हेजिंग कॉस्ट जो आपको लग रही है ना वो 12 करोड़ 24 लाख की लग रही है, यानी 5 साल के लिए आपने सिक्योरिटी ली है, 5 साल के लिए। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, 5 साल के लिए सिक्योरिटी लग रही है। हाँ, आप एक चीज़ ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, ध्यान देना, आप एक चीज़ का आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि 4 साल का हेजिंग रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट करना है और उसमें कोई रिस्क नहीं चाहिए हमको, क्योंकि वहाँ पे हमने प्रॉफिट लॉस तो लिया नहीं, और सिर्फ 5वें साल में हम अग्रेसिव जा रहे हैं। बट वो प्रैक्टिकल नहीं है कि आपने एक ही लोन में 4 साल तो हेज करा और 5वें साल ही नहीं करा, जबकि सबसे बड़ा पेमेंट जाने वाला है 5वें साल में। तो नहीं करोगे तो पूरा ही नहीं करोगे, करोगे तो पूरा ही करोगे। और ऐसे केस में ये हेजिंग की जो कॉस्ट 36 मिलियन के लिए है वो है 36 मिलियन ये वाले, जो कि एनुअल बेसिस पे। भाई 1 साल का ही क्यों माइनस करा, पूरे 5 साल का हो सकता था। अगर 5 साल का करो तो फिर दोनों किससे प्रॉफिट में ही आते हैं, क्योंकि वो 122 मिलियन आता है सर। किसको बोलते हैं 122 मिलियन की कॉस्ट पे करना सिर्फ हेजिंग के लिए? इतना तो हमको फ़ायदा नुकसान भी नहीं हो रहा 10% के भी ऊपर नीचे जाने पे। सो बस ठीक है, थोड़ा बहुत है एम्बिग्यूटी तो है, एक आइडिया तो आपको आ गया। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 18। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में और आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए डिस्कशन करते हैं। इट्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड एक इंडियन अम्यूज़मेंट कंपनी है। मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन लेने के पहले ना मुझे लगता है एक कॉन्सेप्ट हमें सीखना चाहिए, वो है सर बीटा के बारे में। बीटा, गेयर्ड अनगियर्ड बीटा। आइए पहले मैं वो चीज़ आपको समझाता हूँ। देखो, अब आपने बीटा के बारे में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था, उसको बस छोटा सा रिवाइज करते हैं। बीटा एक सिस्टमैटिक मेजर होता है रिस्क का। बीटा रिप्रेजेंट करता है कि एक कंपनी का पूरे मार्केट के कंपैरिजन में कितना रिस्क है। अगर 1.2 बीटा होता है तो हम बोलते हैं कि मार्केट से 0.2 ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट का बीटा कितना मानते हैं हम 1। सो मार्केट से ये तकरीबन 20% ज़्यादा रिस्की है, ये मानते हैं अगर 1.2 बीटा है तो। ठीक है, सो बीटा इज़ अ मेजर ऑफ रिस्क। अब ध्यान देना, मान लो कि एक कंपनी है, जितना बता रहा हूँ सिर्फ इतना ध्यान में रखो, इधर उधर की चीज़ें छोड़ो, एक एक करके सब बताऊंगा। मान लो कि एक कंपनी है और इस कंपनी में आपने पूरा का पूरा कैपिटल इक्विटी से रेज किया हुआ है, ठीक है, और वो कैपिटल है मान लो 5 करोड़ का।
5 करोड़ का कैपिटल है। अब आगे जाके बहुत अच्छे से कंपनी चली, लेकिन कुछ बुरे दिन आए और अब कंपनी बैंकरप्ट होने पे कंपनी में सिर्फ 2 करोड़ की कैश बची हुई है। अब आप मुझे बताओ, सबका पेमेंट वेमेंट सब हो गया, अब 2 करोड़ की कैश को कैसे बांटोगे? सर प्रोपोर्शनेट बांट देंगे हम इक्विटी शेयर होल्डर में और कंपनी को कर देंगे बंद। यानी हर 1 रुपये के शेयर्स के लिए 40 पैसे उनको मिल जाएंगे, ठीक है, हर शेयर होल्डर को। तो पूरा तो नहीं मिलेगा, 60 पैसे का तो नुकसान होगा ही सबका, लेकिन 40 पैसे तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, समझ गया। ये इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी है। जो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी होती है उसे अनगियर्ड कंपनी या अनलिवर्ड कंपनी कहते हैं। अनगियर्ड या अनलिवर्ड कंपनी कहते हैं। इसी के एग्जैक्ट अपोजिट, जिस कंपनी में आप कैपिटल में डेट लेके आते हो इक्विटी के साथ साथ, यानी बाहर वालों का पैसा, इक्विटी वालों का तो ओनर का पैसा होता है, अगर आपने बाहर वालों का पैसा लाया तो उसी कंपनी को गियर्ड कंपनी या लीवर्ड कंपनी कहते हैं। अन लगा है, UN लगा है मतलब डेट नहीं है, और नहीं लगा है मतलब डेट है। गियर्ड है मतलब कंपनी में डेट है, लीवर्ड है मतलब कंपनी में डेट है। अब ध्यान देना, अब मान लो कि वही 5 करोड़ का जो कैपिटल था आपने कुछ इस तरह से रेज करा, 3 करोड़ का इक्विटी, 2 करोड़ का डेट, और सेम सिचुएशन आ गई कि कंपनी बैंकरप्ट होने पे है और हमारे पास सिर्फ 2 करोड़ का पैसा बचा हुआ है। ऐसे टाइम पे जो भी 2 करोड़ का पैसा बचा हुआ है, अगर आपने लिक्विडेशन ऑफ अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्लियर लिखा था कि पहले बाहर वालों का पैसा दिया जाता है। तो ये 2 करोड़ रुपए पूरे के पूरे पहले डेट वालों को दे दिए जाएंगे, और आपके हाथ में क्या बचा? जो इक्विटी ओनर्स है उनको कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपए के बदले में कुछ भी नहीं मिला। थे तो पहले भी 5, अभी भी 5, लेकिन स्ट्रक्चर बदलने की वजह से, ध्यान देना, स्ट्रक्चर बदलने की वजह से कंपनी में आपने डेट लाया और आपका रिस्क बढ़ गया क्योंकि पहले 1 रुपए के बदले 40 पैसे तो मिल रहे थे सेम सिचुएशन में, अब 1 रुपए के बदले कुछ भी नहीं मिलेगा उसी सिचुएशन में। तो अगर हमें कुछ और नहीं मिल रहा, इसका मतलब रिस्क बढ़ गया है हमारा यहाँ पे कि शायद हमें कुछ भी नहीं मिलेगा जब कंपनी बंद हो जाएगी। तो एक चीज कंफर्म है सर, जो रिस्क होता है यानी कि बीटा गियर्ड कंपनी का कभी भी ज़्यादा होता है, सिमिलर नेचर ऑफ द अनगियर्ड कंपनी। बाकी सब कुछ सेम रखते हुए कि कंपनी मान लो ऑटोमोबाइल है, सेम जगह पे है, सेम लेवल पे काम करती है, सब कुछ सेम, सिर्फ स्ट्रक्चर की अगर इम्पैक्ट देखें तो रिस्क ऑफ द गियर्ड कंपनी विल ऑलवेज बी हायर देन द रिस्क ऑफ द अनगियर्ड कंपनी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अ रिलेशन कि इन दोनों के बीच में जो इम्पैक्ट होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो गियर्ड अनगियर्ड बीटा का एक ये फॉर्मूला है कि गियर्ड बीटा कैसे निकाला जाता है। जो हम एक्स्ट्रा रिस्क की बात कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा रिस्क है सर इतना, अगर आप ध्यान दोगे तो अनलिवर्ड बीटा का तो रिस्क ये हो गया, पर उसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इससे वो बन जाएगा गियर्ड बीटा। बेसिकली आप कुछ नहीं कर रहे, जो भी डेट इक्विटी का रेशियो है उस चीज को ऐड कर दे रहे हो आप अपने अनलिवर्ड बीटा में, और ये जो 1 है ये तो प्रिंसिपल को ही रिप्रेजेंट करता है, ये तो वो प्रिंसिपल को ही रिप्रेजेंट करता है। वो इंटैक्ट रखते हुए वो जो 1 है ना, वो क्या हो रहा है मैं बताता हूं आपको कि बिना डेट के इतना तो रिस्क है ही है, तो आपका जो भी अनलिवर्ड बीटा होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करके आप उसको मेंटेन करके रख रहे हो कि उतना तुम तो रहो, पर इसके अलावा ऐड हो रहा है, देखो रिस्क यहां पे ऐड हो रहा है कितना, जितना भी डेट इक्विटी का रेशियो होगा कंपनी में उतना। पर हाँ, डेट लाने से एक फायदा होता है कि टैक्स में कुछ बचत हो जाती है, तो 1 माइनस टैक्स, उतनी बचत को हटा दो डेट इक्विटी रेशियो में से और उतना रिस्क ऐड कर दो, कहानी खत्म। ये हो गया सर गियर्ड और अनगियर्ड बीटा। आपने देखा इसके 2 हिस्से हैं, ये अनगियर्ड वाला पार्ट है, 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अनगियर्ड वाला पार्ट है। देखो मल्टीप्लाई करके तो इतना ही आएगा, अमाउंट तो सेम ही है। जब अनगियर्ड बीटा को आप इतने से मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो डेट का रिस्क है वो आपका ऐड हो जाता है। अच्छा, इसको निकालने का एक डेरिवेशन भी है, फॉर्मूला भी है, ऐसे नहीं कि बस अपने मन से कुछ तो बना लिया अपन ने, ना 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 ना। अब आप मेरे को ध्यान देना कि अगर कंपनी सिर्फ इक्विटी है कंपनी में, तो कंपनी के पूरे असेट्स का बीटा और इक्विटी का बीटा सेम ही हुआ, क्योंकि कंपनी में और कुछ है ही नहीं ना। तो बीटा ऑफ द असेट्स एंड बीटा ऑफ द इक्विटी विल बी सेम इन अनगियर्ड कंपनी। ध्यान देना यहाँ पे,
अनगियर्ड अगर कंपनी है तो असेट का बीटा और इक्विटी का बीटा सेम होता है, लेकिन अगर गियर्ड कंपनी हुई तो अब आप मुझे बताओ, इस कंपनी में इक्विटी भी अलग है, डेट भी अलग है, तो इक्विटी का बीटा अलग होगा, डेट का बीटा अलग होगा। पूरे कंपनी के एसेट्स का बीटा कैसे निकालोगे? वेटेड एवरेज करके। इक्विटी का बीटा ले लो, उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करो, जो कि है 3/5। मानते हो बात को? 3+2 3+2 3/5। सो इक्विटी का बीटा ले लोगे, उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर डेट का बीटा ले लोगे, उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2/5। लेकिन इन सब के साथ साथ एक चीज का और इंपैक्ट डालना है, वो है टैक्स सेविंग। सो डेट जहां पे भी लोगे उसको 1 माइनस टैक्स लोगे, क्योंकि उतना हमारा सेविंग होता है डेट के आने की वजह से। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूला क्या बनता है। बीटा ऑफ द असेट इन अ गियर्ड कंपनी विल बी इक्वल टू इक्विटी का बीटा मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी। ये इतना पार्ट हो गया इक्विटी वाला, इतना पार्ट हो गया डेट वाला। अब ध्यान देना, जो आप वेट निकालोगे ना सर, तो वेट कुछ इस तरह से निकालोगे कि ये है 3 + 2 1 माइनस टैक्स, ये है 2 3 + 2 1 माइनस टैक्स। तो टैक्स का इंपैक्ट लो। ठीक है, आई बात इतनी समझ में आपको? तो आपने इतना लिख दिया। पर अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपने फॉर्मूला बना लिया असेट बीटा का, ओवरऑल बीटा ऑफ द कंपनी। पर आपको मैंने इस वाले एग्जांपल में समझाया होगा कि जब 2 करोड़ बचे थे तो पूरा का पूरा इन लोगों को मिल गया, तो इनका तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं। वर्चुअली अगर देखा जाए तो डेट का बीटा हम 0 मान के चलते हैं कि इनको कोई नुकसान नहीं है सर, वर्चुअली अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो हम अज्यूम करेंगे कि इस फॉर्मूला में ये जो पार्ट है ना डेट का बीटा, ये है 0। हमने अज्यूम किया, और अगर ये अज्यूम किया तो इतना पूरा पार्ट हो जाता है 0। आई बात समझ में? इतना पूरा पार्ट 0 हो गया, तो बचा क्या? सिर्फ इधर वाला पार्ट, यानी इतना पार्ट बचा आपका। ठीक है, इतना पार्ट बच गया, तो वापस लिख लेते हैं। ये देखो, इतना पार्ट हमारा बच गया। अब आप एक काम करो, इस पूरे पार्ट को, जो बीटा ऑफ इक्विटी के बाद में इतना जो पार्ट है, इसको भेज दो इधर में। इधर में भेजोगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये देखो, असेट का बीटा ये डिनोमिनेटर में आ गया, इक्विटी बीटा इधर ले लिया। अच्छा, इतना समझ गया। अब आप इस वाले पार्ट को थोड़ा सेपरेट करके इधर भी लिख सकते हो। ये रहा, आपने 1 डिवाइडेड बाय इतना पार्ट ले लिया इधर में। अब इस चीज़ को अगर आप रिवर्स करोगे तो ध्यान देना, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला पार्ट ऊपर आ गया। ठीक है, अब आप एक और चीज़ का ध्यान दो, ये जो डिनोमिनेटर में ई लिखा है आपने, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। लेट्स से अगर आपने लिखा ना 12 + 3/3, कितना आंसर आएगा? 5 आएगा ना। 15/3 5 आएगा। और अगर आप इस डिनोमिनेटर में जो 3 है उसको दोनों में बांट दो, तो 12/3 + 3/3, तो 4 + 1, वो भी तो 5 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर में है 3, इसको इन दोनों में बांटा जा सकता है। तो वही मैंने किया, ये जो इक्विटी है, ये जो इक्विटी है, इसको मैंने दोनों में बांट दिया। तो अब देखो क्या आ रहा है, ये जो इक्विटी बाई इक्विटी है ये हो गया 1, और ये जो डेट इक्विटी हो गया, और ये 1 माइनस टैक्स हो गया, तो 1 + डेट इक्विटी 1 माइनस टैक्स। ये एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है जो हमने अभी देखा था। तो ये डेरिवेशन से ही आया है। कौन सा डेरिवेशन? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो निकालते हैं हम। तो वेटेड एवरेज बीटा जो निकालोगे आप, बस वही वाला फॉर्मूला आगे जाके ये बन जाता है। बीटा ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू बीटा ऑफ असेट, बीटा ऑफ गियर्ड इज इक्वल टू बीटा ऑफ अनलीवर्ड, बीटा ऑफ लीवर्ड इज इक्वल टू बीटा ऑफ अनगियर्ड अनलीवर्ड। 1 + डेट इक्विटी रेशियो 1 माइनस टैक्स। समझ में आया आपको? इस चीज़ का इस्तेमाल क्या करेंगे सर, ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। वापस से मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। इट्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड एक इंडियन अम्यूज़मेंट कंपनी। अच्छा, मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ। इंडिया में हम वाटर पार्क चलाते हैं, ठीक है। हम अब नेपाल में भी वाटर पार्क, अम्यूज़मेंट पार्क जो है ये सेटअप करना चाहते हैं। ठीक है सर, करना चाहते हैं तो कुछ कॉस्टिंग इन्वॉल्व है वहाँ पे, कुछ खर्चा तो लगेगा। और नेपाल गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए लोन भी प्रोवाइड करा है हमको, कि वो लोन देने के लिए भी रेडी है। पर अब दिक्कत क्या है कि उस नेपाल में पर्टिकुलरली देखा जाए तो रिस्क अम्यूज़मेंट पार्क का इंडियन काउंटर पार्ट से, मतलब इंडिया में जो पार्क है उससे अलग है। तो इन सब के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, और फिर अल्टीमेटली ये बोला है कि एनपीवी निकालो। देखते हैं, चलो।
सो द कंपनी वॉन्ट्स टू रिपीट इट्स सक्सेस। क्या हो गया इसको बार बार यार। So the company wants to repeat its success in Nepal also, where it is planning to establish a grand water park with world class amenities. अब इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने मार्केटिंग रिसर्च कराया पहले और उस पर खर्चा कर दिया 20 लाख रुपए का। ये जो कर दिया ना 20 लाख रुपए का खर्चा, इसे कहते हैं संक कॉस्ट। ये कॉस्ट हमारे डिसीजन को अब नहीं बदलेगी क्योंकि खर्चा हो चुका है। हाँ, डिसीजन लेने नहीं लेने से खर्चा होना नहीं होना अगर डिपेंडेंट रहता तो हम इसको कंसिडर करते, लेकिन ये खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। तो अब आप अम्यूजमेंट पार्क खोलो मत खोलो, 20 लाख रुपए तो जा चुके हैं। तो डोंट कंसिडर दिस अमाउंट इन टेकिंग द डिसीजन। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो है 450 करोड़ की, ठीक है। लेकिन ये पूरी की पूरी कॉस्ट आज पे नहीं करनी, आधा इस साल 0 टाइम पे और आधा 1 साल के एंड में। Half of the construction cost will be paid in the beginning and rest at the end of the year. ठीक है सर। अगर आप ऐसे देखोगे उसको तो 225 अभी जाएगा और 225 1 साल के एंड में जाएगा, ठीक है। इन एडिशन इसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी 65 करोड़ फ्रॉम द ईयर एंड 1। यहां से 65 करोड़ वर्किंग कैपिटल लगेगा। वर्किंग कैपिटल कोई खर्चा नहीं होता सर, ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद वापस रिलीज हो जाता है, तो इसको रिलीज में इनफ्लो में ले लेंगे आखिरी में। द आफ्टर टैक्स, ध्यान देना इस वर्ड को, आफ्टर टैक्स रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट्स आफ्टर 4 years ऑफ ऑपरेशन, मतलब कंस्ट्रक्शन होने के बाद 4 साल ऑपरेशन में रहेगा। ये है वो 4 साल, 1 2 3 और 4। ये नहीं कि आज से 4 साल ले लो, अभी तो बनने को ही 1 साल लगेगा उसको और उसके बाद 4 साल ऑपरेशंस में रहेगा, ठीक है। तो 4 साल के ऑपरेशन और टोटल लाइफ कितनी 5 साल की हो गई है। ओके सर, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 4 साल की ऑपरेशनल लाइफ के बाद में हम इसको बेच देंगे। जो 450 करोड़ का कंस्ट्रक्शन लगा था, टैक्सेस वैक्सेस सब काट कुटाने के बाद में जो हमारे हाथ में आएगा वो है 250 करोड़, ठीक है। यही वाला जो खर्चा आपने करा था, ठीक है। आगे अब एक और चीज, जो नेपाल की फॉरेन कैपिटल एनकरेजमेंट पॉलिसी है उस हिसाब से कंपनी इज अलाउड टू क्लेम 20% डेप्रिसिएशन अलाउंस पर ईयर। हर साल वो 20% का डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे ले सकती है, यानी कि WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है। सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम कैपिटल लिमिट ऑफ 200 करोड़। और अब अगर आप देखोगे तो हमने इन्वेस्टमेंट 450 करोड़ का करा है, लेकिन हमको डेप्रिसिएशन सिर्फ 200 करोड़ पे मिलेगा, यानी बाकी का आप पूरा का पूरा खर्चे में डाल दो 250 करोड़ अगर डालना है तो। सो सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम कैपिटल लिमिट ऑफ 200 करोड़। और आप नोटिस करना, इसी वजह से क्या होगा ना कि 250 का आपको मिलेगा नहीं डेप्रिसिएशन और इतने में ही आपने बेच दिया। सो 250 का 250 में बेच दिया, कोई टैक्स वैक्स लगा ही नहीं आपने, ठीक है। अब ध्यान देना, 200 करोड़ द कंपनी कैन रेज लोन फ्रॉम द थीम पार्क एट नेपाल इन 9%। अब पहले तो मैं डेप्रिसिएशन की बात करता हूँ। पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर? 20% डेप्रिसिएशन अलाउंस सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम कैपिटल लिमिट ऑफ 200 करोड़। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 40 लाख हो गया ना, 200 पे 20%। और एक ट्रिक बताता हूँ ऐसे में डेप्रिसिएशन निकालने की, क्योंकि 20% लगना है तो 20% आप लेस करते जाओ, अगले साल का डेप्रिसिएशन 32 होगा। 40 में से 20% माइनस करा, फिर अगले साल का डेप्रिसिएशन 25.6 होगा और फिर अगले साल का डेप्रिसिएशन 20.48 होगा। ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। लोन लेना है तो लोन ले सकते हो। द कंपनी कैन रेज लोन फॉर द थीम पार्क एट 9%। वाटर पार्क विल हैव अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 20,000 विजिटर्स पर डे। अब ऑपरेशंस की बात करते हैं सर। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 20,000 लोगों की, लेकिन 70% ऑन एन एवरेज हम अचीव करेंगे और ये पर डे है सर, ध्यान देना, पर डे।
पहले 4 सालों के लिए हम 70% कैपेसिटी को अचीव करेंगे, यानी कि 14,000 पर डे। अगर आपको टोटल निकालना है तो 14,000 इंटू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, जिसके लिए ये वाटर पार्क शुरू रहेगा। ठीक है, एंट्री टिकट। अब 3 तरह की रेवेन्यू देखो, एक बार वाटर पार्क शुरू हो जाएगा तो 3 तरीके से हम कमाएंगे। सबसे पहले है सर एंट्री टिकट। ठीक है, एंट्री टिकट हम कितना चार्ज कर रहे हैं, 220 नेपाली रुपी। इसके बाद हम फूड एंड बेवरेजेस में कुछ खाना पीना भी तो खिलाएंगे ना वहाँ पे वाटर पार्क में, तो खाना पीना जो भी खिलाएंगे उसका खर्चा, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 150। और उसके बाद में कुछ फैंसी गिफ्ट आइटम्स वगैरह रहेगा हमारे यहाँ पे, कुछ कपड़े बेच रहे हैं, कुछ खिलौने बेच रहे हैं, ये सब छोटा मोटा दुकान रहेगा, तो उसमें भी 50 रुपये पर विजिटर का वो रेवेन्यू मिलेगा। ऑन एन एवरेज निकाला हुआ है कि हर विजिटर ऑन एन एवरेज 150 का खाएगा, 50 रुपये का खरीदेगा, 220 एंट्री टिकट देगा, तो ये सारा रेवेन्यू आ गया। लेकिन ध्यान देना, अगले पेज पे लिखा है कि आप इसमें कॉस्टिंग भी तो लगेगी ना, समोसा बनाओगे तो समोसा बनाने के भी तो खर्चा निकालना पड़ेगा। तो ऑन एन एवरेज इस पे मार्जिन रहेगा 20% का, यानी कि इसमें प्रॉफिट कितना, 30 रुपये का। और इसमें मार्जिन रहेगा 50% का, यानी कि इसमें प्रॉफिट कितना, 25 रुपीज़ का। एंट्री टिकट में तो कुछ खर्चा है ही नहीं, तो ये तो पूरा 220 हो गया। एंट्री टिकट 220, 30 रुपये और 25 रुपये, 30 एंड 25 रुपीज़, यह है आपका कंट्रीब्यूशन खर्चे माइनस करने के बाद। आ जाओ, सेल्स मार्जिन ऑन फूड एंड बेवरेजेस इज 20% एंड 50%। सो 20% किसका सर, 150 का तो आ गया 30, और 50 का 50% आ गया 25 रिस्पेक्टिवली। आपका 360 दिनों के लिए ये पार्क ओपन रहेगा। अब आप सोचो 14,000 इंटू 360, ध्यान दिया आपने, 14,000 इंटू 360, इतने आपके विजिटर्स है सर साल भर के, वो आता है कुछ 50,40,000। सो 50,40,000 मल्टीप्लाइड बाय एंट्री टिकट 220 रुपये की, मल्टीप्लाइड बाय 30 रुपये का फूड एंड बेवरेजेस का प्रॉफिट, 25 रुपीज़ का फैंसी गिफ्ट आइटम्स का प्रॉफिट। ठीक है, अब आएगी असली कहानी। इतना आसान तो क्वेश्चन देगा नहीं। अब इनमें इन्फ्लेशन और इन सब का इम्पैक्ट आएगा। इन्फ्लेशन यानी कि इंक्रीज होगी अमाउंट। एनुअल स्टाफ की जो कॉस्ट लगनी है वो है 65 करोड़ पर एनम। इंश्योरेंस का जो कॉस्ट लगना है वो है 5 करोड़ का। ठीक है, अदर रनिंग एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा लगना है वो है 25 करोड़ का। देख रहे हो, 3 तरह की कॉस्ट, स्टाफ की, इंश्योरेंस की, रनिंग एंड मेंटेनेंस की। स्टाफ की है 65, इंश्योरेंस है 5 करोड़ का, रनिंग मेंटेनेंस है 25 का। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय नेपाली 4 करोड़ एवरी ईयर। तो ये जो रनिंग मेंटेनेंस है ये पहले साल में तो लगेगा 25, फिर हो जाएगा 29, 33 एंड देन 37, हर साल 4 करोड़ से बढ़ेगा। ठीक है सर। कंपनी वुड अपोर्शन एग्जिस्टिंग ओवरहेड, ये अपोर्शनमेंट ऑफ ये जो रहता है ना खर्चा, ये पूरा का पूरा इग्नोर करो, ये अगेन संक कॉस्ट है, ये कोई एक्चुअल कैश आउटफ्लो नहीं है और कुछ हमारा खर्चा भी नहीं है, वो कहीं और से इंडिया का जो अपॉर्चुनमेंट है वो नेपाल पे लगा रहे हैं। कोई मतलब बनता है नहीं। अब थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना, ये आपकी काफ़ी सारी चीज़ें बदल देगा। जितने भी आपने खर्चे और रिसिप्ट अभी तक डिस्कस करे, एक्सेप्ट फॉर 3 आइटम्स, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो 450 करोड़ की थी, असेट की रियलाइजेबल वैल्यू जो कि 250 करोड़ की थी, और जो रनिंग एंड मेंटेनेंस स्टार्टिंग से 25 करोड़ का था वो, इनको छोड़ के जितना भी आपने डिस्कस करा है सर, वो सारा का सारा करंट प्राइसेस पे है, यानी कि 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे, विच आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% पर ईयर। हर साल 5% से इंक्रीज होगा, यानी कि ये सारा का सारा यहाँ की प्राइस दी हुई है। और आपका सबसे पहला रेवेन्यू जो होगा वो होगा सर यहाँ पे, जो कि आज से ठीक 2 साल दूर है। यानी कि इस कॉस्ट को मल्टीप्लाई करोगे 1.05 तो वो पहले साल के एंड में जाएगा जब ऑपरेशन शुरू हुए थे, फिर मल्टीप्लाई करोगे 1.05 तो यहाँ पे आएगा। सोचो, यानी कि वो जो आपने 220 रुपये का बताया ना टिकट, वो 0 पॉइंट पे, 30 रुपीज़ का जो प्रॉफिट आपने देखा फूड एंड बेवरेजेस 0 पॉइंट पे, 25 रुपीज़ 0 पॉइंट पे, 65 करोड़ का जो स्टाफ का कॉस्ट था 0 पॉइंट पे, इंश्योरेंस 5 करोड़ का 0 पॉइंट पे। डेप्रिशिएशन तो खैर आपका बदलेगा नहीं, ये सारे खर्चे आपको 1.05 इंटू 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो पहले साल से शुरू होगे और फिर हर बार 1.05 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हर साल वो 5% से बढ़े। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन ने क्लियरली बोला था कि सिर्फ
जो ये कॉस्ट है 450 की और वो जो 250 की है वो इस छोड़ना है, रनिंग मेंटेनेंस भी छोड़ना है, पर वर्किंग कैपिटल छोड़ने की उन्होंने बात नहीं करी। अगर वर्किंग कैपिटल नहीं छोड़ोगे तो ये भी 5% से बढ़ेगा सर। तो अगर आप इसको 5% से बढ़ाओगे तो आंसर आता है 68.25, लेकिन उसमें से 65 तो पहले से आपने इन्वेस्ट कर चुके हो। ये क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो और 68.25 डालने की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ 3.25 डालोगे आप, जो दोनों में डिफरेंस आ रहा है। फिर और 5% बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 71.66। तो जो डिफरेंस आ रहा है ना -68.25, तो आपको सिर्फ 3.41 देने की ज़रूरत है, जो दोनों में डिफरेंस आता है। तो ये इतना आउटफ्लो आएगा। आइए सर, अब हुई ना कहानी बराबर। तो ये सब तो खैर देखेंगे। करंट स्पॉट रेट आपको दिया हुआ है नेपाली रुपी 1.60 पर रुपी, यह है इनडायरेक्ट कोट आपके लिए। टैक्स रेट इंडिया में 30% का है, नेपाल में 20% का है। एवरेज मार्केट रिटर्न अगर आप देखोगे तो वो है 11% का, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 8% का। जब भी आरएम और आरएफ दिया होता है तो सीएपीएम यूज करते हैं हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। कंपनी का करंट इक्विटी बीटा है 0.45, ठीक है, यह है इक्विटी बीटा कंपनी का। कंपनी की जो फंडिंग रेशियो है फॉर द वाटर पार्क इज 55% इक्विटी एंड 45% डेट। सो डेट इक्विटी रेशियो अगर आप देखोगे तो वो है 45/55 का इस प्रोजेक्ट का। बीइंग अ टूरिस्ट प्लेस, अम्यूजमेंट इंडस्ट्री इन नेपाल इज कम्पिटिटिव एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन काउंटर पार्ट। इसका मतलब वो लोग ये क्लियर बोल रहे हैं कि जो रिस्क इंडिया के बिजनेस में है इसी वाले, उससे नेपाल का बिजनेस टोटली डिफरेंट है, भले ही सेम चीज है अम्यूजमेंट पार्क। क्योंकि नेपाल एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ लोग घूमने जाते हैं, वहाँ का मेन रेवेन्यू टूरिस्ट है, तो वहाँ कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। द कंपनी हैज़ गैदर्ड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स नियरेस्ट कंपिटिटर। तो नेपाल में ही जिसने किसी और ने अगर अम्यूजमेंट पार्क अगर खोला होगा तो उसकी डिटेल हमको दी है। उसने अपने इक्विटी में 1850 करोड़ रखा है और डेट में 510 करोड़ रखा है, और उसका इक्विटी बीटा 1.35 है। देखो उसका डेट इक्विटी रेशियो कैसा है, 510/1850। क्या मैं बोल सकता हूं कि हमारे डेट इक्विटी रेशियो से उसका डेट इक्विटी रेशियो अलग है? हाँ सर, अलग है। और क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो अलग है तो इसका बीटा कितना है सर, 1.35, जो ये कंपिटिटर है। पहली बात तो समझो, हमारा ये 0.45 का इंडिया का बीटा नेपाल के बिजनेस पे नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों जगह का बिजनेस अलग अलग है। मतलब नेचर सेम है लेकिन रिस्क अलग अलग है, तो ये इक्विटी बीटा नहीं लग सकता। हाँ, हम इन नेपाल के ही कंपटीटर का बीटा ये 1.35 हमारे लिए इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं कर सकते क्योंकि 1.35 में जो डेट इक्विटी का रिस्क है वो है 510/1850, जबकि हमारा डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 45/55 है। तो ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। स्टेट वेदर एंटरटेनमेंट इट्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड शुड अंडरटेक द वाटर पार्क प्रोजेक्ट और नॉट। अब ध्यान देना, सबसे पहली चीज़ तो मैं डिस्काउंटिंग रेट की बात करता हूँ। डिस्काउंटिंग रेट में आपको WACC यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी में इक्विटी और डेट दोनों है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट, 1 माइनस टैक्स इंटू वेट ऑफ डेट, ऐसा लेंगे। हमारे पास में ये है, ये है, ये है, ये है, सब कुछ है हमारे पास में। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है क्या? नहीं है। ये है वेट ऑफ इक्विटी। कैसे है देख लो। इक्विटी का वेट कितना है सर, 55%, सही है ना, 0.55। कॉस्ट का वेट कितना है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था 9% से नेपाल में लोन मिल जाएगा। यह है 9%। देखा, मैं आपको बताता हूँ कहाँ लिखा था, ये देखो, नेपाल में 9% से लोन मिल जाएगा। तो यही तो कॉस्ट ऑफ डेट हो गई, ठीक है। और टैक्स रेट कितना है, 1.20, नेपाल का 20%, और वेट कितना है, 45। हम कितना डेट लाएंगे टोटल, जितना भी पैसा लग रहा है उसका 45% हम डेट लेके आ रहे हैं, इक्विटी 55% डाल रहे हैं। हमारे पास जो चीज़ नहीं है वो है सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये फिगर हमारे पास नहीं है, तो ये हमें निकालनी पड़ेगी। ये हम निकालेंगे CAPM से, बहुत सिंपल सा रास्ता। सो CAPM में कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हो, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा ऑफ द इक्विटी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है तो बीटा ऑफ इक्विटी, मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। अब देखना, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है क्वेश्चन में, 8% एंड 11%। तो ये आपने ले लिया 8%,
ये 11 ले लिया, ये 8 ले लिया। अब आपके पास में जो नहीं है वो है बीटा ऑफ इक्विटी। अब बीटा ऑफ इक्विटी हमें निकालना पड़ेगा, और ये है सर असली वाला पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं 3 कंपनीज ले रहा हूँ यहाँ पे। ये है इंडिया वाला बिजनेस, ये है नेपाल का हमारा करंट बिजनेस, और ये भी हमारा कंपेटिटर वाला बिजनेस है, मतलब नेपाल का ही है लेकिन कंपेटिटर का है, ठीक है। इसका बीटा है 0.45 इक्विटी का, इसका निकालना है, और इसका है 1.35। अगर हम डेट इक्विटी का बात करें तो ये है 45/55 का रेशो, और ये है 510/1850 का रेशो। ध्यान देना, ये वाला बीटा हम यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है कि इंडिया में अम्यूजमेंट पार्क का होना और यहाँ होने में बहुत डिफरेंस है, तो बीटा में भी डिफरेंस होगा, रिस्क में भी डिफरेंस होगा, इसलिए 0.45 अब कट गया, ठीक है। तो चलो ठीक है, नेपाल का नेपाल से बिजनेस तो मैच कर सकते हैं, तो इस हिसाब से 1.35 को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ सही बात है, कर सकते थे अगर दोनों का डेट इक्विटी रेशियो सेम होता तो, लेकिन है क्या, नहीं है, और डेट इक्विटी रेशियो अलग है तो रिस्क भी अलग है, सिंपल सी बात है। तो अब क्या रास्ता बचा सर, मैं बताऊं, इस वाले इक्विटी बीटा में से ये वाला रिस्क हटा दो तो वो बन जाएगा, ध्यान देना मैं आपको फिर से बताता हूं, ये है इक्विटी बीटा, और उसमें से ये डेट इक्विटी का जो रिस्क है ये हटा दो तो वो बन जाएगा असेट बीटा। असेट बीटा का मतलब हो गया प्योरली आपका इक्विटी वाला, मतलब जिसमें सिर्फ इक्विटी फाइनेंस्ड है, डेट वगैरह नहीं है। इस असेट बीटा को आप यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते थे अगर वो ये वाली नेपाल वाली हमारी जो ब्रांच है उसमें प्योरली इक्विटी होता तो। इक्विटी प्योरली है क्या, नहीं है, इसमें डेट है, तो इस असेट बीटा में ये वाला डेट ऐड करके फिर से बीटा ऑफ इक्विटी निकाल लो। यानी आप देख रहे हो, पहले इक्विटी बीटा में से दूसरी कंपटीटर का डेट हटा के हमारी कंपनी का डेट डाल के वापस से इक्विटी बीटा ले लो, कहानी खत्म। वही चीज वापस निकालनी है, उनका डेट इक्विटी का रिस्क हटा के हमारा ऐड करना है बस। तो 2 बार हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, बीटा ऑफ द असेट इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू अनलीवर्ड बीटा। अनलीवर्ड का मतलब ही हो गया आपका कि विदाउट डेट, 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो 1 माइनस टैक्स, ठीक है, ध्यान देना। सो इक्विटी बीटा उनका है 1.35, अनलीवर्ड बीटा 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो 510/1850 है उनका, 1 माइनस 20% टैक्स रेट क्योंकि नेपाल में। अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो ये 1.35 अनलीवर्ड बीटा, तो ये आता है 1.192193, ठीक है। तो अब अनलीवर्ड बीटा हमारा आ गया 1.1316। मेरे को एक बार देखने दो, अच्छा 80% है ना, 70 नहीं है, तो ये थोड़ा बदल जाएगा, 510/1850 1.2205, तो ये आता है 1.1061। ये अनलीवर्ड बीटा आ गया। आपने 1.35 में से उनका रिस्क हटा दिया तो रिस्क, डेट इक्विटी रिस्क हटा दिया तो ये अब अनलीवर्ड बीटा बन गया। अब इसी को फिर से इस्तेमाल करो सर, और हमारा रिस्क ऐड कर दो उसमें। सो हमारा रिस्क है 1.1061 इंटू 1 प्लस 45/55 1 माइनस 0.20, तो ये आता है 1.83। ध्यान देना, 3 बीटा बता रहा हूँ, उनके रिस्क में से उनके बीटा में से डेट इक्विटी रिस्क हटाया तो ये आया, और इसमें हमारा रिस्क डाला तो 1.83 आया। इस 1.83 को आप सीधा CAPM में यहाँ पे इस्तेमाल करो, तो इससे आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा 1.83 इंटू 3 + 8, तो वो आता है 13.49%, और ये 13.49 आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, और आपका WACC आ जाएगा। अब आता हूँ मैं सीधा सिलेबस पे। देखो
पहले हमने क्या करा, उनके 1.35 में से हमने उसको अनलीवर्ड में कन्वर्ट करा इक्विटी में, और इसको हमने इस्तेमाल करा वापस से 1.106 को यहाँ पे, और हमारा इक्विटी का बीटा निकाल लिया, जिसको हमने CAPM में इस्तेमाल करके 13.49 बीटा ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लिया। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट 1 माइनस टैक्स इंटू वेट ऑफ डेट, तो ये आ गया 10.66% WACC। ये निकालने के लिए KE चाहिए था, KE निकालने के लिए बीटा चाहिए था, और बीटा हमने किस तरह से निकाला ये आपने देखा। ये वो रेट है जिससे डिस्काउंटिंग होगी सर, बस एक डिस्काउंटिंग के रेट के लिए हमने इतनी सारी कैलकुलेशन करी, और अब कहानी बहुत आसान है। 10.66 से एन्युटी फैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है तो निकाल लो, नहीं तो सीधा आखिरी में निकालना है, ये फालतू की वर्किंग है, क्योंकि यहाँ पे भी लिखोगे और फिर आखिरी में टेबल में भी लिखोगे, डजंट मेक सेंस। अब आते हैं कैपिटल अलाउंसेस यानी कि डेप्रीशिएशन की बारी। ये देखो, डेप्रीशिएशन में 20% लेस करते जाओगे तो अपने आप निकल जाएगा। ये इतनी सारी वर्किंग करोगे ओपनिंग क्लोजिंग लिख के तो टाइम लग जाता है, तो इफ़ यू नीड टू सेव द टाइम यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द डेप्रीशिएशन। कैलकुलेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, अब मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे लेके आता हूँ। एनुअल विजिटर्स पता है 50,40,000 कैसे निकाले थे? 20,000 की कैपेसिटी में 70% ऑपरेट कर रहे थे 360 दिन तक, तो हर साल 50,40,000, और वो भी कौन से साल से? दूसरे साल से ऑपरेशन शुरू हुए थे, तो वो दूसरे साल से 4 साल तक इतने विजिटर्स रहेंगे। इसके बाद 3 तरह की रेवेन्यू है सर, 220 इंटू 1.05 इंटू 1.05 करोगे, 2 साल का लगाओगे, क्योंकि 220 0 पॉइंट पे, तो वो 242.5 बनती है एग्जैक्टली वो बन गई 242.5। इसी तरह से बाकी की कॉस्टिंग भी आप बढ़ाओगे। ध्यान देना, 30 रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट था इसमें फूड एंड बेवरेजेस में, उसको भी 1.05 इंटू 1.05 ये आ गई। इसके बाद आपको हर साल बढ़ाना है सर, 242 को भी 1.05 से बढ़ाओगे, इसको भी 33 को 1.05 से बढ़ाते बढ़ाते जाओगे। ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट बचा था 25 का फैंसी गिफ्ट आइटम में, इसको भी 1.05 इंटू 1.05 करोगे, और फिर अगले साल हर साल बढ़ाओगे। रेवेन्यू पर विजिटर आ गया, टोटल विजिटर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल रेवेन्यू आ गया, देख रहे हो टोटल रेवेन्यू। अब 65 को भी रनिंग स्टाफ की जो कॉस्ट है 1.05 करोगे, क्योंकि ये सारी कॉस्टिंग 0 पॉइंट पे दी हुई थी। 5 करोड़ भी जो आपका है 1.05 इंटू 1.05 करोगे, क्योंकि इंश्योरेंस भी आपका 0 पॉइंट पे था, और हर साल बढ़ाते जाओगे। इसके बाद आप ध्यान देना, रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट उन्होंने एक्सक्लूड करने बोला था, तो 25 में 4 ऐड करके आपने हर साल ले लिया। ठीक है, डेप्रीशिएशन में कोई इंपैक्ट नहीं आता है, तो वो आपने ऐसा का ऐसा ही ले लिया। अब आगे आपका टोटल खर्चा, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करा। टैक्स माइनस करोगे ना, नेपाल में 20% टैक्स लगता है सर, तो उतना ही लेना वहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसमें ध्यान देना मेरी बात पे, इसको ले लो ए, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट आने के बाद में ये अपना कैश फ्लो, हम एनपीवी पे जा रहे हैं अब, तो ये हो गया स्टार्टिंग का हमारा आउटफ्लो। इसके बाद में वर्किंग कैपिटल, ध्यान देना वर्किंग कैपिटल भी 65 का तो आपने डाला था, पर ये भी हर साल 5% से बढ़ा है, तो वो हुआ था 68.25 प्लस 5% 71.66 प्लस 5% 75.25। तो अब जो एक्स्ट्रा लग रहा है ना वर्किंग कैपिटल, तो क्लोजिंग बैलेंस है, खर्चा नहीं है, तो इसमें से 65 तो पहले इन्वेस्ट कर चुके थे, अब 3.25 और करना है। 71 में से 68 तो पहले हो चुका था टोटल, अब 3.41 और करना है, तो 2 के बीच में, ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ आएगा, और आखिरी में ये पूरा जो आपने डिपॉजिट करा वो वापस रिलीज हो जाएगा, वापस ले लो, आ गया आपका वर्किंग कैपिटल। और ये असेट रियलाइजेबल वैल्यू जो 5 साल के एंड में आप बेच दोगे 250 में, ठीक है, तो ये दोनों कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, ये वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड था। नेट कैश फ्लो कैसे आएगा ये भी मैं बता रहा हूँ। ये है आपका प्रॉफिट बी, सी, डी, ई और एफ। ध्यान देना ये कैसे आया है, एफ कैसे आएगा, जो आपका ये नेट प्रॉफिट था उसमें डेप्रीशिएशन ऐड बैक कर लोगे, ठीक है। तो आपने बी में ए को ऐड करा, वैसे तो सारा ही ऐड होगा क्योंकि आउटफ्लो जो है हमने नेगेटिव में ऑलरेडी लिख लिया है, तो ये जो ए बी सी डी ई है ना सबको ऐड कर लो। आउटफ्लो है तो माइनस कर देना, इनफ्लो है तो ऐड कर लो, और डेप्रीशिएशन तो ऐड हो गई ऐड बैक कैश फ्लो निकालने के लिए, तो आपकी नेट कैश फ्लो आ गई नेपाली करेंसीज में। 10.66 के रेट से डिस्काउंटिंग रेट ले लिया आपने, और आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई नेपाली रुपीज़।
कहानी खत्म। सिंस एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज नेगेटिव वी शुड नॉट अंडरटेक द प्रोजेक्ट इन नेपाल। बहुत ज़्यादा 167 करोड़ नेगेटिव में आ रहा है काफ़ी सारे रीज़न से उतना हमको रेवेन्यू हो नहीं पाया जितना इन्वेस्टमेंट लगा है, तो इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन सर। इसके साथ साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मैंने बोला आपको थोड़े बहुत बड़े क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा सा ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते सर इस चैप्टर पे, फिलहाल के लिए ख़त्म करते हैं और अगले चैप्टर में मिलते हैं कॉर्पोरेट वैल्यूएशन पे। सी यू।